सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। तो आज हम लोग का टॉप 50 सीरीज़ के तहत दूसरा लेक्चर रहने वाला है, जिसमें कि हम लोग साइंस एंड एनवायरनमेंट करने वाले हैं। कल हम लोगों ने पॉलिटी ख़त्म किया था एंड पूरी पॉलिटी को रिवाइज़ किया था थ्रू 50 क्वेश्चंस। आज हम लोग करने वाले हैं साइंस एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, हाँ, थोड़े से 50 से थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे बिकॉज एनवायरनमेंट का भी सेक्शन लिया है इसलिए बस। ठीक है, चलिए सारी चीज़ें प्रॉपर हैं तो फिर स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग सभी को। नहीं, क्लास बंद नहीं है एक्चुअली। थोड़ा सा आज क्लास डिले करना पड़ गया था, है ना। वैसे तो 9:30 पे ही होती, लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से थोड़ा सा क्लास डिले करना पड़ गया। कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द गोल्गी apparatus? गोल्गी उपकरण का प्राथमिक कार्य क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड प्रोडक्शन, सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग ऑफ सेलुलर प्रोडक्ट्स या फिर सेलुलर रेस्पिरेशन? हाँ जी, गुड मॉर्निंग सभी को। सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्ज़ाम रिव्यू होगा वो हम लोग 8:30 PM पे करेंगे आज। ठीक है, चलिए। तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ गोल्गी apparatus। अब देखिए, आप जो भी अभी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे सिलेक्शन पोस्ट या फिर CHSL या फिर CPO, ठीक है, सेल टॉपिक से क्वेश्चन 100% आना ही आना। जैसे कि कल पॉलिटी मैंने बताया था फंडामेंटल ड्यूटी फंडामेंटल राइट्स, इकोनॉमिक्स में जैसे 5 ईयर प्लान हो गया और जो आपको मॉनेटरी एग्रीगेट होते हैं उनसे क्वेश्चन आना तय होता है, वैसे सेल टॉपिक से क्वेश्चन आना बायो में या फिर मैं साइंस में बोलूँ पूरे आना फॉर श्योर पक्की बात है। तो इसी वजह से यहाँ पे सारी चीज़ें हम देख लेते हैं सेल से एसोसिएटेड। तो सेल की अगर हम बात करें, सबसे पहले इसकी डिस्कवरी किसने करी थी ये आप बता दीजिए। हु डिस्कवर दी सेल? अब यहाँ पे है क्या, जो सेल होती है हमारी उसमें डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं। ये सेल ऑर्गेनल या फिर सेल के जो उपकरण होते हैं, कोशिका के उपकरण, इनका काम होता है कुछ ना कुछ काम होता है, कुछ ना कुछ फंक्शन होता है और वो फंक्शन हमें पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे हमारी चीज़ें होती हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पहले बात तो हमें पता होनी चाहिए, जो सेल होती है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। ठीक है, इट इज़ दी फंडामेंटल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल और बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे सेल यानी कोशिका से बने हुए हैं। अब कुछ जीव हमारे ऐसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट हो गया हमारा, प्लांट हो गया, फंगस हो गया यानी कवक हो गया, पादप, कवक और बैक्टीरिया। इनकी जो सेल है वो एक एक्स्ट्रा कवरिंग के साथ आती है, एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के साथ आती है, बिकॉज इन लोगों को खतरा थोड़ा ज़्यादा होता है। प्लांट में जो सेल होती है वो सेल वॉल होती है, वो एक्स्ट्रा कवरिंग को सेल वॉल बोलते हैं। तो वो जो सेल वॉल है प्लांट सेल में वो सेल्यूलोज की बनी होती है, फंगस में वो एक कॉम्प्लेक्स शुगर होती है, काइटिन की बनी होती है, और बैक्टीरिया में ये पेप्टिन या फिर पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। और इसकी जो आउटर कवरिंग होती है उसको ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं, ध्यान रखना, जो कि एक स्लाइम लेयर होती है। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स एक कैसी लेयर होती है? स्लाइम लेयर होती है। ठीक है, लेकिन जो एनिमल सेल होती है उसमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन ही आउटर कवरिंग होती है जो इसको डेफिनेट शेप प्रोवाइड करती है। अब ये सेल है, इसके अंदर जब हम एंटर करेंगे तो एक जेली लाइक मैट्रिक्स हमें देखने को मिलेगा, फ्लूइड टाइप देखने को मिलेगा, जिसको कि हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोसोल उसका ग्राउंड सब्सटेंस होता है, जिसमें कि आप ऐसे समझ लीजिए डिफरेंट सेल ऑर्गेनल फ्लोट कर रहे हैं। इसमें सबसे अंदर होता है हमारा न्यूक्लियस, जिसको कि हम ब्रेन ऑफ दी सेल बोलते हैं, बिकॉज ये बाकी सेल ऑर्गेनल्स की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। इसकी डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने। एंड न्यूक्लियस के अंदर हमें यह देखने को मिलता है क्रोमैटिन मटेरियल। ठीक है, ये क्रोमैटिन मटेरियल जब सेल डिवाइड होता है, सेल डिवीजन के टाइम पे एंटेंगल हो जाता है आपस में और ये बना देता है क्रोमोजोम। ये क्रोमोजोम ही टोटल 46 इन नंबर एग्जिस्ट करते हैं। पेयर्स में अगर बात करें तो 23 इन पेयर। न्यूक्लियोलस इसके अंदर का स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस का। ठीक है, इसका जो मेन फंक्शन होता है न्यूक्लियोलस की अगर बात करें तो राइबोजेनेसिस में ये इन्वॉल्व होता है, यानी राइबोसोम के फॉर्मेशन और राइबोसोम को ऑर्गेनाइज करने में इसका मेन रोल होता है। ठीक है, ये जो हमारी एक डेफिनेट तरह की सेल होती हैं जिनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं ये प्रो होती हैं, तो इनमें जो न्यूक्लियस है वो एब्सेंट होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन है वो एब्सेंट होता है।
ठीक है, यानी कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह देखने को नहीं मिलती है जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। यूकैरियोटिक जो होती है, जिसको कि यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस, तो जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें हमें न्यूक्लियस और डिफरेंट सेल ऑर्गेनल देखने को मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक में ना तो न्यूक्लियस होगा, ना बहुत सारे हमारे डिफरेंट सेल ऑर्गेनल भी देखने को नहीं मिलते हैं। हाँ, कुछ कॉमन होते हैं, जैसे कि अगर हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में बात करें तो राइबोसोम कॉमन होगा। राइबोसोम जरा बताइए किसके सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब न्यूक्लियस के बाद आते हैं हम यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो आपको ये कुछ इस शेप में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, इस तरह से इसके क्रिस्टे फॉर्म में दिख रहा होगा आपको ये। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है ट्रांसपोर्ट का। अभी किसको ट्रांसपोर्ट करता है, तो जो इसके दो पार्ट्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, रफ एंड स्मूथ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करें तो इसके दो पार्ट हैं। कौन? एक तो है आपका रफ और दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ है राइबोसोम की वजह से। इसकी डिस्कवरी करी थी जॉर्ज ई पैलेड ने। ठीक है, जॉर्ज ई पैलेड ने इसकी डिस्कवरी करी थी। और रफ किस वजह से? राइबोसोम की वजह से। और ये इन्वॉल्व होता है प्रोटीन के सिंथेसिस में, प्रोटीन निर्माण में ही इन्वॉल्व होता है। स्मूथ की अगर बात करें, स्मूथ क्यों होता है? वो एक्चुअल में स्मूथ ही होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन उसमें अगर राइबोसोम प्रेजेंट हो जाता है तो वो रफ हो जाता है। ठीक है, तो स्मूथ ये किसके फंक्शन में इन्वॉल्व होता है? ये फैट्स एंड लिपिड्स के सिंथेसिस में ये इन्वॉल्व होता है स्मूथ वाला। अब जो भी इसने प्रोडक्शन किया रफ ने, स्मूथ ने, उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट कर देगा, ट्रांसपोर्ट करके पहुंचाएगा गोल्गी कॉम्प्लेक्स या फिर गोल्गी apparatus के पास, जो इसको पैकेज करेगा एंड डिस्पैच करेगा। यहीं पे ही ध्यान रखना, लाइजोसोम भी बनता है। लाइजोसोम कहाँ बनता है? यहीं पे। इसको क्या बोलते हैं? इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। हाइड्रोलिटिक मतलब पानी जैसा एक एंजाइम होता है। अगर कोई भी सेल ऑर्गेनली फंक्शन करता नहीं पाया गया, अगर अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, लाइजोसोम फट जाएगा, वहाँ पे हाइड्रोलिटिक एंजाइम फैल जाएगा और वो सेल को, ना सिर्फ उस पर्टिकुलर सेल के पार्ट को, ना बल्कि खुद को, पूरी सेल को ही वो डाइजेस्ट कर लेगा, क्योंकि ये होता है एक तरह का डाइजेस्टिव एंजाइम। तो ये सेल को डाइजेस्ट कर लेगा, ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हमें देखने को मिलती हैं। एक और हमारा सेल ऑर्गेनली है जिसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, पेरोक्सिसोम उसका नाम होता है, जो ऑक्सीडेटिव क्रिस्टल प्रोड्यूस करता है, प्लस फैटी एसिड्स को ब्रेक करने में भी वो हेल्प करता है। कौन? पेरोक्सिसोम। ध्यान रखेंगे, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? आधी प्रोटीन और आधी लिपिड की, 50% प्रोटीन और 50% लिपिड की बनी होती है। देन ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्या होता है? ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है। ध्यान रखना, जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? तो सेलुलर रेस्पिरेशन, जब हम रेस्पिरेशन टॉपिक पढ़ते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि 3 तरह के रेस्पिरेशन होते हैं। एक तो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसको वायुवीय श्वसन बोलते हैं। एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी जगह देखिएगा। ये मैंने आपको रेस्पिरेशन पढ़ाया था। रेस्पिरेशन होता क्या है? रेस्पिरेशन होता है जहाँ पे जो हमने खाना खाया है वो एनर्जी में ब्रेक होता है। उसका पूरा प्रोसेस ये होता है कि जैसे जो मान लेते हैं हमारा ये ग्लूकोज है, जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म मैंने अभी आपको दिखाया वो क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर पाइरूवेट जो कि एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल उसमें टूटेगा। देन यहाँ से हमारी 3 प्रोसेसेस स्टार्ट हो जाते हैं। या तो अगर उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, जैसे हम ब्रीद करते हैं, तो हमने ब्रीद किया, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू लंग्स में पहुंचा। लंग्स में होते हैं हमारे, जरा बताइए, बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो सैक या फिर हम सैक लाइक स्ट्रक्चर ही बोलते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर, जो कि गुब्बारे की तरह होते हैं, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसके थ्रू ब्लड में पहुंचता है वो जो ऑक्सीजन है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, और वो जो ब्लड क्या करता है, उस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर देता है हर एक सेल तक। और हर एक सेल में जो ये माइटोकॉन्ड्रिया बैठा हुआ है इसको पहुंचाता है। और इसकी 2 मेम्ब्रेन है, आउटर पोरस एंड इनर। ये आप देख पा रहे हैं, ये इस तरह से जो आपकी इनर मेम्ब्रेन है, यहीं पे ATP का फॉर्मेशन होता है। कैसे? यहाँ पे ही आपकी एनर्जी बनती है,
और यही एनर्जी किस फॉर्म में बनती है, ATP, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसको कि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं, यानी कोशिका की ऊर्जा मुद्रा बोलते हैं। तो यहाँ पे बनी थोड़ी सी एनर्जी, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में 2 ATP और यहाँ पे 36 ATP, और CO2 H2 बाई प्रोडक्ट निकल जाते हैं। फिर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ते हैं, जिससे कि हम क्या करते हैं, जिससे कि हम यूज़ कर लेते हैं जो हमारा शुगर केन जूस होता है, उससे हम एथेनॉल बना लेते हैं। शुगर केन जूस से जो हम एथेनॉल बनाते हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू ही उसको हम बनाते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको जो टॉप 50 क्वेश्चन करवाए थे, जो हार्ड क्वेश्चन थे SSC JEE के, तो वहाँ पे मैंने इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन किया था। वो ईस्ट में होता है। और जो हमारी मसल सेल्स होती हैं वहाँ पे क्या होता है, इनकम्प्लीट रेस्पिरेशन की वजह से लैक्टिक एसिड बनता है, और इसी लैक्टिक एसिड के जमाव की वजह से हमारी मसल्स फटीग हो जाती हैं जब हम बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं तब। ठीक है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ पे हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और ये किस शेप का होता है, ये सॉशस शेप का होता है। सॉशस शेप का मतलब ये इस तरह से, ठीक है, इस तरह से इसका शेप होता है, ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। लिपिड प्रोडक्शन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटीन सिंथेसिस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्गी apparatus का काम है सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग ऑफ सेलुलर प्रोडक्ट, इसीलिए इसको हम बोलते हैं पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। जैसे कि सुसाइडल बैग बोलते हैं लाइजोसोम को, उसी तरह इसको बोलते हैं पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। ठीक है, सारी चीज़ें आप क्लियर हो गई होंगी आई होप। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, यू ग्रू अ स्मॉल प्लांट इन अ प्लांटर, ऑन मैच्योरिटी यू ऑब्जर्व्ड दैट द प्लांट हैज़ ग्रीन स्टेम, very few branches, and the stem is so soft that you could easily break it with your hands. Under which category will you put this plant? बिल्कुल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं ये आपके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे, दैट वुड बी एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। प्लांट्स में कहाँ होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज, बताएंगे। तो इसको बोलते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिए आप, सॉफ्ट है, जो स्टेम है उसकी सॉफ्ट है, दैट वुड बी हर्ब। और अगर ये लिखता वुडी स्टेम, ठीक है, अगर लिखता वुडी स्टेम, ठीक है, काफ़ी वुडी टाइप की है, तो उसको श्रब बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द ग्रीक लेटर ओमेगा इज यूज टू रिप्रेजेंट विच फिजिकल क्वांटिटी इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ओमेगा किसको रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट फील्ड, या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ओमेगा की अगर बात करें तो कुछ इस तरह से सिंबल होता है, और ये किसका होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का। ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो ये ओम्स लॉ हमें पता होना चाहिए, जो ये साइमन ओम्स ने ये बोला था कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। और इसकी वजह से ये जो फॉर्मूला यहाँ पे निकल के आता है, दैट इज़ V इज इक्वल्स टू IR, जहाँ पे ये R कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, और यही R को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कितना एक तरह से अवरोध फेस करना पड़ा, दैट इज़ कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। ठीक है, और जब इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो रो आ जाता है। इस रो को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलेंगे या फिर इसी को ही हम रेजिस्टिविटी बोलेंगे। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी सिंपल लेंथ की मीटर होती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की मीटर स्क्वायर होती है, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल होगा, तो रो मीटर इसकी जो है SI यूनिट हो जाएगी। कंडक्टेंस की अगर बात करें तो सीमेन होती है इसकी। ठीक है, सीमेन इसकी SI यूनिट होती है। पोटेंशियल डिफरेंस की अगर बात करें तो वोल्ट इसकी SI यूनिट होती है। कमेंट में आप बताएंगे जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है, विद्युत धारा होती है, उसका SI यूनिट क्या होता है। एंड पोटेंशियल डिफरेंस का तो यहाँ पे देख लिया। हाँ, इलेक्ट्रिक चार्ज का बताइए, चार्ज का SI यूनिट क्या होता है। पावर ऑफ लेंस का SI यूनिट क्या होता है, पावर ऑफ लेंस। इन जनरल जो पावर होता है जैसे इलेक्ट्रिकल पावर, उसका SI यूनिट क्या होता है। एंड जो साउंड की इंटेंसिटी होती है उसका SI यूनिट क्या होता है। वर्क डन एंड एनर्जी का SI यूनिट क्या है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आए हैं, SI यूनिट पे खूब क्वेश्चन आए हैं। एंड स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ जो अभी रिसेंट में आपके एग्जाम्स हुए उनमें। तो करंट की अगर बात करें तो एम्पियर इसकी SI यूनिट होती है, और एमीटर से इसको मेजर करते हैं। चार्ज की अगर बात करें तो कूलॉम, अभी SSC JEE में इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया कि भाई एक साइंटिस्ट थे कूलॉम, और उन्होंने किस चीज़ की डिस्कवरी करी। तो अगर आपको पता है कि भाई चार्ज का SI यूनिट कूलॉम है तो आप उसको कर ले जाएंगे उस क्वेश्चन को आराम से। ठीक है, पावर ऑफ लेंस की अगर बात करें तो डायोप्टर होती है इसकी SI यूनिट। इन जनरल पावर की यूनिट होती है वॉट, और 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं ज़रा बताएंगे। साउंड की होती है डेसिबल, वर्क एंड एनर्जी की होती है जूल, फोर्स की होती है न्यूटन। ठीक है, बल की क्या होती है, न्यूटन होती है।
एंड प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या होती है प्रेशर की, तो 1 हॉर्स पावर में होते हैं 746 वॉट एंड प्रेशर का ऐसा यूनिट होता है आपका पास्कल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल इन्फेक्शंस ऑफन अफेक्ट्स द लंग, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु संक्रमण अक्सर फेफड़ों को प्रभावित करता है, लंग्स को? टीबी, इन्फ्लुएंजा, मेनिंजाइटिस या फिर हर्पीज़। तो हर्पीज़ में तो यार छाले वगैरह हो जाते हैं मुंह वगैरह में, तो ये वायरल डिजीज़ है, वायरस की वजह से होने वाली डिजीज़ है। मेनिंजाइटिस की अगर बात करें तो ये जो मेनिंजिस करके हमारी ब्रेन की सबसे जो आउटर कवरिंग होती है उसमें अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं। इन्फ्लुएंजा लंग्स को अफेक्ट नहीं करता, ठीक है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये थोड़ा सा ब्लॉकेज कर देता है, लेकिन लंग्स को सीधे अफेक्ट नहीं करता है। आंसर वुड बी ट्यूबरकुलोसिस, जो कि एक बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसकी वजह से। और क्योंकि बैक्टीरियल लिखा है, इन्फ्लुएंजा तो हमें पता है वायरल है, तो इसी वजह से वो तो होगा नहीं। आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्यूबरकुलोसिस। कमेंट में आपको बताना है कि जो हमारा हेपेटाइटिस है वो किस ऑर्गन को अफेक्ट करता है, हेपेटाइटिस किस ऑर्गन को अफेक्ट करता है। एंड कुछ और बैक्टीरियल डिजीज़ के नाम आपको पता होना चाहिए, जैसे कि टाइफॉइड हो गया, टेटनस हो गया, गोनोरहोया हो गया। गोनोरहोया क्या है, ये जो हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं उसको अफेक्ट करता है, ठीक है, गोनोरहोया, ठीक है, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है गोनोरहोया। सैल्मोनेला टाइफाइड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और इसके लिए क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी करके बैक्टीरिया है रिस्पॉन्सिबल होता है। हेपेटाइटिस की अगर बात करें तो वायरल डिजीज़ है, वायरस की वजह से होने वाली, एंड ये अफेक्ट किसको करती है, ये लिवर को अफेक्ट करती है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के हेपेटाइटिस होते हैं, हेपेटाइटिस ए बी सी इस तरह से, किस मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है उसके बेसिस पे इसको हम कैटेगराइज करते हैं, ए बी सी डी इस तरह से। एंड कमेंट में एक क्वेश्चन का आपको आंसर देना, एंड दैट इज़ एड्स जो है ये किस वायरस की वजह से होती है, एंड इसके लिए कौन सा टेस्ट यूज़ किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ हार्ट रिलेटेड डिजीज़, निम्नलिखित में से कौन सी हृदय से संबंधित बीमारी है, डायबिटीज़, एंजीना, एक्रोमेगली या फिर गोइटर। हार्ट रिलेटेड डिजीज़, डायबिटीज़ तो नहीं है। डायबिटीज़ क्या है, डायबिटीज़ होता क्या है कि हमारा जो पैनक्रियाज हैं, जो हमारे पैनक्रियाज हैं, पैनक्रियाज में बीटा सेल्स होती हैं, बीटा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, ये एक हार्मोन रिलीज़ करती हैं, इंसुलिन। एक्चुअल में पैनक्रियाज में 2 हार्मोन रिलीज़ होते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। इंसुलिन का काम होता है कि जो भी ब्लड में शुगर लेवल है, जैसे कि जो भी आपका ग्लाइकोजन है, ठीक है, या फिर जो भी आपका, एक सेकेंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों को एक साथ, ठीक है, ग्लूकागॉन। होता क्या है, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, जैसे कि हमारा जो ग्लाइकोजन है, ठीक है, ग्लाइकोजन, और ये है ग्लूकोज। तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलेगा ये, ठीक है, ग्लूकागॉन, और इसको बैक करेगा ग्लूकोज से ग्लाइकोगॉन में कौन, इंसुलिन। यानी कि ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखता है इंसुलिन, और अगर इंसुलिन की मात्रा कम हो जाएगी तो ये क्या है, ये ग्लूकोज बढ़ता जाएगा, ग्लूकोज लेवल, और इसी को हम बोलते हैं डायबिटीज़। एंजीना इसका सही आंसर होगा, हार्ट रिलेटेड डिजीज़ आपकी एंजीना होती है। एक्रोमेगली, इसको हमने खली से रिलेट करके पढ़ा था, जब आपकी ओवर ग्रोथ हो जाती है, जब आपके जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं वो बहुत ज़्यादा निकल आते हैं। वो ग्रोथ हार्मोन कहाँ से निकलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं। एंड ग्वाइटर किसका, ग्वाइटर का वो होता है, ग्वाइटर में ये आपका अफेक्ट करता है नेक को, ठीक है, गले को अफेक्ट करता है। और ये कब होता है, जब आयोडीन की जो मात्रा है वो थोड़ी सी इनबैलेंस हो जाती है, ठीक है। और या फिर आयोडीन की मात्रा क्यों डिसबैलेंस होती है, या तो उसके मान लेते हैं कि हम आयोडीन इंटेक कम कर रहे हैं, या फिर थायरॉक्सिन अगर हार्मोन गड़बड़ा गया, जो थायराइड ग्लैंड है जो कि हमारा लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, अगर उसने थायरॉक्सिन हार्मोन ढंग से सेक्रीट ना किया तो भी हमें ग्वाइटर डिजीज़ देखने को मिलती है। क्लियर इतनी चीज़, तो ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, ये बताएंगे कमेंट में कि जो एडिसन्स डिजीज़ होती है वो किस पर्टिकुलर हार्मोन के डिसफंक्शन की वजह से होती है, एडिसन्स डिजीज़। आगे बढ़ते हैं, अगला है अराक्निड्स बिलोंग टू विच सब फाइलम ऑफ द फाइलम आर्थ्रोपोडा। अराक्निड आर्थ्रोपोडा संघ के किस उपसंघ से संबंधित है, हेक्सापोडा, कैलिक्रेटा, मिरियापोडा या फिर क्रस्टके। टाटा नमक खाना चाहिए टाका और टाला नहीं है ना, अजीब अजीब से आते हैं नाम, टाका टापा ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, कैलिस्ट्रेटा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। आर्थ्रोपोडा की अगर हम बात करें तो इट इज़ द लार्जेस्ट फाइलम, ये लार्जेस्ट फाइलम है हमारे पूरे एनिमल किंगडम का, ठीक है, लार्जेस्ट फाइलम है। एंड इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है, यानी खुला परिसंचरण तंत्र देखने को मिलता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। आर्थ्रोपोडा की अगर बात करें तो इसमें जॉइंटेड लेग्स या फिर जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, जो भी हमारे जीव जंतु होते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा क्लास होता है वो इंसेक्ट्स का क्लास होता है। एंड आर्थ्रोपोडा की अगर बात करें तो इनमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है, और इनमें हमें सीलोम देखने को मिलता है, यानी कि ये सीलोमेट्स होते हैं।
क्लियर। एंड ये कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक या फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक? ये होते हैं आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक तो सिर्फ हमारे कौन होते हैं, ये मैंने आपको ट्रिक से पढ़ाया था कि डिप्लोब्लास्टिक के लिए हमें क्या याद कर लेना, डिप्लोब्लास्टिक का मतलब है पोकोसिटी। पो से पोरीफेरा, को से सीलेंट्रेटा और सिटी से टीनोफोरा। पोरीफेरा और आपका पोरीफेरा हो गया, सीलेंट्रेट हो गया और टीनोफोरा हो गया। ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि इनमें दो लेयर होती हैं, दो जर्मिनल लेयर होती हैं, एंडोडर्म और एक्टोडर्म। एंडो अंदर वाली, एक्टो बाहर वाली। और ट्रिप्लो वालों में एक एक्स्ट्रा आ जाती है बीच वाली, और उसको बोलते हैं मीजोडर्म। तो थर्ड जर्मिनल लेयर निकल के आ जाती है। क्लियर। तो ऑर्थोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है। बताइए कमेंट में सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है। तो कैलिक्रेटा यहाँ पे सही आंसर होगा, जो कि जहाँ से आपका अराक्निड बिलोंग करता है। यहीं से अगर मैं बात करूँ, जैसे कि आपका जो कॉकरोच वगैरह होते हैं वो पर्टिकुलर इसी फाइलम से ही बिलोंग करते हैं, कॉकरोच वगैरह भी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था एडिसन्स डिजीज़, है ना, एडिसन्स डिजीज़। तो यहाँ पे जो हमारी किडनी होती है, किडनी के ऊपर दो हमारे इस तरह से ग्लैंड होते हैं। सर कमेंट क्यों नहीं आ रहा यार? ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये किडनी के ऊपर हमारे दो इस तरह से कैप साइज ग्लैंड्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड्स। और ये रिलीज़ करते हैं एड्रेनलिन हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन, जिसको हम फ्लाइट और फाइट हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो अगर उनका इम्बैलेंस हो जाता है तो उसको ही हम बोलते हैं एडिसन्स डिजीज़। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अगला है, और ठीक है, कैलिक्सेटा मैंने आपको बता दिया, इसी से अराक्निड्स बिलोंग करते हैं, इसी से जो हमारे बिच्छू वगैरह होते हैं। बिकॉज जितने भी हमारे जॉइंटेड लेग्स वाले हो गए, बिच्छू हो गया, हमारे मच्छर हो गए, हमारी चींटी हो गई, ये सब जितने भी इंसेक्ट हैं सब आपके ऑर्थ्रोपोडा फाइलम से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेवेंथ, हु अमंग द फॉलोइंग हु अलॉन्ग विद बैरी मार्शल वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन इन 2005 फॉर डिस्कवरिंग दैट स्टमक अल्सर इज एन इन्फेक्शियस डिजीज कॉज बाई बैक्टीरिया। तो स्टमक अल्सर हमने पढ़ा था हेलिकोबैक्टर पाइलेरी की वजह से होते हैं। ठीक है, हेलिकोबैक्टर पाइलेरी। और ये किसको मिला था? बैरी मार्शल और रॉबिन वैरन को। ठीक है, रॉबिन वैरन, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा। क्लियर। रॉबर्ट कॉच की अगर बात करें तो जो टीबी के लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसकी डिस्कवरी रॉबर्ट कॉच नहीं करी थी। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन टू न्यूक्लियस फ्यूज टुगेदर फॉर्मिंग वन न्यूक्लियस ड्यूरिंग सेल फ्यूजन इट इज़ नोन एज। इसको क्या बोलते हैं जहाँ पे दो न्यूक्लियस आपस में जुड़ के एक कॉमन न्यूक्लियस बना देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सिनकैरियन। हीट्रोकैरियन क्या है? जहाँ पे दो डिफरेंट तरह के न्यूक्लियस, ठीक है, जहाँ पे यू कैरियन का मतलब क्या होता है? यू का मतलब होता है ट्रू, मैंने अभी आपको बताया था। तो जहाँ पे दो एक ही हम बोल सकते हैं कि एक ही पर्टिकुलर सेल के जो न्यूक्लियस हैं फ्यूज़ करें, उसको यू कैरियन बोलते हैं, वो आपको लिख के देगा। अगर दो डिफरेंट तरह के डिफरेंट सेल से आए हुए न्यूक्लियस फ्यूज़ करते हैं आपस में तो उसको हीट्रोकैरियन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिंपल पूछा था, जहाँ पे दो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ करते हैं ड्यूरिंग सेल फ्यूजन, दैट इज कॉल्ड एज सिनकैरियन। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 9, द प्रोसेस बाय विच मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन मूव टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन इज नोन एज इवेपोरेशन, बॉइलिंग, डिफ्यूजन या फिर मेल्टिंग। इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन, ऑप्शन नंबर सी। और डिफ्यूजन ही वो प्रोसेस है जिससे कि जो हमारे मरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये क्वेश्चन आई थिंक आपके पिछले CPO एग्जाम में पूछ चुका है कि जो मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी जो पानी में रह रहे हैं, तो वो कैसे O2 वगैरह लेते हैं, ऑक्सीजन सांस कैसे लेते हैं? तो एक्चुअल में जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेरिक में जो गैसेज हैं, वो थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन वो वाटर में डिजॉल्व हो जाती हैं। इस वजह से मरीन ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है 10th, विच केमिकल कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पाइसी टेस्ट इन चिली पेपर्स। तो जो मिर्च में तीखा स्वाद आता है उसके लिए कौन सा रासायनिक यौगिक जिम्मेदार है? कैप्सिकन, कैफीन, एथेनॉल या फिर टैनिन। भाई एथेनॉल तो स्पाइसी टेस्ट नहीं देता, ठीक है, ये वैसा टेस्ट देता है कि किसी ने टेस्ट किया तो बता सकता है, बाकी मैंने तो टेस्ट नहीं किया है ना, किसी ने अगर किया हो तो बता सकता है। ठीक है, आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा, कैप्सिकन। ठीक है, एंड कैफ़ीन तो आपको पता ही है, कैफ़ीन आपका एक
क्या एक पर्टिकुलर कंपाउंड होता है हमारे बॉडी में, एडेनोसाइन करके उसका कुछ नाम है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मत लिखा है, ठीक है, एडेनोसिन होता है, एडेनोसिन, ठीक है। तो एडेनोसिन की वजह से क्या हमें नींद आती है, तो ये एडेनोसिन को ब्लॉक कर देता है कैफ़ीन। इसी वजह से जब आप कॉफ़ी वगैरह पीते हो तो उसके कुछ ही घंटे बाद आप पाओगे कि आपको नींद नहीं आ रही है, आप लेट तक काम कर पा रहे हैं, ठीक है। तो कैफ़ीन हमें इसी वजह से लेट इवनिंग में नहीं लेनी चाहिए, उससे हमारा स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो कैप्सिकन इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा DFC इन एनवायरनमेंट स्टैंड्स फॉर। तो DFC अगर हम एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पर्सपेक्टिव से बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो DFC की अगर हम बात करें तो इट स्टैंड्स फॉर डेट्रिटस फूड चेन। फूड चेन क्या होती है? फूड चेन सिंपल, जैसे कि हमने इसके बारे में पढ़ा था, ये कुछ पिरामिड शेप में बनता है, जहाँ पे हमारी सबसे जो बेस ऑफ पिरामिड में अगर हम बात करें तो डिफरेंट तरह की हमारी फूड चेन होती है। फूड चेन जैसे आप बचपन में जो आपने पढ़ा कि भाई घास को ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, स्नेक को ईगल ने खाया, एंड सो ऑन, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे होते हैं द बेस ऑफ पिरामिड ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब क्या हुआ? जो हमारे फूड प्रोड्यूसर्स हैं। अब अगर हम ये टेरेस्ट्रियल फूड चेन की बात कर रहे हैं तो हमारे प्लांट्स होंगे, पेड़ पौधे, और अगर हम टेरेस्ट्रियल फूड चेन की नहीं बल्कि मरीन फूड चेन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। जो हमारे समुद्री पेड़ होते हैं उनको हम फाइटोप्लैंक्टन के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। देन इसके ऊपर आते हैं हमारे कंज्यूमर्स, इसके ऊपर सारे कंज्यूमर होंगे, इनको हम बोलेंगे प्राइमरी कंज्यूमर। ध्यान से इसको समझ लेना बिकॉज इस पर भी ठीक ठाक नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ऑटोट्रॉफ्स पे फीड करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, इनके ऊपर फीड करते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और इनके ऊपर फीड करते हैं टर्शियरी कंज्यूमर्स। क्लियर? और ये हमने इसको ऐसा नैरो डाउन क्यों हो रहा है ऊपर जाते वक्त, ये पिरामिड शेप में क्यों है? क्योंकि ऊपर जाने में हमारी जो एनर्जी है वो घटती है। हमारा जो बायोमास है, बायोमास क्या है? बायोमास जैसे जो ऑटोट्रॉफ्स हैं, हमारे जो पेड़ पौधे हैं, उन्होंने क्या किया होगा? सन उनका प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, उन्होंने सनलाइट ली, फोटोसिंथेसिस किया और खाना बनाया, तो जो चीज़ बनी उसको हम बोलेंगे बायोमास। फिर प्राइमरी कंज्यूमर इन पे फीड कर रहे हैं ऑटोट्रॉफ पे, ठीक है। तो ये भी जितना इनका मास होगा वो इन ऑटोट्रॉफ से कम होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि ये घास है और ये ग्रास हॉपर है, तो ऑब्वियस से बात है अगर हम सारी घास को मिला लेंगे, पूरे हमारे अर्थ में घास है, वो ऑब्वियस से बात है आउट नंबर करेगी, ठीक है, आउट नंबर करेगी, बायोमास यानी मास भी ज़्यादा होगा उसका, और एनर्जी भी सबसे ज़्यादा आपको उसी में देखने को मिलेगी, क्योंकि हर एक ट्रॉफिक लेवल पे 10% ऑफ एनर्जी या फिर उससे कम ही ट्रांसफ़र होता है। ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? ये एक ट्रॉफिक लेवल है, ये दूसरा ट्रॉफिक लेवल है, ये तीसरा ट्रॉफिक लेवल है, तो हर एक ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी घटती जाती है, मैक्सिमम 10% ऑफ एनर्जी का ही ट्रांसफ़र होता है। बायोमास यानी कितना मास तैयार हुआ, जैसे प्राइमरी कंज्यूमर ने ऑटोट्रॉफ पे फीड किया तो कितना मास तैयार हुआ, दैट इज़ कॉल्ड एज बायोमास, तो वो कम होता जाएगा और इनकी संख्या भी कम होती जाएगी, तो इसीलिए पिरामिड शेप का बनता है, ठीक है। इसको हम पिरामिड ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं, पिरामिड ऑफ बायोमास या फिर पिरामिड ऑफ नंबर बोल सकते हैं। क्लियर है चीज़? अब यहाँ पे तो आपको टेरेस्ट्रियल बायो में समझ में आता है कि भाई प्लांट्स पे फीड किया, ग्रास हॉपर ने मान लेते हैं, या फिर मान लेते हैं गाय ने खाया और फिर गाय को ऐसे फीड करते हैं, तो ये पूरा फूड वेब बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्रास है, ग्रास को मान लेते हैं ग्रास हॉपर ने खाया, फिर इसको फ्रॉग ने, ठीक है, ग्रास हॉपर ने खाया, फिर इसको फ्रॉग ने खाया, इसको स्नेक ने खाया, या फिर इसको पहले काऊ ने खा लिया, एंड सो ऑन, इस तरह से हमारे फूड वेब बन जाते हैं डिफरेंट, ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। और वहीं मरीन अगर इकोसिस्टम में बात करें तो सबसे पहले मरीन इकोसिस्टम में जो वहाँ के पेड़ होते हैं उनको हम बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन। अब इन फाइटोप्लैंक्टन पे जो फीड करते हैं उनको हम बोलते हैं जू प्लैंक्टन। ये होते हैं वहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर, जू प्लैंक्टन। इन पे फीड करती हैं, इनके पीछे पीछे आती हैं स्मॉल फिशेस, और इनके पीछे पीछे आती हैं कौन? बिग फिशेस, ठीक है, बड़ी जो मछलियाँ होती हैं। फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, स्मॉल फिशेस और बिग फिशेस, ये पूरा वहाँ पे चलता है। अब ये जितने भी मान लेते हैं प्लांट्स हो गए, प्राइमरी कंज्यूमर हो गए, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, फिर टर्शियरी कंज्यूमर हो गया, जब इनकी डेथ होती है तो इनको सिस्टम से हटाता कौन है? इनको डिके कौन करवाता है? तो ये डिके करवाने का काम होता है फूड चेन। जब कोई भी चीज़, चाहे प्लांट हो, चाहे प्राइमरी कंज्यूमर, चाहे सेकेंडरी कंज्यूमर, चाहे टर्शियरी कंज्यूमर। अच्छा, कॉमेंट में आप बताइए कि आप गाय को, काऊ को किस में रखेंगे, या ह्यूमंस को किस इसमें रखेंगे? टर्शियरी कंज्यूमर में, सेकेंडरी कंज्यूमर में, प्राइमरी कंज्यूमर में, फिर ऑटोट्रॉफ में। तो कोई भी जब इसकी डेथ होती है तो उसको हम बोलते हैं डेट्रिटस। डेट्रिटस का मतलब वो होता है जो चीज़ सड़ रही होती है, ठीक है। इन पे फीड करते हैं हमारे जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे कि फंगस हो गए, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए,
ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इसी पे फीड करते हैं और इसको डिके करवाते हैं और सिस्टम से हटाने का काम करते हैं। इसी को ही हम बोलते हैं डेट्रिटस फूड चेन। क्लियर रहती चीज़। और एक चीज़ ध्यान रखना कि जो डेट्रिटस होता है इसका डिके कब जल्दी होगा और कब फास्ट होगा, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो फास्ट तब होगा जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जैसे गर्मियों का समय है, टेम्परेचर ज़्यादा है तो इस समय चीज़ें जल्दी सड़ जाती हैं, जल्दी डिके हो जाती हैं, टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। या फिर नाइट्रोजन का जो मात्रा है वो ज़्यादा होना चाहिए। और स्लो तब होगा या तो टेम्परेचर कम होगा या फिर लिग्निन और काइटिन में रिच होगा कौन, जो आपका डेट्रिटस है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी यहाँ पे मैं ऑर्थ्रोपोडा की बात कर रहा था पीछे, ठीक है, इसका जो आउटर कवरिंग होता है, जो इसका आउटर कवरिंग होता है वो काइटिन का बना होता है, जो इसका एक्सोस्केलेटन होता है वो काइटिन का बना होता है, उसी सेम चीज़ का जिसका सेल वॉल फंगस का सेल वॉल बना होता है आपका। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे मैंने कुछ पूछा था आपसे, काऊ और ह्यूमंस को आप प्राइमरी कंज्यूमर वाले ट्रॉफिक लेवल पे रखेंगे। अ लो पिच्ड बट लाउडर साउंड हैज़, एक धीमी लेकिन तेज़ ध्वनि में क्या होता है, लोअर फ्रीक्वेंसी एट हायर एम्पलीट्यूड, हायर फ्रीक्वेंसी एंड लोअर एम्पलीट्यूड, लोअर फ्रीक्वेंसी एंड लोअर एम्पलीट्यूड, या फिर हायर फ्रीक्वेंसी एंड हायर एम्पलीट्यूड। ह्यूमन आपका प्राइमरी में आएगा। आप लोग डायरेक्टली प्लांट्स एंड एनिमल्स को सब्जी लेके आते हो, सब्जी वगैरह क्या है, ऑटोट्रॉफ्स हैं, तो डायरेक्टली उसी पे फीड करते हो ना आप। हाँ, कुछ ह्यूमंस होते हैं जो सेकेंडरी होते हैं, जैसे कि जो हमारे बोल सकते हैं जो मीट वगैरह खाते हैं जो लोग, वो कुछ सेकेंडरी कंज्यूमर में भी आ जाते हैं। सर मैं अगर रैंक 1 पाऊंगी तो आप फेस रिवील करोगे? अच्छा, सोचेंगे। 12th, अ लो पिच्ड बट लाउडर साउंड हैज़, तो लो पिच कम है, दैट मीन्स कि फ्रीक्वेंसी कम है। ठीक है, पिच पे ही आपकी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है, एंड जो लाउडनेस है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। ऑप्शन नंबर ए, जैसे कि ये है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये मान लेते हैं एम्पलीट्यूड सेम है। एम्पलीट्यूड का मतलब ये होता है कितना उठ रही है आवाज़, जिस पे लाउडनेस डिपेंड करती है। और फ्रीक्वेंसी क्या मान लेते हैं, सेम एम्पलीट्यूड का साउंड है और ये ठीक है फ्रीक्वेंसी, तो इसकी एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है, मतलब उतना ही उठ रहा है मान लो, ठीक है, हाइट उतनी है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 सेकंड में कितने वाइब्रेशंस हो रहे हैं, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, यहाँ पे कम हो रहे हैं। साउंड की अगर हम बात करें तो साउंड किस तरह की वेव होती है ये बता दीजिए, किस तरह की वेव है, एंड इको के लिए या फिर एको के लिए कितने मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, और साउंड जहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, और रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को क्या बोलते हैं, क्योंकि इको क्या है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को ही इको बोलते हैं। ठीक है, तो रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को क्या बोलते हैं, रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो ये है हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव, अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं इसको, लॉन्गिट्यूडनल वेव। और साउंड वेव की अगर बात करें तो ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में ट्रैवल कर सकती है, बट वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती, निर्वात में ये ट्रैवल नहीं कर सकती है, और इसको हम पोलराइज नहीं कर सकते हैं, इसका ध्रुवीकरण नहीं कर सकते हैं। और सॉलिड में सबसे ज़्यादा स्पीड होती है, देन लिक्विड, देन गैस। लॉन्गिट्यूडनल का अनुदैर्ध्य का मतलब ये होता है कि जो मीडियम का पार्टिकल है इट इज़ वाइब्रेटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ठीक है, और अगर हम बात करें रिपीटेड रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं रिवर्बरेशन। ठीक है, रिवर्बरेशन। और मिनिमम डिस्टेंस कितनी चाहिए, 17.2 मीटर की। और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना होता है ये भी बता दीजिए। व्हाट इज़ द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ वाटर लॉस फ्रॉम प्लांट लीव्स थ्रू टाइनी ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमाटा। तो हमारे टाइनी स्पोर्स होते हैं स्टोमाटा, विच आर गार्डेड बाय द गार्ड सेल्स। यहीं पे ही हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। ह्यूमंस में अगर हम बात करें तो एल्वेलाई में होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज, और स्टोमाटा में अगर हम प्लांट में बात करें तो ये स्टोमाटा में होता है। ठीक, सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, जर्मिनेशन है, फिर फोटोसिंथेसिस। सही आंसर होगा यहाँ पे ट्रांसपिरेशन। ऑप्शन नंबर बी विल बी दिस करेक्ट आंसर, वाटर लॉस। एंड इसी तरह होता है हमारा एक गटेशन। गटेशन भी वाटर लॉस ही होता है, और ये होता है स्टोमाटा के थ्रू नहीं, हाइडाथोट्स के थ्रू, और ये रात में होता है। ट्रांसपिरेशन दिन में होता है। स्टोमाटा बेस ऑफ द लीव्स में देखने को मिलता है, लीव्स के नीचे देखने को मिलता है। फोटोसिंथेसिस की अगर बात करें तो ये क्या होता है, वो प्रोसेस होता है जिससे कि प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं। और फोटोसिंथेसिस की यहाँ पर चलिए हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, लाइट एनर्जी आपकी बदलती है केमिकल एनर्जी में। कैसे, यहाँ पे आता है आपका CO2, ठीक है, यहाँ पे आपका H2O, इनके 6 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एंड यहाँ पे लाइट की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होता है किसमें, ग्लूकोज में, C6H12O6। और यहाँ पे कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन, और यहाँ पे वाटर वेपर भी निकल जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन मेनली यहाँ पे गैस निकलती है।
किसमें? फोटोसिंथेसिस में। अब फोटोसिंथेसिस की अगर बात करें तो ये होता कहाँ पे है? ये होता है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? तो एक्चुअल में एक सेल में अगर हम बात करें, सेल वॉल हमने देखा था कि प्लांट्स में ही देखने को मिलता है, ऐसे ही हमारा एक प्लास्टिड होता है, एक हमारा प्लास्टिड होता है। और ये जो प्लास्टिड होता है इसका खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। हमारे सिर्फ 2 सेल ऑर्गेनल होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, जिनका खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। डीएनए क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था पीछे जब सबसे पहले कि न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर और उसमें क्रोमैटिन मटेरियल होता है। जब सेल डिवाइड होता है तो वो क्रोमोसोम में तब्दील हो जाता है, और वो जो क्रोमोसोम हैं वो टोटल 23 होते हैं पेयर में, जिसमें 22 ऑटोसोमल होते हैं, एक सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो यही क्रोमोसोम बना होता है डीएनए और प्रोटीन का। ये जो क्रोमोसोम है ये डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। इसके मॉलिक्यूल की डिस्कवरी फ्रेडरिक मिशर ने करी थी 1951 में, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, द्विकुंडलीय संरचना होती है डीएनए की, कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से इसकी संरचना होती है डीएनए की। और डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की वाटसन एंड क्रिक ने, तो यही होता है आपका डीएनए, ठीक है, क्लियर इतनी चीज़। तो प्लास्टिड की अगर बात करें तो इसके 3 टाइप होते हैं प्लास्टिड के। एक तो होता है हमारा इसमें क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। एक होता है इसमें आपका क्रोमोप्लास्ट, और एक होता है आपका इसमें ल्यूकोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट है ये फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, खाना बनाता है ये, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। क्रोमोप्लास्ट कलर प्रोवाइड करता है, ल्यूकोप्लास्ट ये स्टोरेज प्रोवाइड करने का काम करता है। इसके भी 3 प्रकार होते हैं, एक होता है एल्यूरोप्लास्ट, एक होता है एमाइलोप्लास्ट, और एक होता है इलाइयोप्लास्ट। जो इलाइयोप्लास्ट है ये फैट्स को स्टोर करता है। एल्यूरो की अगर बात करें तो प्रोटीन को स्टोर करता है, एंड बच गया एमाइलो, ये कार्ब्स को स्टोर करने का काम करता है। क्लियर थी चीज़। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा, सही आंसर तो हमने देख ही लिया है, हम फोटोसिंथेसिस के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्लोरोप्लास्ट में भी यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, डिस्क लाइक, इनको बोलते हैं थाइलाकॉइड, और इनके बीच में होता है ग्रेना। इसी ग्रेना में होती है लाइट रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस में 2 रिएक्शन होती हैं, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। ग्रेना इज़ दी साइट ऑफ लाइट रिएक्शन एंड स्ट्रोमा इज़ दी साइट फॉर डार्क रिएक्शन की ये साइट होती है स्ट्रोमा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे चलती है ये आपकी कैल्विन साइकिल, ठीक है, कैल्विन साइकिल डिपेंड करती है यहाँ पे जो लाइट डिपेंडेंट जो रिएक्शन होती है, इसमें जो खाना बना है उसमें डिपेंड करती है कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल खुद लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन नहीं है, ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन पे डिपेंड करती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इन द ईयर 2001 एरिक कॉर्नेल अलॉन्ग, और एक चीज़, फोटोसिंथेसिस आपसे ये पूछ सकता है किन स्पेशलाइज्ड सेल में होती है। क्लोरोप्लास्ट में तो होती है, लेकिन कौन सी स्पेशलाइज सेल होती हैं? तो इसके लिए आपकी स्पेशलाइज सेल होती हैं जिनको हम बोलते हैं मीजोफिल, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। जो मीजोफिल सेल्स होती हैं यहीं पे ही आपका फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण। 2001 में, ईयर याद कर लेना, एरिक कॉर्नेल और कार्ल वीमैन को नोबेल प्राइज़ मिला था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बनाने के लिए। लेकिन बनाया कब था? 1995 में, ये भी याद कर लेना, 1995 में। एरिक कॉर्नेल और कार्ल वीमैन और कैटरल को। अब था क्या कि हम, आपको पता होना चाहिए कि हमारे 5 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, ठीक है, पदार्थ के 5 अवस्थाएं होती हैं। देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, उनमें होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब इनके बारे में हम ये आगे डील करेंगे। अब इस गैस को अगर हम बहुत ज़्यादा हीट कर दें तो ये प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएगी, और अगर इसको हम एब्सोल्यूट 0 पे कूल डाउन कर दें तो ये बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट में तब्दील हो जाएगी। अब ये जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, इन शॉर्ट BEC, अब इसको हम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्यों बोलते हैं? बिकॉज सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस पे थ्योरीज दी थी, और वहीं से हमें पता चला कि भाई इस तरह का भी एक 5th स्टेट ऑफ मैटर बन सकता है। लेकिन उस समय ऐसी कंडीशंस नहीं थी कि भाई इसको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को बनाया जा सके। देन बाद में जब ऐसी कंडीशन डेवलप हुई तो एरिक कॉर्नेल और कार्ल वीमैन ने इसमें रुबिडियम के एटम्स, ये भी पूछ लेता कौन सी गैस के एटम्स को कंडेंसेट करके इस बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बनाया, तो रुबिडियम के एटम्स को ध्यान रखिएगा, इस गैस का नाम भी। आगे बढ़ते हैं, और 1995 ईयर भी याद रखिएगा। 15th, which chemical reaction occurs when you mix vinegar and baking soda? Vinegar is an acetic acid which is a mild edible acid, और मैंने आपको बताया था जब माइल्ड एडिबल एसिड को आप बेकिंग सोडा विच इज सोडियम बाइकार्बोनेट और ऑल्सो नोन एज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको मिक्स कर देते हैं तो आपकी एक गैस रिलीज होती है, उसका नाम बताइए पहले तो, और एक कंपाउंड बनता है।
इसको बोलेंगे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीकरण अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि ये एक एसिड है और बेकिंग सोडा एक बेस है। तो जब हम एक एसिड को बेस के साथ मिक्स करते हैं, एक अम्ल को एक क्षार के साथ मिक्स करते हैं, तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और वो न्यूट्रलाइज कौन किसको करेगा, वो डिपेंड करता है कि कौन स्ट्रांग है कौन वीक है। जैसे मान लेते हैं मान लो स्ट्रांग एसिड है और वीक बेस है। मान लेते हैं वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, बनेगा सॉल्ट ही। लेकिन इस केस में जो सॉल्ट बनेगा ऊपर वाले केस में, इसका पीएच वैल्यू, दैट इज़ पावर ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज़ पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, पावर को हम पोटेंस बोलते हैं जर्मन लैंग्वेज में, भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है इसका 7 से कम होगा, 7 से कम होगा। क्यों? क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग था ना, तो डोमिनेटिंग फैक्टर एसिड है यहाँ पे डोमिनेटिंग बेस है, तो बना तो सॉल्ट ही, लेकिन इसका पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होगा। गैस जो यहाँ पे निकली दैट वुड बी CO2, और जो यहाँ पे कंपाउंड बना दैट इज़ बेकिंग पाउडर। इसी की वजह से तो हमारे जो पकौड़ाज होते हैं वो फ्लफ़ी बनते हैं, ठीक है। केक जो है फ्लफ़ी बनता है इसी वजह से, क्योंकि CO2 गैस वहाँ पे इवॉल्व होती है। और इसी वजह से, इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम इस बेकिंग सोडा को एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पे भी यूज़ करते हैं आग बुझाने के लिए, क्योंकि इसमें CO2 गैस निकलती है जो फायर की कवरिंग करके उसको ऑक्सीजन की सप्लाई रोक देती है। कमेंट में आप बताएंगे कि जो कंबशन रिएक्शन होती है ये एक्सोथर्मिक होती है या एंडोथर्मिक होती है। और ऑक्सीडेशन की एग्जांपल्स तुम्हें पता होने चाहिए। रैंसिडिटी, जो बासापन हो जाता है, जैसे कि हमारे चिप्स पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ना कि ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन भर दिया गया तो ऑक्सीजन जुड़ जाएगा चिप्स में प्रेजेंट फैट से और उसको रैंसिड बना देगा, ख़राब कर देगा उसको। सेम गोज़ विद कोरोजन, जो हमारी जंग वगैरह लगती है वो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही होती है। कंबशन रिएक्शन की अगर बात करें तो ये एक्सोथर्मिक ऊष्माशोषी रिएक्शन होती है, जहाँ पे हीट आपकी इवॉल्व होती है, हीट निकलती है। क्लियर इतनी चीज़। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल और मैं आपको देता हूँ, जैसे कि जब हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो पेट में एसिडिटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि म्यूरियाटिक एसिड निकल आता है। म्यूरियाटिक एसिड क्या होता है ज़रा बताइए कमेंट में, मैं लिखूंगा नहीं। म्यूरियाटिक एसिड क्या होता है? तो म्यूरियाटिक एसिड जब निकलता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम ऊपर से इग्नो वगैरह लेते हैं, या फिर हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को भी यूज़ करते हैं, मैग्नीशिया का दूध जिसको बोलते हैं। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? ये एक एंटासिड के तौर पे बिहेव करता है। एंटासिड वो कंपाउंड होते हैं जो हमारे पेट की एसिडिटी को ख़त्म कर देते हैं। तो चाहे आप ये यूज़ कर लीजिए बेकिंग सोडा, या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज़ कर लीजिए, ठीक है। ये आपके पेट की एसिडिटी को शांत कर देंगे। और म्यूरियाटिक एसिड होता है हमारा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आगे बढ़ते हैं। और ऐसे ही हमारा बेकिंग सोडा की तरह होता है वॉशिंग सोडा। उसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। इसको हम जो हार्ड वाटर होता है उसकी सॉफ्टनिंग के लिए यूज़ करते हैं, किसको? वॉशिंग सोडा को। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन एल्गे फाउंड इन वास्ट मासेस ऑफ अ वैरायटी ऑफ मरीन एंड फ्रेश वाटर्स। ग्रीन एल्गे यानी हरा शैवाल कौन है, और हरे शैवाल को हम किस नाम से जानते हैं? पहली बात तो एल्गे के शैवाल को अध्ययन को क्या कहते हैं, एंड देन आप बताइए ग्रीन एल्गे को क्या बोलते हैं, ब्राउन एल्गे को क्या बोलते हैं, रेड एल्गे को क्या बोलते हैं, ये बताइए जल्दी से। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा, देखिए पोरफायरा सबसे पहले तो लिखा हुआ है, इट इज़ काइंड ऑफ सीवीड। ये आपकी कोल्ड वाटर सीवीड होती है, इट इज़ योर कोल्ड वाटर सीवीड होती है। जेलीडियम ये आपका रेड एल्गे होता है। ये यहाँ पे पूछे आपसे ग्रीन एल्गे। सरगैसम ये होता है ब्राउन एल्गे, एंड द आंसर वुड बी क्लैडोफोरा। क्लैडोफोरा के अलावा भी हमारे होते हैं जैसे क्लैमिडोमोनास, ये आपका सिंगल सेल्ड ग्रीन एल्गे होता है क्लैमिडोमोनास, ठीक है। स्पाइरोगैरा, और ज़रा कमेंट में ये बता दीजिए चाहे स्पाइरोगैरा हो गया, क्लैडोफोरा हो गया, या फिर सरगैसम हो गया, इनमें कौन सा मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? तो यहाँ पे ग्रीन एल्गे को हम बोलते हैं, पहली बात तो स्टडी ऑफ एल्गे को बोलते हैं फाइकोलॉजी, ठीक है, फाइकोलॉजी। स्टडी ऑफ फंगस को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। तो इसको ग्रीन एल्गे को बोलते हैं क्लोरोफाइके, क्लोरोफाइके इंपॉर्टेंट है ये। ब्राउन एल्गे को बोलते हैं फायोफाइके, फायोफाइके, एंड रेड एल्गे को बोलते हैं रोडोफाइके। ब्राउन एल्गे के कुछ और एग्जाम्पल हैं जैसे कि लैमिनेरिया, केल्प, ये ब्राउन एल्गे के एग्जाम्पल है। लैमिनेरिया हो गया, सरगैसम हो गया, ये खा भी सकते हैं हम, ठीक है। और एक हमारा ग्रीन एल्गे होता है जो बहुत ही प्रोटीन में रिच होता है, उसका नाम बताएंगे आप? सी से नाम उसका स्टार्ट होता है, प्रोटीन रिच ग्रीन एल्गे होता है ये। और सरगैसम की अगर हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा मिलती है नॉर्थ अटलांटिक
ओशन में, जिसकी वजह से वहाँ का जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन का एक पार्ट है उसको हम सरगैसो सी के नाम से जानते हैं। ये जो ब्राउन एल्गे भाई लोग होते हैं ये कॉम्प्लेक्स शुगर की फॉर्म में अपने खाने को स्टोर करते हैं और उसका नाम होता है लैमिनारिन। पूछ चुका है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। लैमिनारिन एंड मन्नीटोल, ध्यान रखना है दो नाम, मन्नीटोल और लैमिनारिन कॉम्प्लेक्स शुगर होती है जिसके फॉर्म में ये अपने खाने को स्टोर करते हैं। और ये होता है आपका क्लोरेला, और इसमें जो फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन होता है दैट इज फ्रैगमेंटेशन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ viruses is that they do not show any signs of life unless they enter a living host and start multiplying using the host cell. What is the main reason behind this? तो वायरस की ये खासियत होती है कि ये सेमी लिविंग होते हैं, यानी पूरी तरह से लिविंग भी नहीं होते और नॉन लिविंग भी नहीं होते, बीच के होते हैं ये। क्यों? क्योंकि ये खुद को ऐसा दिखाते हैं कि भाई जैसे नहीं कुछ जानवर, जैसे कुछ कीड़े होते हैं ऐसे पड़े रहेंगे, मतलब जैसे तुम फूंक मारो उनमें तो एकदम ऐसे हो जाएंगे जैसे कि ये कुछ जान बची नहीं उनमें। वो कैमोफ्लेज करते हैं, है ना। आप समझ तो जाते हैं लेकिन उनको लगता है कि हम बहुत तेज़ हैं और देखो हम कैसे लेट गए और उसको लग रहा है कि देखो हमारी डेथ हो गई। देखो इतने भाई इवॉल्व वायरसेस नहीं होते हैं। दे लैक सेल मेम्ब्रेन एंड अदर ऑर्गेनल्स, जिसकी वजह से ये मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हैं जब तक इनको होस्ट सेल नहीं मिलती है। जैसे कि अगर हम बात करें कोविड वायरस, है ना, कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस क्या है, अरे कोई भी वायरस हो, तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जब तक वो बाहर है, मान लो कि टेबल में है, ठीक है, कहीं पे वॉल पे है, कहीं पे भी आपकी बुक में है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही उस टच होकर आपके मान लेते हैं वो लंग्स में गया, उसको होस्ट सेल मिल गया, रेप्लिकेट करना स्टार्ट करेगा और वो आपके लंग्स को डैमेज कर देगा। अब इसी वजह से ड्यू टू द सेम रीजंस जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो काम नहीं करती हैं वायरल बीमारियों पे। ये आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले तो इसका भी आंसर सेम होगा कि वाई डू एंटीबायोटिक्स डजंट वर्क अगेंस्ट दी वायरल डिजीजेस, जबकि बैक्टीरियल डिजीज के खिलाफ काम कर जाती हैं। क्योंकि बैक्टीरिया लोग, एक सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, तो उसके फॉर्मेशन, सेल वॉल के फॉर्मेशन को रोक देती है एंटीबायोटिक। अब वायरस तो फॉर्म करता ही नहीं है तो रोको किसको तुम। एंटीबायोटिक पहली वाली कौन सी बनी थी आपको कॉमेंट बताना, दी फर्स्ट एंटीबायोटिक। और मैंने आपसे पीछे पूछा था एड्स के लिए कौन सा वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इट इज़ HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। एंड एड्स के लिए टेस्ट होता है एलिसा टेस्ट, ठीक है। और ये आपको पता है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। बात करें फर्स्ट आपकी जो एंटीबायोटिक थी दैट वाज पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक तरह का फंगस है, ध्यान रखना, कवक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको जो है बनाया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल कॉज ऑफ अनीमिया। किस वजह से अनीमिया हो जाती है, किस चीज़ की डिफिशियंसी की वजह से? सेलेनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम या फिर आयरन, आयरन डिफिशियंसी। कैल्शियम डिफिशियंसी की वजह से क्या होता है, बोन्स वीक होने लगती हैं हमारी, ठीक है, कैल्शियम होता है इसलिए। अब कुछ और मैं आपसे पूछता हूँ, ध्यान रखिएगा, चाहे कैल्शियम हो, चाहे मैग्नीशियम हो, चाहे आयरन हो, ये सब आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया आयोडीन की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ग्वाइटर हो जाएगा, वो एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है हमारे लिए। जिंक माइक्रो न्यूट्रिएंट है हमारे लिए। उसी तरह हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, उनकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, जैसे मैक्रो में आते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट क्या करते हैं, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। प्रोटीन क्या होते हैं, ये ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं। अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ज़रा बताइए। प्रोटीन की डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा, तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से हो जाएगा आपको, यूजुअली बच्चों को होता है ये क्वाशियोरकर, ग्रोथ नहीं होगी उनकी, क्वाशियोरकर। और जो मरासमस होता है ये ओवरऑल कार्ब भी कम है, फैट भी कम है, प्रोटीन भी कम है, तो दैट इज कॉल्ड एज मरासमस। कोई और यहाँ पे कोई डिजीज़ को रिकॉल कर सकता है जो किसी चीज़ की डेफिशिएंसी की वजह से होती हो, बताइए जरा कमेंट में। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू द फाइलम प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ फाइलम से कौन बिलोंग करता है, प्रोटोजोआ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पता है सर क्वाशियोरकर, ठीक है, हाँ क्वाशियोरकर। डॉफिज्म, डॉफिज्म तो वही है कि अगर आपके ग्रोथ हार्मोन कम निकले तो आपको डॉफिज्म हो जाएगा। तो भाई प्रोटोजोआ से कौन बिलोंग करते हैं, अमीबा भी है, पैरामीशियम भी है, बट जेलीफिश ये तो छोड़िए फाइलम से, ये तो बिलोंग करता है आपका किससे, ये तो निडेरिया है, जिससे कि हमारे कोरल्स भी बिलोंग करते हैं, जिससे कि हमारा सी एनिमोन भी बिलोंग करता है निडेरिया से, ठीक है। अमीबा, पैरामीशियम, टीनिया, ना ना ना, टीनिया जो होता है ये आपका होता है प्लैटीहेलमिन्थिस, ठीक है, प्लैटीहेलमिन्थिस यानी फ्लैट वॉर्म है ये,
हेलमिंथेस सही है। अमीबा, पैरामीशियम एंड प्लाज्मोडियम, यस इट इज़ अमीबा। जरा बताइए कौन सा फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? इसमें भी कौन सा फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? प्लाज्मोडियम में कौन सा फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? तो अमीबा की अगर बात करें, अमीबा और पैरामीशियम में दोनों में ही आपका बाइनरी फिजन होता है। पैरामीशियम किस शेप का होता है? स्लीपर, चप्पल के शेप का होता है, ये बाइनरी फिजन होता है। और प्लाज्मोडियम मल्टीपल फिजन होता है। और जो प्लाज्मोडियम है यही किस बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये प्रोटोजोआ, मल्टीपल फिजन। प्लाज्मोडियम हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है मलेरिया के लिए। सबका सही है। बेरी बेरी वगैरह भी देखेंगे, ठीक है, वो विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से होती है, वो अभी हम देखेंगे, ठीक है, इसी वजह से वो मैंने अभी नहीं बताया। ओलिफिएंट गैस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप? यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई ना, ठीक है। और जेलीफिश तो यहाँ पे ऊपर हमने देख लिया, निडेरिया से होगा। चलिए भाई, अगला है हमारा ओलिफिएंट गैस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप्स? तो किस फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग करती है ओलिफिएंट? ओलिफिएंट, ये मैंने आपको टॉप 50 जो क्वेश्चंस करवाए थे, जो एसएससी जेईई पूछेगा उसमें भी करवाया था, यहाँ पे भी रखा है बिकॉज क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। इनको अल्कीन्स को हम बोलते हैं बिकॉज क्लोरीन को जब ऐड करके कुछ साइंटिस्ट ने देखा तो इससे ऑयल प्रोड्यूस हो रहा था, इसको इसलिए ओलिफेंट गैस बोल दिया। अब यहाँ पे तीनों हाइड्रोकार्बन्स के बारे में अच्छे से समझ लीजिए बिकॉज इससे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? वो कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिल के बनते हैं। ये दो टाइप्स के होते हैं, एक तो सैचुरेटेड यानी संतृप्त और दूसरे अनसैचुरेटेड यानी कि असंतृप्त। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इसमें आते हैं आपके सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स कॉल्ड एज एल्केन्स, और अनसैचुरेटेड में आते हैं आपके डबल एंड ट्रिपल बॉन्डेड एल्कीन्स एंड एल्काइंस। एल्कीन्स और एल्काइंस बेसिक, एकदम बेसिक क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि इनमें से सिंगल बॉन्ड किस में होता है, यही पूछ लिया था एसएससी जेईई में। ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है और ये एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड है। जो आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं ये बर्न करते हैं क्लियर ब्लू फ्लेम में, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्लियर ब्लू फ्लेम, फ्लेम क्या होती है? लौ जिसको बोलते हैं, है ना। जैसे कोयले को जलाते हो कोयला को तो कभी लौ निकलती है? नहीं निकलती है, इट बर्न्स विदाउट फ्लेम। घर में गैस चूल्हा जलाते हो निकलती है क्लियर ब्लू फ्लेम? गैस चूल्हा तो देखे होगे, क्लियर ब्लू फ्लेम निकलती है, क्यों? क्योंकि तुम्हारे जो एलपीजी सिलेंडर है उसमें भरा हुआ है ब्यूटेन मेनली, एंड ब्यूटेन इज़ एन एल्केन, इसलिए। अनसैचुरेटेड जो होते हैं ये येलो सूटी फ्लेम में बर्न करते हैं, येलो सूटी जो फ्लेम होती है उसमें बर्न करते हैं आपके अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। एल्केन की मैंने एग्जांपल आपको दे दिया एलपीजी सिलेंडर्स में। एल्कीन की अगर बात करें तो ये इथाइलिन फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करती है, इथाइलिन गैसियस हार्मोन भी होता है प्लांट में। एंड एल्काइन की अगर बात करें तो जैसे हमारी एसिटिलीन हो गई, जिसको हम एसिटिलीन तो कॉमन नेम हो गया, ठीक है, इसको हम इथाइन के नाम से जानते हैं। इथाइलिन है ये इथाइन, तो उसको हम यूज़ करते हैं वेल्डिंग ऑफ मेटल्स में, ठीक है, वेल्डिंग में, और इसको हम यूज़ करते हैं फ्रूट राइपनिंग में। क्लियर इतनी चीज़? तो हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हमको पता होना चाहिए। हेलो एल्केन क्या होता है? जिसमें कि जो आपका फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो आपका कोई हेलोजन होता है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन, अगर ये होगा तो उसको हम हेलो एल्केन बोलते हैं। अच्छा, कमेंट में बताइए फंक्शनल ग्रुप अगर OH है तो उसको हम क्या बोलते हैं? COOH है फंक्शनल ग्रुप तो उसको हम क्या बोलते हैं? ROR फंक्शनल ग्रुप है तो उसको हम क्या बोलते हैं? COOR है तो उसको क्या बोलते हैं? कीटोन फंक्शनल ग्रुप जब आपका C डबल बॉन्ड O ये फंक्शनल ग्रुप होता है और यहाँ दो एल्काइल ग्रुप अटैच्ड हैं उसको कीटोन बोलते हैं। एल्काइन मैंने आपको बता दिया है। OH आपका होता है ऑल, ऑल मतलब एथेनॉल, सॉरी एथेनॉल बोल रहा हूँ, ऑल मतलब एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल, एल्कोहल। COOH एसिड, ओइक एसिड, ROR ईथर एंड COOR ईस्टर। ये फंक्शनल ग्रुप ध्यान में रखिएगा। अगला है हमारा 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है? अ न्यूट्रॉन हैज नो इलेक्ट्रिक चार्ज, सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम कंटेन्स ओनली प्रोटॉन, सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम कंटेन्स ओनली न्यूट्रॉन, सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम कंटेन्स ओनली इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे एक होता है हमारा एटम। अब एटम में होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम का अंदर जो होता है, अंदर जो न्यूक्लियस होता है जिसको हम बोलते हैं, ये बहुत ही कम स्पेस ऑक्यूपाई करके रखता है। ये किसने बात बोली थी? अब ये मत बोल देना सर अभी आप ही नहीं तो बोला थोड़ी देर पहले। भैया सबसे पहले बात किसने बोली थी? अपने अल्फ़ा जो अल्फ़ा पार्टिकल गोल्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये बात बोली थी। कौन थे वो? जिन्होंने बोला था कि न्यूक्लियस बहुत छोटा सा पार्ट ऑक्यूपाई करके रखता है सेल के अंदर,
और वहीं पे उसका पूरा मास भी रिसाइड करता है। और उसके अराउंड होती हैं डिफरेंट क्या, उसके अराउंड ऐसे होती हैं डिफरेंट ऑर्बिटल्स या फिर डिफरेंट पाथ होते हैं जिसमें कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। तो ये होते हैं जो न्यूक्लियस पे बैठे होते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये बोला था रदरफोर्ड जी ने। तो एक किसी एटम के अंदर जो अपने आप में एटम एकदम हम पहले तो ये बात होती थी कि एटम इज़ द इनडिविजिबल पार्टिकल, एटम को तोड़ा ही नहीं जा सकता है। पर बाद में हमारे इसमें सब एटॉमिक पार्टिकल आते हैं। इलेक्ट्रॉन विच इज़ नेगेटिवली चार्ज्ड, इसका चार्ज बताइए कितना होता है, प्रोटॉन विच इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड न्यूट्रॉन विच इज़ न्यूट्रल। ये ध्यान रखना, न्यूट्रॉन हैज़ नो इलेक्ट्रिक चार्ज। इट इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी, प्रोटॉन की, और न्यूट्रॉन की किसने करी, ये बताइए। चार्ज होता है इसमें -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। चार्ज यूनिट क्या होती है, कूलॉम। सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम कंटेन्स ओनली प्रोटॉन। अभी बताया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होता है सेंटर में, जिसकी वजह से एक एटम का मास यानी द्रव्यमान बनता है। सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम कंटेन्स ओनली न्यूट्रॉन, अगेन रॉन्ग। सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम कंटेन्स ओनली इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व करते हैं किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे, ठीक है। और रदरफोर्ड का नाम याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तो हम इसको ईंट पर नाच करके इसको याद रखते हैं, तो ये ट से हो जाएगा थॉमसन। जे थॉमसन ने इसकी डिस्कवरी करी। रदरफोर्ड या रदरफोर्ड ऑप्शन में नहीं होंगे तो गोल्डस्टीन ऑप्शन में देखने को मिलेगा, जिन्होंने कैनाल रेज के रूप में इनको डिस्कवर तो किया था बट ढंग से इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे गोल्डस्टीन, जो कि रदरफोर्ड ने किया। तो रदरफोर्ड ने, ध्यान रखिएगा, ना सिर्फ प्रोटॉन की बट मेनली इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी रदरफोर्ड ने, अपने जो अल्फा पार्टिकल वाला स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है उससे। और जेम्स चैडविक ने जो है डिस्कवरी करी न्यूट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं फिक्स्ड ऑर्बिटल्स में, जो कि हमारी ऑर्बिटल कुछ इस तरह से होती हैं। पहली वाली होती है के, देन एल, देन एम, देन एन, ओ, इस तरह से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलती है, के एल एम एन इस तरह से। और इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ये बोर एंड बरी जी ने बताया था। 2n² फॉर्मूला का बोल रहे थे, यूज़ कर लो बोर एंड बरी, उन्होंने मॉडल दिया था। और उन्होंने यही बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स की कोई एनर्जी नहीं होती, इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स उसके अराउंड घूम रहे हैं। और 2n² उन्होंने फॉर्मूला दिया था। यहाँ पे आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो क्या बनता है, ज़रा बताइए। और जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्या बनता है, कमेंट में जल्दी से। तो इलेक्ट्रॉन जब लूज़ होता है तो एक एटम अपना कैटायन बनाता है, धनायन बोलते हैं इसको। और इलेक्ट्रॉन जब गेन होता है तो एनायन बनता है, और उसके अंदर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हम लगाते हैं, इसको हिंदी में ऋणायन बोलते हैं। और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स लूज़ या गेन करके कोई भी अपनी स्टेबिलिटी बनाता है, उसी को हम वैलेंसी बोलते हैं। वैलेंसी इज़ व्हाट, संयोजकता क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे जो एल्कली मेटल्स होते हैं, एल्कली मेटल्स का मतलब, यहाँ से मैं इन ऑर्बिटल्स को हटाता हूँ, ठीक है। एल्कली समझ गए होंगे आप, ठीक है। एल्कली मेटल्स मतलब जो हमारे पीरियोडिक टेबल में जो पहला ग्रुप है, जिनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो जब अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे तो उनको स्टेबिलिटी मिल जाएगी। तो एल्कली मेटल हमारे कौन से हो गए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम, इन सब की जो वैलेंसी होगी वो एक होगी। सेम गोज़ विद हेलोजेंस। हेलोजेंस क्या होते हैं, जो हमारे 17th ग्रुप से हैं, तो उनको एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए उनको, तो उनकी भी वैलेंसी एक हो जाएगी। जो हमारे दूसरे ग्रुप से बिलोंग करते हैं, क्योंकि उनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि हमारा मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्कलाइन अर्थ मेटल इनको बोलते हैं, ठीक है, बेरिलियम हो गया, तो इन सब की वैलेंसी कितनी होगी, 2 होगी। ये चीज़ ध्यान रखना। कुछ हमारे मेटल होते हैं जिनकी मल्टीपल वैलेंसीज होती हैं, जैसे कि हमारा कॉपर हो गया, आयरन हो गया, ये मल्टीपल वैलेंसीज को पॉजेस करते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी क्लियर इतनी चीज़ कि वैलेंसी क्या होती है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। अगर वैलेंस शेल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। 3 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है तो 3 वैलेंसी हो जाएगी। 4 है तो 4 हो जाएगी। 5 है तो 5 नहीं हो जाएगी, 3 होगी वैलेंसी, क्योंकि अब 3 गेन करेगा। 6 है तो 6 वैलेंसी नहीं होगी, अब 2 होगी। और 7 है तो 1 होगी वैलेंसी, और 8 है तो 0 होगी वैलेंसी। जरा कमेंट में आप बताएंगे किसकी वैलेंसी 0 होती है, किस ग्रुप के एलिमेंट की। Why cannot we write the chemical formula of a compound formed by chlorine and sodium as ClNa instead of NaCl? हम NaCl की जगह ClNa क्यों नहीं लिख सकते हैं फॉर्मूला सोडियम क्लोराइड का? क्या आंसर होगा? तो यहाँ पे आप जानेंगे केमिकल फार्मूला किस तरह से लिखा जाता है
और अब जो अभी मैंने वैलेंसी का कॉन्सेप्ट तुम्हें पीछे बताया वो अब यहाँ पे इस्तेमाल में आएगा और इससे क्वेश्चन पक्का आएगा, ये लिख के ले लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि ये मैग्नीशियम है, ठीक है, और मैंने बोला ये ऑक्सीजन है। ये जब दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा बताइए? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब कंबाइन करेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा? जैसे NaCl का तो NaCl बन गया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें ये इसका आंसर मैं पहले बताता हूँ, देन हम अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। दैट इज़ कि जब हम केमिकल फार्मूला लिखते हैं तो धातु दैट इज़ मेटल पहले लिखते हैं, नॉन मेटल यानी अधातु बाद में लिखते हैं, बस, ठीक है। द रूल इज़ टू राइट द नेम ऑफ द मेटल फर्स्ट, बस। अब ये NaCl, अब मैं ये पूछूं कि वाई डू वी कांट राइट Na2Cl और NaCl2 Na3Cl इंस्टेड ऑफ NaCl, क्यों? क्योंकि उसका भी कोई तरीका होता है। तरीका ये होता है कि जो भी एलिमेंट है, एलिमेंट यहाँ A ले लेता हूँ, एलिमेंट यहाँ B ले लेता हूँ मैं उदाहरण के तौर पे, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये जब हम किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है, जो परमाणु संख्या होती है ना, उसको हम Z से डिनोट करते हैं, और जो एटॉमिक मास होता है उसको हम M से डिनोट करते हैं। ये चीज़ को ध्यान, सॉरी A से डिनोट करते हैं, नॉट M से, A से डिनोट करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, Z एंड A। और एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर मान लेते हैं मैं बोलता हूँ सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो उसमें 11 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे और 11 ही प्रोटॉन देखने को मिलेंगे। न्यूट्रॉन कितने होंगे सर? तो उसके एटॉमिक मास यानी परमाणु भार से परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर को घटा दो। परमाणु भार उसका होता है 23, सोडियम का जो सिंबल Na होता है, तो घटाओगे कितना मिलेगा? 12। तो न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन होता है एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, तो 12 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। और एक चीज़ और, यही नहीं, अभी और सुनिए, जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होता है इनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं न्यूक्लियॉन। जो सेंटर में बैठा हुआ है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसकी वजह से पूरा मास है, इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं। और ज़रा बताइए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है और इसका एटॉमिक मास कितना होता है? अब यहाँ पे समझिए, तो मान लो एलिमेंट A और एलिमेंट B है, तो उसकी वैलेंसी नीचे लिख देनी होती है। मान लेते हैं इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी 3 है, तो 2 इसको दे दो, 3 इसको दे दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो A3B2 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, ऑक्सीजन की भी 2 होती है, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन देने होते हैं, दे के कैटायन बना देता है, और ये ले के एनायन बना लेता है। 2 इलेक्ट्रॉन देता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, दोनों की वैलेंसी 2 होगी। 2 इसको दे दो, 2 इसको दे दो, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा Mg2O2। और जब दोनों सेम होते हैं, ये दोनों न्यूमरल सेम होते हैं, तो उनको हम हटा देते हैं और इसका बन जाता है MgO। जैसे मान लो ये अगर कोई कंपाउंड बनता है, ये अगर मान लेते हैं इसकी भी वैलेंसी 3 होती, एक ही, तो ये A3B3 बनता, तो मैं A3B3 ना लिखता, AB लिखता सिंपल। अब जैसे NaCl है, तो NaCl क्यों NaCl2 अगर नहीं बना? क्योंकि सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, क्लोरीन की भी 1 होती है। ये अल्कली मेटल है, ये हेलोजन है, तो यहाँ से ये Na और Na1Cl1, तो Na1Cl1 1 लिखते नहीं हम, उसको हटा देते हैं 1 को। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, एंड दैट इज़ एल्यूमिनियम क्लोराइड। बताइए एल्यूमिनियम क्लोराइड का क्या फॉर्मूला होगा? एल्यूमिनियम क्लोरीन से जो बनेगा। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी यहाँ पे, चलो आप बताओ, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, एटॉमिक मास होता है इसका 35.5, क्योंकि इसके क्लोरीन के 2 आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं। एक होता है 17Cl35 और एक होता है 17Cl37। दोनों ये रेशियो में 3:1 के रेशियो में एग्जिस्ट करते हैं, और ये एवरेज निकल आता है 35 और 37 का 35.5। अब ये मत बोलना से 35 और 37 का एवरेज 35.5 थोड़ी ना होगा भाई, ये रेशियो में किस एग्जिस्ट कर रहे हैं वो भी तो देखो। इतना तो आपने मैथ्स पढ़ा ही होगा रेशियो प्रपोर्शन में। एल्यूमिनियम और क्लोरीन, एल्यूमिनियम 13th ग्रुप से 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वैलेंसी 3, क्लोरीन की वैलेंसी 1 वहाँ 3 यहाँ, तो AlCl3 बन गया फॉर्मूला। इस तरह से बनता है फॉर्मूला, ठीक है, वैलेंसी लिख के। नेम अ सब्लिमेबल सब्सटेंस दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैस विदाउट पासिंग थ्रू एनी इंटरमीडिएट लिक्विड फेस। लव यू दृष्टि, बेटा कूल एंड फन। यहाँ मास्टर लगा हुआ है वैलेंसी पढ़ाने में, और यहाँ अलग ही संयोजकता बनाई जा रही है, हैं? न खुद पढ़ रहे हो न दूसरों को पढ़ने दे रहे हो, हैं? क्यों न कोई पढ़ना चाह रहा? इसी वजह से, कुछ तुम ही लोगों की वजह से लड़कियां कमेंट नहीं करती हैं, ठीक है। जब कभी ऐसे स्टूडेंट से बात होती है तो बताते हैं कि सर ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं कि हम कमेंट ही नहीं कर पाते हैं। तो भाई थोड़ा अपनी जो हार्मोन्स उनको संभाल के रखो, है ना। पहले पढ़ लो। नेम अ सब्लिमेबल सब्सटेंस दैट कैन बी कन्वर्टेड टू गैस विदाउट पासिंग थ्रू एनी इंटरमीडिएट लिक्विड फेस, यानी डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्जन हो जाता है।
नैप्थलीन ले लीजिए, कैम्फर यानी कपूर ले लीजिए, आप अमोनियम क्लोराइड ले लीजिए, NH4Cl ले लीजिए। अब क्यों NH4Cl लिखा? क्योंकि NH4 हाँ, तो और किस लिए बोल रहे हैं? सुधरोगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे सॉलिड से डायरेक्टली गैस से पूछा था, तो नैप्थलीन हो गया, कैम्फर हो गया और अमोनियम क्लोराइड हो गया, NH4Cl, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और कुछ यहाँ पे, चलो यहाँ पे वो हम पढ़ लेते हैं, या तो मैंने एक आगे क्वेश्चन रखा है न्यू वो फ्यूजन वाला, वहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर टेरिडोफाइट, निम्नलिखित में से कौन सा टेरिडोफाइट है? अब इससे भी खूब क्वेश्चन पूछे गए, पूरा अभी मैं आपको क्लियर करवाता हूँ। देखो अब यहाँ पे जो हमारा पूरा प्लांट किंगडम है, जल्दी से, जो पूरा प्लांट किंगडम है, कौन से क्वेश्चन में आ गए हम लोग? 24, ओके। जो हमारा पूरा प्लांट किंगडम है ना, उसको हम पहले दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहले थैलोफाइट आते हैं, यानी पहले वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनका वेल डिफरेंशिएटेड रूट्स एंड शूट्स नहीं होता, यानी हमें पता नहीं चलता है कि कहाँ पे रूट है कहाँ पे शूट है, यानी सारी चीज़ें थाली में, जैसे थाली में सारी चीज़ें फैल जाती हैं वैसे ही, तो ये थैलोफाइटा हो गया, थाली में सारी चीज़ें फैली हुई हैं। थैलोफाइटा की अगर हम बात करें तो दे आर प्राइमरली एल्गे, जैसे कि स्पाइरोगैरा एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, क्लैमिडोमोनास एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, ठीक है। जो हमारे ग्रीन एल्गे होते हैं थैलोफाइटा, एल्गे प्राइमरली एल्गे होते हैं ये। अब जिनके पास वेल डिफरेंशिएटेड रूट्स एंड शूट्स होती हैं तो उनको भी हम फर्दर दो कैटेगरी में बांटते हैं। पहले हम पूछते हैं कि आपके पास क्या कंडक्टिंग टिश्यूज़ हैं, वस्कुलर बंडल्स हैं, जाइलम एंड फ्लोएम वगैरह हैं, तो अगर नहीं है तो उनको हम बोलते हैं ब्रायोफाइटा। एग्जाम्पल से क्वेश्चन आए हैं अभी, ठीक है, भर भर के। तो ब्रायोफाइटा BMW से आती है, थे BM से मोजेस, मोजेस कोई फ्यूनेरिया के नाम से जानते हैं, मर्चेंटिया, रिंकिया के पापा, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली वाले, राजा वाले, ठीक है। तो ब्रायोफाइटा को ही हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं, पादप जगत का उभयचर बोलते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं वो जिनमें वेल डिफरेंशिएटेड रूट्स एंड शूट, जिनमें कंडक्टिंग टिश्यूज़ होते हैं, तो फिर हम पूछते हैं कि क्या आप में हिडन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या फिर एक्सपोज्ड हैं, यानी आप में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं भी कि नहीं है। नहीं है तो आपको बोलेंगे टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा को ही हम क्रिप्टोगैम्स के नाम से जानते हैं, जिनमें हिडो रिप्रोडक्टिव, वैसे बायोफाइटा भी क्रिप्टोगैम होंगे और थैलोफाइटा भी क्रिप्टोगैम की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। बट प्राइमरली क्रिप्टोगैम अगर पूछ ले तो आंसर टेरिडोफाइटा, अगर तीनों ऑप्शन में है तो क्रिप्टोगैम टेरिडोफाइटा, अगर सारे हैं तो ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो टेरिडोफाइटा के अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आ जाते हैं फर्न्स, ठीक है, फर्न हो गया, हॉर्स टेल हो गया, ये आपके एग्जाम्पल आते हैं किसमें? टेरिडोफाइटा में। अच्छा, मोजेस, मर्चेंटी और रिंकिया के पापा के अलावा इसमें आपके लिवर वर्ट, ठीक है, लिवर वर्ट आते हैं, हॉर्न वर्ट आते हैं, हॉर्न वर्ट, हॉर्स टेल यहाँ पे ये हॉर्न वर्ट है, ध्यान रखिएगा। तो मोजेस, मर्चेंटिया, रिंकिया के पापा, लिवर वर्ट और हॉर्न वर्ट, ठीक है। और यहाँ पे आ जाते हैं हमारे जिनमें की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, सीड्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, वो होते हैं हमारे एंजियोस्पर्म, ठीक है। जो सीड प्रोड्यूस करते हैं उनको, जो सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं, टेरिडोफाइटा, फर्न्स एंड हॉर्सटेल इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, और जो करते हैं उनको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म, ठीक है। एक सेकेंड, जो करते हैं ना, अब इनको भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर लो, ठीक है। जो करते हैं इनको बोलते हैं फैनरोगैम, और फैनरोगैम को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक जिम्नोस्पर्म और एक एंजियोस्पर्म। जिम्नो वो होते हैं दोनों सीड प्रोड्यूस करते हैं, तभी फैनरोगैम बोल रहे हैं। जिम्नो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जिम जा रहे हैं ना, तो खुला रहते हैं, जो लोग जिम जाते हैं खुला रहते हैं, बॉडी दिखाने का शौक होता है, तो जिम जाते हैं, तो भाई क्या है, ये लोग जिम जाके, पहली बात तो ये खुला है, तो यानी नेकेड सीड होती है इनमें, यानी बाहर से ही सीड दिखती है। जैसे कि कुछ आपने प्लांट्स देखे होंगे, देवदार के प्लांट देखे होंगे अगर आप कभी हिमाचल उत्तराखंड गए होंगे तो, ठीक है। तो जिम में देवदास जाता है और बहुत पीता है वहाँ पे जाके पाइन, और काय काय करता है, चिल्लाता है, तो कायकास, ये एग्जाम्पल अभी SSC JEE में पूछा गया कायकास। ऐसा नहीं कि मैं पूछा गया इसलिए बता रहा हूँ, पहले भी मैंने जब भी पढ़ाया तो बताया, देवदार हो गया, पाइन्स हो गया, कायकास हो गया। और एंजियोस्पर्म में जो भी आपके फ्लावरिंग प्लांट होते हैं भाई, जिसमें भी फ्लावर आएगा तो फ्लावर उस सीड को ढक लेगा, तो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जो भी आपके एंजियोस्पर्म। क्लियर? अब इसके बियॉन्ड आपका नहीं बनेगा क्वेश्चन, जितना ही बनेंगे आपका आराम से हो जाएगा। टेरिडोफाइट कौन सा है? अब लाइचेंस, मोजेस, फर्न्स, हॉर्नवर्ट, क्या होगा आंसर? फर्न। हॉर्नवर्ट मैंने बताया लिवर खराब हो गया, हॉर्न मार रहे, रिंकिया के पापा यानी कि ब्रायोफाइटा एम्फीबियन।
मोजेस की अगर बात करें तो ये आपके ब्रायोफाइटा में आएंगे। लाइचेंस की बात करें थैलोफाइटा में। लाइचेंस जो होते हैं ये मिल के बनते हैं किससे, एल्गे और फंगाई, इनकी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से मिल के बनते हैं ये लाइकेंस। और लाइकेंस हमारे नेचुरल इंडिकेटर होते हैं, इसी से ही लिटमस पेपर बनता है। ठीक है, ये जो होते हैं ये लिटमस पेपर जब ओरिजिनली बनता है तो ये किस कलर का होता है, ये पर्पल कलर का होता है। ठीक है, तो लिटमस पेपर, अब लिटमस पेपर क्या करता है, इसको हम एज अ यूज़ करते हैं एसिड एंड बेस इंडिकेटर के तौर पे। जो हमारा अगर ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो गया तो ज़रा बताइए, अगर लिटमस पेपर ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो गया तो क्या है, और अगर रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो गया तो क्या है। तो रेड का मतलब खतरा, खतरा मतलब एसिड। ठीक है, तो ये एसिड और दूसरा वाला बेस है। आगे बढ़ते हैं। नॉट अ मैमल, एलिफेंट, डॉल्फिन, बैट या फिर लिजर्ड, सबको पता है ये जो ये है छिपकली है, लिजर्ड है, ये रेप्टाइल होती है, मैमल नहीं होती है। और ज़रा बताइए जितने भी मैमल हैं किस फाइलम में आएंगे, प्लांट एनिमल किंगडम के किस फाइलम में आएंगे, रेप्टाइल है। रेप्टाइल में कितने चैम्बर का हार्ट होता है, बैट, डॉल्फिन, एलिफेंट, ये सब मैमल है। मैमल मतलब ये होता है कि ये अंडे दे के बच्चे पैदा नहीं करते हैं, जैसे लिजर्ड अंडे दे के अपने बच्चों को पैदा करते हैं। और जो अंडे दे के नहीं बल्कि अंदर ही अंदर उनका एम्ब्रियो बच्चा डेवलप होता है, उनको बोलते हैं विवीपैरस, विवीपैरस बोलते हैं। और जो अंडे देते हैं उनको ओवीपैरस बोलते हैं। अंडा ओ शेप का होता है ना, तो ओवीपैरस, और इन सबको बोलेंगे विवीपैरस। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो मैमल की अगर बात करेंगे तो मैमल में कितने चैम्बर का हार्ट होता है ये बता दीजिए। तो रेप्टाइल में होता है 3, और किसके पास एक एक्स्ट्रा होता है क्योंकि उसको अपने आंसू दिखाने होते हैं। भाई मगरमच्छ के आंसू यानी कॉकरोच के पास 4 होते हैं, मैमल के पास 4 होते हैं, पक्षियों एव्स के पास 4 होते हैं, फिशेस के पास 2 होते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ठीक, और मैमल किस फाइलम से बिलोंग करते हैं, ये कोर डेटा से बिलोंग करते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें नोटोकॉर्ड करके एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो स्पाइनल कॉर्ड कहलाता है ह्यूमंस में। अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 160 ग्राम, उसको ड्रॉप किया गया फ्रॉम अ हाइट ऑफ 50 मीटर। व्हाट वुड बी द काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, यूज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताइए क्या वैल्यू होगी। पानी पी लो सर। नहीं, पानी नहीं पियेंगे आप, तुम्हें पानी पिला देंगे आज हम। ठीक है, ये बताओ जल्दी से कि यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे पता है क्या लगाना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगेगा। जब हमने बॉल को हाइट पे रखा तो उसमें पूरी पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा कंटेंट थी। यहाँ पे जैसे इसको हमने होल्ड करके रखा, छत पे खड़े हैं और छत पे गेंद ऐसे पकड़े हुए हैं, स्टैटिक है अभी वो। ठीक है, एकदम रुकी हुई, और उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है जो कि है mgh। और जैसे ही इस बॉल को ड्रॉप करेंगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। बिकॉज हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ठीक, तो यहाँ से जैसे कि हमने डैम्स में पढ़ते हैं, ठीक है, बांध में क्या होता है, डैम्स में पानी स्टोर्ड होता है और ये पानी गिरता है टरबाइंस में। इन टरबाइंस में गिरता है तो ये चलते हैं और वो पोटेंशियल एनर्जी है। ये जैसे गिरा पानी काइनेटिक एनर्जी में बदला, और वो जब टरबाइंस चले तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी जैसे गिरेगा धीरे धीरे वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। मिड पॉइंट पे मान लेते हैं ये फर्श है, तो ये मिड पॉइंट है, यहाँ पे इक्वल काइनेटिक एनर्जी या फिर हम बोल सकते हैं आधी पोटेंशियल एनर्जी पूरी आधी काइनेटिक एनर्जी में बदल चुकी होगी। और यहाँ पे जैसे व्हेन इट इज़ अबाउट टू हिट पूरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल चुकी होगी। यानी कि जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड उसकी काइनेटिक एनर्जी वुड बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी जो टॉप पे थी। तो mgh, m कितना है 0.16 kg में रखेंगे किलोग्राम में। g ग्रेविटी 10 लेने को बोला है, वैसे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है। यहाँ तक कि एसएससी जेई के एग्जाम में देख रहे हैं जहाँ पे इंजीनियर्स से पूछ रहे हैं कि ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होगी g की, मतलब मजाक हो गया इंजीनियर्स का। तो फिर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जब उनसे पूछ सकते हैं तो फिर आपसे तो पूछ ही सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे h, वैसे आप में भी काफ़ी लोग इंजीनियर होंगे, ठीक है, तो 50। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, क्या होगा बताओ। तो यहाँ पे 80 जूल हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे 16 पंचे 80 हो जाएगा, 2 जीरो और लगा देंगे यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट, तो 80 जूल्स आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए मोटर किसको किस में कन्वर्ट करती है, मोटर। ठीक है, जनरेटर किसको किस में कन्वर्ट करती है एनर्जी, डायनमो किसको किस में कन्वर्ट करती है, माइक्रोफोन किसको किस में कन्वर्ट करती है। लिख नहीं रहा हूँ, इसे बता रहा हूँ। मोटर इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में, जनरेटर मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में, सेम वही काम करता है डायनमो भी।
माइक्रोफोन करता है किस में, किसको, माइक्रोफोन साउंड को करता है इलेक्ट्रिकल में, और इसका उल्टा कौन करता है, लाउड स्पीकर, इलेक्ट्रिकल को साउंड में। वाई इज इट ऑलवेज एम्फेसाइज नॉट टू टच एन इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड विद वेट हैंड्स, गीले हाथों से कभी इलेक्ट्रिक स्विच को क्यों नहीं छूना चाहिए। वाटर कैन इरोड द स्विच बोर्ड, यानी कि और पानी से स्विच बोर्ड खराब हो जाएगा, नहीं। कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर एंड आवर बॉडी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यस, बिकॉज यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, पूरा एक सर्किट बन जाएगा, सर्किट बन जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं जिसकी वजह से वो गुड कंडक्टर है हमारा बॉडी, ठीक है। तो वो पूरा एक सर्किट बन जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी, हमारी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जाएंगे, और जितने ज़्यादा फ्लो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे उतना ही ज़्यादा परम आनंद की हमें अनुभूति हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला है अ मिली एम्पियर इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विच इज़ इक्वल टू हाउ मेनी एम्पियर, एक मिली एम्पियर कितने एम्पियर के बराबर होता है। अब किलो और मिली एकदम अलग होते हैं, एक किलो एम्पियर में 1000 एम्पियर होंगे, एक मिली एम्पियर में 1000 से भाग कर दो 10⁻³ दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी 0.001 एम्पियर। विटामिन B12 इज ऑल्सो नोन एज, विटामिन B12 का अन्य नाम क्या है, पैंटोथेनिक एसिड, साइनोकोबालामिन, बायोटीन या फिर पिरिडॉक्सिन। अब आते हैं यहाँ पे विटामिन की पूरी हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ठीक है। विटामिन की अगर बात करें तो इसकी डिस्कवरी करी थी कैसिमिर फंक ने, किस ईयर में करी थी, तब तक आप ये बताइए, तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ पे। कैसिमिर फंक ने विटामिन्स को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक जो पानी में घुल जाते हैं और एक जो वसा यानी फैट में घुल जाते हैं। पानी में जो घुल जाते हैं वो बड़ा बीसी पना करते हैं, यानी कि बी, विटामिन बी और विटामिन सी का जो है पना बना लेते हैं, आजकल पना गर्मी चल रही है ना इसलिए। और फैट की अगर बात करें तो ये कीड़ा, ठीक है, कीड़ा मतलब है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ठीक। अब हम एक एक करके देखेंगे कि किस विटामिन का केमिकल नेम क्या है और उसकी डिफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है। ए की सबसे पहले बात कर लेते हैं। अब ए की अगर बात करें तो इसको हम बोलते हैं रेटिनॉल, रात में दिखता नहीं ना तो रातिनॉल। तो इसमें क्या होता है, इसमें नाइट ब्लाइंडनेस, ज़ेरोप्थेल्मिया हो जाती है। और इसके अगर हम प्रमुख सोर्सेज की बात करें, इसमें एक प्रमुख स्रोत क्या है इसके, तो प्रमुख स्रोत हैं जैसे आपका पपाया हो गया, कैरेट हो गया, मैंगो हो गया, ये इसके प्राइमरी सोर्स हैं। विटामिन ए जो है अगर अच्छा होगा तो रात में ठीक ठाक दिख जाएगा, नहीं तो अंधेरे में फिर अगर मान लो एकदम से रात में कभी कभी होता है ना कि जाना पड़ जाता है टॉयलेट वगैरह, तो फिर दिखेगा नहीं, इधर उधर भिड़ते हुए जाओगे और बीच में ही फिर खैर। विटामिन बी की बात करें और अगर स्किन भी अच्छी करनी है तो विटामिन सी के साथ साथ विटामिन ए भी। अब यहाँ तुमको मैं कोई ब्यूटी के नुस्खे नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। विटामिन बी के टोटल 8 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, 12 नहीं होते हैं, 8 होते हैं। जैसे कि सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने कितने रिकमेंडेशन दिए थे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के, 8 दिए थे, 11 या फिर 10 नहीं दिए थे। वैसे ही विटामिन बी कॉम्प्लेक्स 12 नहीं होते हैं, 8 होते हैं। कौन कौन से, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7 जिसको B9 भी बोल देते हैं, एंड B12 आपका, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और B9 तो मिस ही हो गया, B9 और B12। B1 को बोलते हैं थायामीन और इसी की कमी से होता है बेरी। CGL मेंस 2023 में सवाल पूछ लिया कि कौन सा विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, तो B1 पहले नंबर का ही सबसे पहले डिस्कवर होगा। और जो भी है जैसे विटामिन ए की सबसे पहले डिस्कवरी हुई, देन बी की, देन सी की, सो ऑन, इसीलिए उनका अल्फ़ाबेट पे नाम पड़ा है। B2 थायमिन के बाद राइबोफ्लेविन, ठीक है, राइबोफ्लेविन। देन आ जाएगा B3 से आपका नाइसिन और इसकी डेफिशिएंसी से डिजीज़ होती है 3D डिजीज़। 3D डिजीज़ क्या होती है, जो पेलाग्रा होता है ना उसको 3D डिजीज़ बोलते हैं, बिकॉज इसमें डिमेंशिया, डर्मेटिटिस और डायरिया हो जाता है इसलिए। B5 5 है ना, तो 5 मतलब पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड। और अब मुझे याद आ रहा है कि ज़रा ये बता दो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का। B6 की अगर बात करेंगे तो पिरिडॉक्सिन। B7 की अगर बात करेंगे तो B7 का क्या हो जाएगा आपका, B7 का हो जाएगा आपका नाइसिन, ठीक है, नाइसिन। और B11 भी यही होता है। और B9 का हो जाएगा आपका फोलिक एसिड और B12 का हो जाएगा आपका साइनोकोबालामीन। और जो साइनोकोबालामीन है आपका B12 जिसको हम बोलते हैं, इसी की डेफिशिएंसी से होता है आपका परनीशियस अनीमिया नाम का जो डिजीज़ होता है, ठीक है। एक सेकेंड, परनीशियस अनीमिया जो होता है आपका, परनीशियस
अनीमिया, वो डिजीज़ आपकी इसी की वजह से होती है। क्लियर? आगे बढ़ें अभी। एक सेकेंड, नाइसिन यहाँ पे मैंने फिर से लिख दिया ना, एक सेकेंड, सॉरी, B7 है, ये बायोटिन होगा यार, नाइसिन लिख दिया, ठीक है, बायोटिन होगा ये, ठीक। आगे बढ़ें अभी। B12 क्या हो जाएगा? साइनोकोबालामिन। B5 हो जाएगा, बायोटिन आपका B3 हो जाएगा, सॉरी B3 को अगेन बोल रहा हूँ, B7 हो जाएगा। पिरिडॉक्सिन की अगर बात करें तो कौन सा हो जाएगा? B6 हो जाएगा आपका, ठीक है। अभी ये तो हो गए A और B ही हुए हैं हमारे, बाकी भी देख लेते हैं। C की अगर बात करें तो इसको क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। और अगर इसकी कमी हो गई, और विटामिन से खूब क्वेश्चंस आए हैं और आएंगे भी, ध्यान रखना इस बात का। एस्कॉर्बिक एसिड का विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी से स्कर्वी या फिर ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर आपको स्किन अच्छी करनी है तो विटामिन सी, जब हम कुकिंग करते हैं तो कुकिंग में कौन सा विटामिन सबसे पहले जाता है? विटामिन सी ख़त्म हो जाता है। और जो हमारे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, दैट इज़ जो खट्टे फल होते हैं, उनमें हमें देखने को मिलता है विटामिन सी। विटामिन डी की अगर बात करें तो ये अपने आप सिंथेसाइज नहीं होता है बॉडी में, ये जब सनलाइट पड़ती है हमारी बॉडी में तो उसकी वजह से सिंथेसाइज होता है। और इसको हम किस नाम से जानते हैं? कैल्सीफेरॉल। यहाँ पे मैंने ज़ेरोप्थैल्मिया नहीं लिखा ना, ज़ेरोप्थैल्मिया भी लिखना है यहाँ पे, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस या फिर ज़ेरोप्थैल्मिया। और यहाँ पे क्या है? इसका नाम कैल्सीफेरॉल है। और जब इसकी डेफिशिएंसी होगी तो आपकी जो बोन हेल्थ है, बोन्स यानी हड्डियाँ आपकी कमज़ोर हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी आपकी बोन्स। तो वीक बोन्स का प्रॉब्लम देखने को मिलता है, जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस या फिर ऑस्टियोमलेशिया के नाम से जानते हैं, वीक बोन्स की प्रॉब्लम। ये आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? ये सनलाइट हो गया, उसमें देखने को मिलता है, या फिर फिश ऑयल हो गया, उसमें आपको देखने को मिलता है विटामिन डी। विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरॉल, ठीक है। और क्या डिजीज़ होती है? बोन्स वीक हो जाती हैं और रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती है, ठीक है, रिकेट्स। टोकोफेरॉल बोलते हैं इसको, एंटी स्टेरिलिटी हो जाती है, बांझपना वाली जो प्रॉब्लम है वो हो जाती है यहाँ पे। और जो स्प्राउट होते हैं वो विटामिन ई का प्रमुख स्रोत होते हैं। विटामिन के की अगर बात करें तो के जो नाम है यहाँ से, वो तो ABCDE के बाद F क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो विटामिन के है ये कोलेजन, ठीक है, मतलब कि कोगुलेशन, नॉट कोलेजन, कोगुलेशन में हेल्प करता है। कोगुलेशन का मतलब होता है खून का थक्का जमने में। इसका नाम तो होता है फिलोक्यूनॉन, लेकिन खून का थक्का जमने में हेल्प करता है, नहीं कि ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है। इसीलिए जो आई थिंक आपकी जो ग्रीक लैंग्वेज होती है उसमें इसको कोगुलेशन को CO नहीं लिखते हैं, KO करके लिखते हैं, इसलिए इसका नाम के पड़ा, ठीक है। तो ब्लड क्लॉटिंग में ये जो है हेल्प करता है विटामिन के। क्लियर इतनी चीज़? तो ऑप्शन नंबर बी विटामिन। आई होप सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं। एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n, और एल्काइन का होता है CnH2n-2, ठीक है। तो ये सारे जो भी मैंने आपको चीज़ बताई अच्छे से याद कर लीजिएगा, बिकॉज क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं इससे। अगला हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर होमोजेनियस मिक्सचर? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सजातीय मिश्रण है? ठीक है, तो सजातीय, होमोजेनियस, तो हमारे दो तरह के मिक्सचर्स होते हैं, फिर हम बोल सकते हैं तीन तरह के मिक्सचर होते हैं, ठीक है। एक तो होते हैं होमोजेनस, एक होते हैं हीट्रोजेनस, और बीच में आते हैं कोलॉइड्स। जो होमोजेनस होते हैं वो उनमें पार्टिकल साइज़ बहुत छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से भी पार्टिकल साइज़ छोटा होता है। हीट्रोजेनस में पार्टिकल साइज़ बहुत बड़ा होता है, 10 नैनोमीटर से भी ज़्यादा होता है। और कोलाइड्स जो होते हैं इनमें 1 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर के बीच में होता है। क्योंकि होमोजेनस में पार्टिकल साइज़ इतना छोटा है तो आप इनको नेकेड आइज से यानी नंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं, कपड़ा लगा के देखना पड़ेगा, नहीं, इसमें को ग्लासेस माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। और हीट्रोजेनस की अगर बात करेंगे तो पार्टिकल साइज़ थोड़ा बड़ा होता है। इसको हम प्यार से सोल्यूशन बुलाते हैं होमोजेनस को, और हीट्रोजेनस को प्यार से सस्पेंशन बुलाते हैं, ठीक है। होमोजेनस कभी टिंडल इफेक्ट नहीं दिखा सकते हैं। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? टिंडल इफेक्ट वो होता है जब हम इस मिक्सचर से लाइट को पास करवाते हैं तो लाइट का पाथ विजिबल नहीं होता है, क्योंकि पार्टिकल उस लाइट को स्कैटर यानी प्रकीर्णन नहीं कर पा रहा है। हीट्रो और कोलाइड में इतना बड़ा होता है कि टिंडल इफेक्ट ये शो कर देते हैं, यहाँ नहीं शो होगा, यहाँ पे दोनों में शो होता है टिंडल इफेक्ट। एग्जाम्पल पूछ रहा है आपसे, तो होमोजेनस को तो प्यार से सोल्यूशन बुलाते हैं, हीट्रोजेनस को सस्पेंशन बुलाते हैं, तो इसलिए ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। पहली बात तो ये दो हट गए। अब टूथपेस्ट में नमक है कि नहीं है वो हमें नहीं जानना, ये होमोजेनस है कि हीट्रोजेनस ये जानना है। तो टूथपेस्ट होमो भी हो सकता है, हीट्रो भी हो सकता है। क्यों? अब टूथपेस्ट कुछ तुमने देखे होंगे उसमें
कुछ डाल देते हैं, कलर डाल देते हैं, फिर कुछ बीच बीच में नहीं, तुमने अलग अलग तरह के टूथपेस्ट आते हैं, सिंपल सा होता है तो सिंपल तो होमोजेनस होता है देखो, लेकिन कुछ में कुछ पार्टिकल डाल देते तो वो हीट्रोजेनस बन जाएगा। यहाँ तक कि जो कोलॉइड होता है उसको भी हम हीट्रोजेनस के अंदर ही डील करते हैं, क्योंकि ये टिंडल इफेक्ट दिखाता है। इसकी वजह से ये भी नहीं होगा, आंसर होगा ये। ब्रास, ब्रास तो सर ये एलॉय, ब्रास तो सर एलॉय होता है, मिश्रित धातु होती है, बिल्कुल। किसकी होती है? कॉपर यानी तांबे और जस्ते यानी जिंक की। ब्रॉन्ज किसका होता है जरा बताओ? बिल्कुल। तो ध्यान रखना जो एलॉय होते हैं मिश्र धातु वो हमारे होमोजेनस मिक्सचर होते हैं। ब्रॉन्ज किसका होता है? कॉपर और टिन का होता है। सोल्डर किसका एलॉय होता है? ये होता है लेड और टिन का। अच्छा कमेंट में बताइए मेटल की वो प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं जहाँ पे उनको हम पीट पीट के थिन शीट्स में ड्रॉ कर सकते हैं, उनको खींच खींच के लॉन्ग वायर्स में ड्रॉ कर देते हैं, उनको बजा बजा के टन टन की आवाज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, ध्यान रखना। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मैलिएबिलिटी, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी, जहाँ पे उसके हम तार बना सकते हैं लंबे लंबे, ठीक है। और टन टन ये होता है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सोनोरस। क्लियर? ये क्या है सर? ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलॉइड है। पता है जो मिक्सचर होता है उसमें एक चीज़ होती है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। तो जो जैसे मान लो पानी है, आजकल तो नींबू पानी खूब बना रहे होगे, जरा बताओ तो नींबू पानी होमो है कि हीट्रो की कोलॉइड है? तो पानी में तुम चीनी डालो, पानी में तुमने चीनी डाली, तुम बन गया मिक्सचर। तो पानी सॉल्वेंट होगा क्योंकि ज़्यादा मात्रा में है, और जो चीनी है वो सल्यूट होगी। तो ध्यान रखना एक मिक्सचर में जो कम मात्रा में होता है उसको सल्यूट, और जो ज़्यादा मात्रा में होता है उसको हम सॉल्वेंट के नाम से जानते हैं। और जो तुमने नींबू पानी बनाया, अगर ढंग से बनाया तो होमोजेनस, जिसको लेमनेड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अब जो है नींबू, चीनी और वो नमक, पानी सब डाल दिया, तो तुम अब ये उसको अगर ढंग से चलाया है तुमने चम्मच से ढंग से, जैसे कि तुम्हारा कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक होता है, तो क्या तुम पता लगा पाते हो इसमें क्या क्या है? नहीं है। ऐसे ही अगर जैसे कि नींबू पानी लेमनेड बनाया तो ये नहीं बता पाओगे ये देखो ये शुगर का पार्टिकल है और ये लेमन का पार्टिकल है, इस तरह से नहीं बता सकते हैं। तो उसी तरह जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं हीट्रोजेनस वगैरह मिक्सचर में, वैसे ही कोलॉइड में सॉल्यूट की जगह होता है डिस्पर्स्ड फेस और सॉल्वेंट की जगह होता है डिस्पर्जन मीडियम। तो ये पता होना चाहिए कि जब सॉलिड लिक्विड मिलाते हैं तो सोल बनता है, लिक्विड लिक्विड इमल्शन, गैस लिक्विड फोम, और इसके एग्जाम्पल पता होने चाहिए। कई बार आपसे पूछ लेता है, जैसे क्लाउड होता है तो क्लाउड एरोसोल है। इमल्शन की अगर बात करें, जो दूध होता है, दूध हमारा एक कोलॉइडल सोल्यूशन है, कोलॉइडल सोल्यूशन होता है। मिल्क हो गया, स्टार्च हो गया, ये कोलॉइडल सोल्यूशन होते हैं हमारे, ठीक है। फोम में अगर बात करें तो क्रीम वगैरह। सॉलिड सोल ये पता होनी चाहिए, सॉलिड इमल्शन, बटर और चीज़ सॉलिड इमल्शन में आते हैं। तो ये चार्ट थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। अभी तुरंत मैं आपको याद नहीं करवा सकता हूँ इसको, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हाँ अगर आप इसके एग्जाम्पल्स भी याद कर लेंगे तो अगर क्वेश्चन आया तो आप बना ले जाएंगे, ठीक है। आप कुछ चीज़ों को यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इमल्शन कब आ रहा है। इमल्शन तब आ रहा है जब डिस्पर्स्ड फेज आपका लिक्विड है। सोल कब आ रहा है? सोल अगर आप ध्यान से देखें, सोल कब आ रहा है? सोल यहाँ पे है, सोल यहाँ पे है, जब आपका डिस्पर्स फेज सॉलिड है। फोम कब आ रहा है? जब डिस्पर्स फेज गैस है, तब आपको फोम देखने को मिल रहा है अगर आप देखिए तो, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं कि जब डिस्पर्स फेज सॉलिड है तो सोल, लिक्विड है तो इमल्शन, और अगर गैस है तो फोम बोल रहे हैं उसको। और उनके एग्जाम्पल भी देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर द स्टार्च डिटेक्शन। तो स्टार्च अभी मैंने आपको बताया ये एक कोलॉइडल सोल्यूशन होता है और इसके डिटेक्शन के लिए हम करते हैं आयोडीन टेस्ट, ठीक है। जब आयोडीन डालते हैं इसमें तो ये ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? ब्लू ब्लैक में, और हमें पता चल जाता है कि इसमें स्टार्च है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। और अच्छा एक क्वेश्चन का आंसर बताइए आप जरा, ठीक है। एक कंपाउंड है, उसको हम हीट कर रहे हैं, कंपाउंड है उसको हम हीट कर रहे हैं, तो एक गैस के ब्राउन फ्यूम्स निकल रहे हैं। वो कंपाउंड और उस गैस का नाम बता दीजिए। देखो चलो यार मैं कंपाउंड बताता हूँ, नहीं तो कुछ लोग इस क्वेश्चन को चैलेंज कर देंगे कि भाई कंपाउंड तो काफ़ी है जिससे ब्राउन गैस निकलती है। तो मैं आपसे बोलता हूँ यहाँ पे ये सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है। ये सिल्वर नाइट्रेट है, इसको मैं हीट कर रहा हूँ तो किस गैस के ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं? ऑप्शन हैं आपके ऑक्सीजन, CO2, NO2 या फिर आपकी N2O, बताइए। और हाँ N2O5 का नाम क्या होगा जरा बताइए, ये अभी SSC JEE में पूछा गया।
What is the frequency of an object if we know that it oscillates 100 times in 5 seconds? फ्रीक्वेंसी होती क्या है? फ्रीक्वेंसी की पहले यूनिट तो अच्छा लिखी हुई यहाँ पे हर्ट्ज, या फिर इसी को सेकंड इनवर्स बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी होता है कि कोई बॉडी एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ टाइम्स वाइब्रेशंस कर रही है। 100 बार कर रही है 5 सेकंड में, तो 100/5 यानी कि 20 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, N2O गलत है, N2O गलत है, NO2 यहाँ पे सही आंसर होगा। ब्राउन फ्यूम्स निकलेंगे, देखो ऑक्सीजन गैस भी निकलती है लेकिन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, ठीक है। और इसका जो नाम होगा डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। और ये NO2 गैस के ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं इसमें। और ये जो रिएक्शन है इसको डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। इसी तरह हमारे सिल्वर ब्रोमाइड का भी डिकम्पोजिशन होता है जिसको हम यूज़ करते हैं ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। क्या आपको पता है? क्या आपको पता है? यही सिल्वर नाइट्रेट है जिसमें अभी जो चुनाव हुए थे इंक लगाई जाती है सो दैट आप जल्दी से उसको छुटा के भाग के ये ना आए कि देखो हमें फिर से वोट देना है। उसमें आपकी यही इंक लगाई जाती है, सिल्वर नाइट्रेट की बनी होती है। और ये इसमें इतना ज़्यादा वॉलेटाइल होता है कि जल्दी जैसे ही इंक लगाई, चाहे तुम कुछ भी कर लो, छूटेगी ही नहीं, समझे। और पता है तुम्हें कितना खर्चा लगा? इस बार की इंक ही लगभग इफ आई एम नॉट रॉन्ग 13 करोड़ या 33 करोड़, कुछ 3 सा था है जितना मैंने डेटा देखा था। 13 या 33 करोड़ की इंक ही इंक आई, आई थिंक 13 करोड़ थी, 13 करोड़ की इंक ही इंक जो है आई है इस बार। 33। और ये जो इंक है यही नहीं, चलो छोड़ दो। आउट ऑफ द फॉलोइंग, अब तुम्हें क्या पता है जो हम EVM यूज़ करते हैं, EVM जो हम यूज़ करते हैं, जो पाकिस्तान EVM यूज़ करता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वो हम ही देते हैं उसको। पाकिस्तान हो गया, नामीबिया हो गया, केन्या हो गया, ठीक है, तो उनको अपनी EVM पे भरोसा नहीं है, पाकिस्तान वालों को हमसे EVM मंगवाते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द प्रोसेस दैट डज नॉट इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन। इनमें केमिकल रिएक्शन किस में नहीं है? तो 2 तरह के हमारे प्रोसेसेस होते हैं, एक तो होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जहाँ पे आपका स्टेट यानी कि उस मैटर की स्टेट चेंज हो रही है, स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है। और केमिकल में एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, जैसे कि क्लॉथ क्लीनिंग यूजिंग डिटर्जेंट। अब कपड़े की सफाई कर रहे हैं डिटर्जेंट का यूज़ करके, डिटर्जेंट होता क्या चीज़ है? क्या चीज़ होता है? जैसे हमें पता है सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये होता है साबुन। और सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड, ये होता है डिटर्जेंट। और इसमें हमने पढ़ा था कि मिसेल नाम का एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, जिसमें कि एक इसमें हमने देखा था हाइड्रोफोबिक एंड होता है वाटर के अगेंस्ट, और एक होता है आपका हाइड्रोफोबिक और एक होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब है हाइड्रो से लव, पानी से लव, तो वो वाटर से अटैच्ड होता है। तो इस तरह से पूरी केमिकल रिएक्शन होती है। आम पक रहा है, आम सॉलिड था अभी भी सॉलिड है, पक गया है, एक केमिकल रिएक्शन हो गया है। पकता किससे है? इथाइलिन हमने देखा गैस से। चेंज ऑफ कलर ऑफ टर्मरिक ड्यू टू सोप, कपड़ा है, स्टेन्स लगे हुए हैं, कढ़ी तुमने गिरा दी थी या फिर कुछ खाना उन्हें गिरा दिया था, पीला पड़ गया, तुम सोप मारोगे झन्न से इसमें, इसका कलर ज़रा बता दो कैसे कन्वर्ट होगा, कैसे कलर कन्वर्ट होगा? तो ये ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें केमिकल रिएक्शन हुई, ठीक है। और कूलिंग इफेक्ट ऑफ नेल पॉलिश रिमूवर, ये होता है एक फिजिकल प्रोसेस, क्योंकि जो नेल पॉलिश था, रिमूवर था, उसको डालते ही क्या हुआ? उसको डालते ही वो उड़ गया, वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गया। और क्योंकि वो कैसे लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुआ? क्योंकि उसने तुम्हारे मान लो हाथ में तुमने डाला था, तो हाथ की उसने एनर्जी ली और गैस में कन्वर्ट हो गया, तो हाथ तुम्हारा ठंडा पड़ गया वहाँ पे। 34 प्लांट्स दैट आर अडेप्टेड टू लिव अंडर प्लेंटी ऑफ सनलाइट आर कॉल्ड एज, पौधे जो प्रचुर मात्रा में सूर्य के प्रकाश में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ज़ेरोफाइटिक नहीं, ज़ेरोफाइटिक वो होते हैं जो डेजर्ट में रहने के लिए वो होते हैं कि एकदम कम पानी में रह लेंगे, हीलियोफाइट बोलते हैं इनको, हीलियोफाइट। नियोफाइट वो होते हैं नए आए हैं अभी इकोसिस्टम में, ऐसे नहीं कि यहाँ पे पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं, नए लाए गए हैं यहाँ पे, ये होते हैं नियोफाइट। और जरा बता दो हेलोफाइट क्या होता है, हाइड्रोफाइट क्या होता है?
तो हेलोफाइट वो होते हैं, हेलो इज़ अ रूट वर्ड फॉर सैलिनिटी या फिर एल्कलिनिटी, तो जो बहुत ही सॉल्टी कंडीशन में रह लेते हैं, जो बहुत ही दलदली पानी की कंडीशन में रह लेते हैं, वाटर क्लॉग्ड कंडीशन में, ऐसों को बोलते हैं हाइड्रोफाइट। और इन दोनों का ही एक कॉमन बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है मैनग्रूव्स, जिनकी रूट्स हमें कैसी देखने को मिलती हैं ये तुम बताओगे कमेंट में, पी से नाम चालू होता है। बोरॉन इज द ओनली मेटालॉइड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विच ग्रुप ऑफ द प्रेडिक्टेबल, बोरॉन आवर्त सारणी के किस समूह का एकमात्र उपधातु है? 10, 16, 5, 13। तो यहाँ पे मैनग्रूव्स की अगर बात करेंगे तो ये टेरिडोफाइट होते हैं, क्योंकि इनमें होती हैं लिविंग रूट, सांस लेती हुई रूट्स। ठीक है, तुम भी सांस ले लो, क्योंकि ब्रेन में ऑक्सीजन कम हो गई होगी, तुम्हें पता होना चाहिए कि ब्रेन को हमारी 20% जो है ऑक्सीजन ब्रेन को ही चाहिए होती है, तो इसलिए बाई मास 2% होता है ब्रेन। ठीक है, लेकिन बाई कि वो साइंस का क्वेश्चन है। अब ब्रेन की बात आई है तो भाई ब्रेन का ज़रा ये बता दो, ब्रेन का कौन सा पार्ट जो होता है ये बैलेंस एंड पोस्चर मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ब्रेन का जो मास होता है वो 2% होता है, और मास की ज़रा ऐसा यूनिट बता दो। तो बोरॉन जो है ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? तो ये 13th ग्रुप से बिलोंग करता है, और ये मेटलॉइड, मेटलॉइड वो होते हैं जो मेटल की तरह गुड कंडक्टर नहीं होते हैं और नॉन मेटल की तरह बैड कंडक्टर भी नहीं होता है। ये रहा आपका प्यारा बोरॉन। बोरॉन हो गया, सिलिकन हो गया, आर्सेनिक हो गया, टेल्यूरियम हो गया, पोलोनियम हो गया, एंटीमनी हो गया, ये सब आपके मेटलॉइड हैं। इसके लेफ्ट साइड वाले मेटल्स हैं, इसके राइट साइड वाले नॉन मेटल्स हैं। इन दोनों को हम कलेक्टिवली बोलते हैं एस ब्लॉक, इस पूरे को बोलते हैं पी ब्लॉक, और इसको बोलते हैं डी ब्लॉक। इस डी ब्लॉक को हम प्यार से ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं, और इसको हम प्यार से एफ ब्लॉक या फिर इनर ट्रांजिशन मेटल के नाम से भी जानते हैं। लालू की दुकान से और अकलर की दुकान से भिंडी लाने के लिए बोलना है किसको? ये बोलना है जो हमारे 6th और 7th नंबर के पीरियड है। 6th जो पीरियड है उसमें जो ला आएगा, लैंथेनियम करके एक एलिमेंट आएगा, उससे लेकर ल्यूटेटियम तक हमें सिमिलर प्रॉपर्टीज़ देखने को मिली, इसलिए इसको हमने हटा दिया। ऐसे 7th पीरियड पे आने पे 6th पीरियड पे ये लालू होंगे और 7th पीरियड पे ये अकलर होंगे। ठीक है, और कौन सा ग्रुप है? 3rd ग्रुप है ये। तो एक्टीनियम और उसके आगे तक लॉरेंशियम तक हमें देखने को मिली सिमिलर प्रॉपर्टीज़, तो इन्हीं को एफ ब्लॉक या फिर हम इनर ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। टोटल 30 एलिमेंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। कुछ और एलिमेंट बहुत ही फेमस हैं, जैसे सी बॉर्जियम, 106 नंबर वाला सी बॉर्जियम और 101 नंबर वाला मेंडलीवियम। ये मेंडलीव जी के नाम पे पड़ा है, अभी हम देखेंगे मेंडलीव कौन थे। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हें ट्रेंड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल भी पता होने चाहिए। ट्रेंड्स क्या होते हैं, बाकी उसका हिस्ट्री और ज्योग्राफी अभी हम आगे देख लेंगे, एक और क्वेश्चन होगा आई थिंक पीरियोडिक टेबल से। तो ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल क्या होते हैं? तो ट्रेंड्स में अगर हम बात करें तो आपसे मेटालिक कैरेक्टर का ट्रेंड पूछ सकता है। ठीक है, आपसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड पूछ सकता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का किसी का भी पूछ ले, बस एक चीज़ ध्यान रखना, जो ऊपर से नीचे जाने में यानी कि डाउन द ग्रुप बढ़ेगा वो लेफ्ट से राइट अक्रॉस द पीरियड घटेगा। मेटालिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे जाने में बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि मेटल वो अच्छा होता है जो इलेक्ट्रॉन जल्दी से देता है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने में न्यूक्लियर चार्ज घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि साइज़ बढ़ेगा, साइज़ बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि एक एक शेल ऐड होती रहेगी, एक एक्स्ट्रा शेल, और जब एक शेल ऐड होगी साइज़ बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का एक उसके सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑल्सो नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन उस पर होल्ड छूट जाएगा, जिसकी वजह से जल्दी से उछल के भाग जाएगा, जिसकी वजह से नीचे जाने पे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो अक्रॉस द पीरियड उल्टा कर दो, घटेगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द पीरियड, अब मैं डीप नहीं जा रहा हूँ, बस रट्टा मारो जिंदाबाद, डाउन द ग्रुप में ये घटेगा, डिक्रीज होगा, तो अक्रॉस द पीरियड बढ़ेगा यानी कि इंक्रीज होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो सवाल पूछे थे, कुछ पूछे तो थे यहाँ पे, हाँ, बैलेंस एंड पोस्चर मेंटेन करने के लिए सेरिबेलम रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि हिंड ब्रेन का पार्ट होता है। मैं बता रहा हूँ, देखो ये तुम्हारा ब्रेन होता है इस तरह से, बुढ़ापा आ जाएगा ड्राइंग ना आएगी। कैसा बनता है यार ब्रेन? ये ऐसे ही तो बनता है, ऐसा बनता है ना ब्रेन। तो ये 4 ब्रेन हो गया, ये मिड ब्रेन हो गया, पीछे का हिंड ब्रेन। सबसे बड़ा जो पार्ट होता है वो 4 ब्रेन ऑक्यूपाई करके रखता है। इसके 3 पार्ट होते हैं, सेरिब्रम जो मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हाइपोथैलेमस जो इनर बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, हंगर, थर्स्ट, इन सब की फीलिंग जो तुम्हें अभी आ भी रही होगी, प्यास लगी है, जाना है भाग के,
तो ये सारी जो फीलिंग्स हैं, हंगर, थर्स्ट, ये सब जो है हाइपोथैलेमस की वजह से आती हैं। और थैलेमस जो है कोई चीज़ आप टच करते हो, पेन सेंसेशन, उसकी वजह से आता है। सेरिबेलम ये होता है आपका बैलेंस और पोस्चर मेंटेन करता है, ठीक है, क्लियर इतनी चीज़। और जो भी हमारा ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है उसको मिड ब्रेन रेगुलेट करता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सॉरी, जो भी हमारी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और जो हमारी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि हमारा पीपल साइज वगैरह वो होता है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। और जो हमारा मान लेते हैं जो हार्ट बीट है, रेस्पिरेशन है, उसको कौन रेगुलेट करता है? उसको मेडुला ऑब्लोंगाटा, जिसको मेरू मज्जा बोलते हैं, वो रेगुलेट करता है, ठीक है। और मास की यूनिट तो आपको पता ही है केजी होती है, ठीक है। और मास की यूनिट अगर केजी होती है तो ज़रा बता दीजिए कौन से न्यूटन के कौन से लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जानते हैं? एंड इनर्शिया इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मास। जड़त्व जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? द्रव्यमान के। तो ये होता है कौन सा? न्यूटन का। तो न्यूटन का ये फर्स्ट लॉ होता है, न्यूटन की गति का पहला नियम होता है, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जानते हैं। और न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है? कि कर भला तो हो भला, मतलब कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, जिसको कि हम एक्शन रिएक्शन लॉ के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? ठीक। ये पहला ग्रुप है एल्कली मेटल, दूसरा ग्रुप है एल्कलाइन अर्थ मेटल के नाम से जानते हैं। ये हमारा हेलोजन। 16th ग्रुप है ये, इसको बोलते हैं चैल्कोजन, इसको बोलते हैं निक्टोजन। ध्यान रखना, निक्टोजन, चैल्कोजन, हेलोजन, और इसको बोलते हैं 0th ग्रुप। 18th ग्रुप इनर्ट गैसेस, ये ध्यान रखना है। और ये कैसे याद करेंगे? कभी कभी पूछ लेता है कि दूसरे पीरियड का आखिरी एलिमेंट कौन सा है। हमारी जो पीरियोडिक टेबल है पूरी, वो टोटल 7 पीरियड और 18 ग्रुप्स में बटी हुई है। इसमें से पूछ लेगा चौथे पीरियड का आखिरी एलिमेंट कौन है। तो किसी भी पीरियड का आखिरी एलिमेंट एक इनर्ट गैस ही होगी। तो ये अगर तुम्हें इनर्ट गैसेस पता है तो आराम से तुम बता सकते हो किस पीरियड का कौन सा लास्ट एलिमेंट होगा। याद कैसे रखोगे? हेमा, नेहा और करीना जीती रहना। ओजी ओजी करके कोई एक कार्टून आता है ना, ओजी ओजी करके। तो हेमा, नेहा और करीना जीती रहना। किससे आशीर्वाद लेके जीते रहना? तो ओजी से। तो ओजी तो ऐसे पूछेगा नहीं। तो अगर मान लो मुझसे पूछ ले तीसरे उसमें क्या है, मुझसे पूछ ले कि चौथे वाले उसमें पेड़ में आखिरी एलिमेंट कौन सा है, तो मैं हेमा, नेहा और करीना, करीना मतलब क्रिप्टॉन, ठीक है। तो हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। विच लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड्स ऑल द डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया? तो किस लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड्स ऑल द डिफरेंट स्पीशीज? जरा ये कमेंट बता दीजिए, हु गेव द टर्म इकोलॉजी, who gave the term ecosystem, and who is known as the father of Indian ecology? Father of Indian ecology। और मेरा हाइपोथैलेमस बेटा एक्टिवेट हो रहा है, तो 40 क्वेश्चन तक चलो भी करते हैं, ठीक है। फिर मुझे अपने हाइपोथैलेमस को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लाना होगा, ठीक है, कुछ एक्टिविटीज़ करके। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर होगा कम्युनिटी, ऑप्शन नंबर ए। हैबिटेट क्या होता है? जहाँ पे वो लोग रहते हैं। कौन? जो जीव जंतु वगैरह, प्लांट्स वगैरह, तो जो उनका घर है उसको हैबिटेट बोलते हैं। और अगर इसको उनकी हम वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उस हैबिटेट में रह के, उसी दोनों को अगर मिला दें तो इसी को बोलते हैं इकोलॉजिकल नीश। इकोलॉजिकल नीश बोलते हैं। इकोसिस्टम क्या होता है? जहाँ पे लिविंग दैट इज़ बायोटिक कॉम्पोनेंट एंड नॉन लिविंग दैट इज़ ए बायोटिक कॉम्पोनेंट आपस में रहते हैं समन्वय में, दैट इज़ कॉल्ड एज इकोसिस्टम। इकोलॉजी की अगर बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अर्नस्ट हैकल ने टर्म दिया था, इकोलॉजी का फादर ही बोल देते हैं अर्नस्ट हैकल। और ये कब टर्म दिया था ये भी पूछ लेता है, इन द ईयर 1866। इकोसिस्टम, अब मुझे याद आ रहा है जो मैंने तुमसे पहले क्वेश्चन में चीज़ पूछी थी, जब मैंने ईयर बोला कि भाई सेल की डिस्कवरी किसने करी थी, तो अभी बता देते हैं। तो टांसले जी ने इकोसिस्टम टर्म दिया। एंड फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी बोलते हैं रामदेव मिश्रा साहब को, रामदेव मिश्रा जी को बोलते हैं। तो सेल की डिस्कवरी किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने करी थी। किस में करी थी? कॉर्क में करी थी। कब करी थी? 1664 में करी थी। और एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने, एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने करी थी लिविंग सेल की डिस्कवरी, जीवित कोशिका की डिस्कवरी किस में करी थी? पॉन्ड वाटर में करी थी, तालाब के पानी में करी थी। और ये कब करी थी? 1675 में करी थी। ये चीज़ ध्यान रखना। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1975 में हमने इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम लॉन्च करी थी, ये भी ध्यान रखिएगा। इन 1800 विच ऑफ द फॉलोइंग, और एक और चीज़ 1661 में एक लॉ दिया गया था, अगर आप बता सकें, वो प्रेशर और वॉल्यूम का लॉ है जिससे रिलेटेड है, ज़रा वो बता देंगे तो मज़ा आ जाएगा एकदम, ठीक है।
इन 1800 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल अचीवमेंट्स वाज मेड बाय विलियम निकोलसन। तो विलियम निकोलसन ने 1800 में ऐसा क्या किया था, इन्होंने वाटर इलेक्ट्रोलिसिस की डिस्कवरी करी थी। बस ध्यान रखिएगा, वाटर इलेक्ट्रोलिसिस। 1661 या फिर 1662 में बॉयल्स लॉ दिया गया था। बॉयल्स लॉ क्या बोलता है कि प्रेशर और जो वॉल्यूम होता है, दाब और आयतन इनवर्सली व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक है। यानी कि PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट या फिर P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 के नाम से भी इसको हम जानते हैं, ठीक है। जरा आप बता देंगे चार्ल्स लॉ क्या होता है, व्हाट इज दिस चार्ल्स लॉ, और ये कब दिया गया था। अगला देखते हैं, हु डिस्कवर्ड द स्टेनिंग टेक्निक कॉल्ड ब्लैक रिएक्शन। अब इसमें मुझे आपको चीज़ें बतानी पड़ेंगी, तो पहले इसको ख़त्म करते हैं तब आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका बोलता है वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये बोलता है क्या, ये आपका चार्ल्स लॉ बोलता है, ठीक है, जिसको कि फॉर्मुलेट किया गया था इन द ईयर 18, फॉर्मुलेट तो पहले किया गया था लेकिन प्रेजेंट किया गया था एक तरह से 1801 में, ठीक है। वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये ध्यान रखना, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है कि किसी डूबे हुए मान लो बॉडी में कितना बॉयंट फोर्स लगेगा, उत्प्लावन बल लगेगा, उत्प्लावन बल नीचे से लगता है किसी फ्लूइड में, वो डिपेंड करेगा कि उसका बॉडी का कितना पार्ट डूबा हुआ है। जितना पार्ट डूबा हुआ होगा उतना ही फ्लूइड का पार्ट उसने हटा रखा होगा उस जगह से, उतना ही बॉयंट फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। दैट इज़ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब इस पे आते हैं। अब ब्लैक रिएक्शन करके किसने न्यूरॉन की डिस्कवरी करी थी, ये करी थी कैमिलियो गोल्गी ने। ये मैंने 50 क्वेश्चन वो जेई वाले में भी करवाया था आपको। कैमिलियो गोल्गी ने गोल्गी एपरेटस की भी खोज करी थी, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके ज़रा स्ट्रक्चर को देखिएगा, जिससे एसोसिएटेड एक और क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा, देखना भी। हे भगवान, ड्राइंग का समय फिर आ चुका है, ये कठिन परीक्षा क्यों प्रभु क्यों। ठीक है, तो ये है हमारा न्यूरॉन, ठीक है, मेरा नाम, हमारा नहीं तुम्हारा ही है, ठीक है। यहाँ पे होता है न्यूक्लियस, इतना भी बुरा नहीं बना है, ठीक है, जो मौज लेने लगो कमेंट में। यहाँ पे होती हैं ग्लायल सेल्स, तो ये होता है हमारा, इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। ये न्यूक्लियस होता है। अब इस न्यूक्लियस के अराउंड ना ऐसे ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, छोटे 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 ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। ये जो ग्रैन्यूल्स होते हैं ये ही, इन्हीं में राइबोसोम होता है, और इनको बोलते हैं निस्ल बॉडीज़। क्या बोलते हैं, निस्ल बॉडीज़ होती हैं ये, जो एक न्यूरॉन में तुम्हें देखने को मिलती हैं। न्यूक्लियस के अराउंड ग्रैन्यूल्स होती हैं और इन्हीं में राइबोसोम प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये प्रोटीन का निर्माण करती हैं। और हमने देखा था राइबोसोम का ओवरऑल सेल में कौन निर्माण करता है, तो इट वाज न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है, वो भी राइबोसोम को अरेंज करने में हेल्प करता है। क्लियर इतनी चीज़। तो निस्ल बॉडी के बारे में ध्यान रखना, आएगा पक्का। ये क्या होती हैं, ग्लाया सेल्स होती हैं हमारी, जो कि न्यूरॉन से ज़्यादा होंगी नंबर में। इसके बीच का माइलिन शीथ बोलते हैं, और ये है एक्सन टर्मिनल बोल देते हैं। टर्मिनल मतलब जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, जहाँ पे आके जो भी इन्फॉर्मेशन है यहाँ से अब दूसरे न्यूरॉन में जाएगी। और एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच के गैप को क्या बोलते हैं, ये आप बताएंगे। न्यूरॉन क्या होती है, न्यूरॉन एक सेल होती है, यानी कि फंडामेंटल यूनिट होती है किसकी, नर्वस सिस्टम की। वर्ड स्पेशलाइज, जैसे कि जरा बताइए एक्सक्रीटरी सिस्टम की फंडामेंटल यूनिट क्या होती है। What specialized nerve cells does the phylum Cnidaria have to capture and stun prey such as water fleas and plankton? तो इसको बोलते हैं साइनैप्स। और जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसका जो फंडामेंटल यूनिट होता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। ये होता है हमारा बोमैन्स कैप्सूल, ये होता है ग्लोमेरुलस, ठीक है, ये होता है हमारा डक्ट। तो ये ध्यान रखना, ये होता है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, जिसमें बोमैन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस देखने को मिलता है, जिसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू हमारा ब्लड फिल्टर होता है, सॉलिड जो वेस्ट है वो निकल जाता है। और अगर तुमने पानी ढंग से ना पिया ना बेटा, किडनी में स्टोन हो जाएगा, हम बता रहे हैं कैल्शियम ऑक्सलेट का। तो पानी पी लो जरा जल्दी से, हम भी खोल के पी लेते हैं, मतलब बोतल खोल के। किडनी से बड़ा डर लगता है हमको, एक्चुअल रीज़न वही होता है, ठीक है। वाटर की जब कमी होती है ना, तभी किडनी स्टोन होता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट स्पेशलाइज्ड, तो ये चीज़ ध्यान रखना, किसने करी थी ब्लैक रिएक्शन से न्यूरॉन की स्ट्रक्चर की डिस्कवरी, कैमिलियो गोल्गी ने। तो कौन सी हैं, फ्लेम सेल्स तो होती हैं हमारी एक्सक्रीटरी सेल। अभी देखा हमने एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है हमारी बॉडी में,
किडनी होता है, लेकिन सिर्फ किडनी नहीं होता है, स्किन भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है और लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का स्किन, है ना, आपको पता होगा। लेकिन स्किन जो होता है प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है, प्राइमरी है हमारा कौन, किडनी। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता, एक्सक्रीटरी सेल होते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम के तौर पे बिहेव करती हैं किस पे, जो हमारे प्लैटी हेलमिंथिस लोग होते हैं ना, जिनको फ्लैट वॉर्म्स के नाम से जानते हैं। जरा बताओ तो प्लैटी हेलमिंथिस के कुछ एग्जाम्पल्स दे दो कमेंट में, प्लैटी हेलमिंथिस के जिनको फ्लैट वॉर्म्स के नाम से जानते हैं। चीफ सेल किस में होती हैं, ये पेट वगैरह में होती हैं चीफ सेल। कॉलर सेल कहाँ पे होती हैं, तो जो हमारे पॉरीफेरा होते हैं। पॉरीफेरा क्या होते हैं, पॉरीफेरा वो होते हैं जिनमें कि हमें पोर्स देखने को मिलते हैं, स्पॉन्जेस देखने को मिलती हैं, पोर्स या फिर स्पॉन्जेस देखने को मिलती हैं, और उन पोर्स से वाटर कैनाल सिस्टम डेवलप होता है जिससे कि वाटर कंडक्ट होता है। तो कॉलर सेल होता है तब आंसर। निडेरिया में पूछ रहा है कि कैप्चर करता है, स्टन करता है, स्टन मतलब डंक मारता है, डंक मतलब स्टिंग, स्टिंग, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। प्लैटी हेलमिंथिस की अगर हम बात करें तो जैसे टेप वर्म हो गया, ये प्लैटी हेलमिंथिस है बिकॉज इसकी जो बॉडी है वो फ्लैट है। हमारा प्लेनेरिया हो गया क्योंकि अपने आप में प्लेन है, ये तो प्लेनेरिया है। कैसा है, फ्री लिविंग है कि पैरासिटिक है। लिवर फ्लूक हो गया, लिवर फ्लूक हो गया, ये क्या है, ये आपका प्लेनेरिया, ये आँख है इसके पास, तो ये फ्री लिविंग होता है। और ज़रा कमेंट में आप बताइए राउंड वर्म्स के नाम से किसको जानते हैं, राउंड वर्म्स से कौन सा हमारा फाइलम बिलोंग करता है, राउंड वर्म्स। 40th क्वेश्चन, इन विच प्लांट टिश्यू डज द फोटोसिंथेसिस प्राइमरली अकर्स, प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः किस पादप ऊतक में होता है, ये तो देख चुके हैं यार, ये तो देख चुके हैं ना, ये तो मीजोफिल होगा, ठीक है। जाइलम का काम क्या होता है, फ्लोएम का काम क्या होता है, इसके एग्जाम्पल बताइए। एपिडर्मिस का काम क्या होता है, और राउंड वर्म्स का बताइए जल्दी से। चलो राउंड वर्म्स बता देते हैं, ठीक है। तो राउंड वर्म्स की अगर बात करें, इनको हम जानते हैं निमैटोड्स के नाम से। इसके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो जैसे कि एस्कैरिस, इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा राउंड वर्म्स का, जैसे कि जो हमारे फाइलेरियल वर्म्स होते हैं। अब बाकी एग्जाम्पल्स हमसे रहा नहीं जा रहा है, तुम जल्दी सवाल करो, हम अभी आते हैं। हाँ जी, फीलिंग गुड, ऐसे मानो उड़ने को दिल कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे निमैटोड्स, फाइलेरियल वर्म्स एग्जांपल हो जाएंगे, पिन वर्म भी एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जाइलम जो फ्लोएम होते हैं कंडक्टिंग टिश्यूज़ होते हैं, और ये दोनों हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आते हैं। जाइलम जो है वाटर एंड मिनरल का कंडक्शन करता है। इसके टाइप्स भी होते हैं, आपको याद है मैंने टाइप्स इसके पढ़ाए थे, जैसे ट्रैकाइड्स, ठीक है, ट्रैकाइड वेसल हो गए, ये हमारे इसके एग्जांपल होते हैं। जैसे फ्लोएम क्या किसका वो करता है कंडक्शन, और भी होते हैं, जैसे जाइलम पैरेनकाइमा होता है, ठीक है, जाइलम फाइबर होते हैं, ये इसके एग्जांपल होते हैं, ठीक है। और जाइलम पैरेनकाइमा का काम क्या होता है जरा बताइए। फ्लोएम की अगर बात करें तो ये फूड का स्टोरेज करता है, ठीक है, फूड का कंडक्शन करता है। जाइलम वाटर एंड मिनरल का और फ्लोएम फूड का, ठीक है। जाइलम जेल और फ्लोएम फल। और इसके एग्जांपल्स, इसके टाइप्स की अगर बात करें तो इसके टाइप क्या है, सीव प्लेट, सीव ट्यूब, ठीक है, सीव प्लेट, सीव ट्यूब्स, फ्लोएम पैरेनकाइमा एंड फ्लोएम फाइबर। एपिडर्मिस जैसे हमारी खाल होती है इंसानों में, वैसे ये पेड़ों की खाल होती है, आउटर कवरिंग होती है ये, ठीक है।
आउटर कवरिंग होती है प्लांट्स में, और इसी में एक निकलता है आपका एंजाइम जिसको बोलते हैं लिग्निन, जिसमें कि इसको आउटर कवरिंग को थिकनेस थोड़ी मिलती है। और क्यूटिन करके एक केमिकल रिलीज़ होता है कहाँ पे, जो हमारे डेजर्ट के प्लांट होते हैं जिनको ये वैक्सी कोटिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, पैरेन्काइमा का काम होता है फूड स्टोरेज का। ठीक है, कॉलेनकाइमा का काम क्या होता है, चलो बता दो, कॉलेनकाइमा का काम क्या होता है, कॉलेनकाइमा का काम क्या होता है, और स्क्लेरेनकाइमा का काम क्या होता है, स्क्लेरेनकाइमा का। चलिए अगला क्वेश्चन करिए 41। वाटर लॉस बचाने के लिए, बिल्कुल। इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान टुडे। अच्छा, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान है। अभी तो हल्के फुल्के टाइप मैच आ रहे हैं ना। चलिए तो कॉलेनकाइमा की अगर बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी। एंड स्क्लेरेनकाइमा जो है ये रिजिडिटी एंड टफनेस प्रोवाइड करेगा। ठीक है। 41, द ग्रीन प्लांट्स इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर अबाउट हाउ मच परसेंटेज ऑफ एनर्जी। तो ये मैक्सिमम 1% एनर्जी को है कैप्चर करते हैं और मैक्सिमम 10% एनर्जी का ट्रांसफ़र करते हैं एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। एक्सेलरेशन यानी त्वरण, मास यानी द्रव्यमान, वेलोसिटी यानी वेग या फिर फोर्स यानी बल। तो वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी क्या होती हैं। तो स्केलर वो होती हैं जिनमें कि सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है, नहीं डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होते हैं ये आपके। और वेक्टर होते हैं जिनमें कि आपका मैग्नीट्यूड यानी एक नंबर होता है प्लस कोई ना कोई डायरेक्शन होता है। जैसे मैं बोलता हूँ टेम्परेचर, तापमान। ठीक है, तो अगर मुझसे कोई पूछेगा तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है तो मैं बोलूँगा ठीक है 99 डिग्री सेल्सियस मेरा टेम्परेचर है। अब ये थोड़ी ना कि 99 डिग्री सेल्सियस है नॉर्थ डायरेक्शन में और 100 है ईस्ट डायरेक्शन में और 98 है वेस्ट डायरेक्शन में, ऐसा तो है नहीं। टेम्परेचर तो डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है, तो दैट मीन्स कि स्केलर क्वांटिटी होगी, बस उसका एक नंबर होगा। एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, ये सब आपके वेक्टर क्वांटिटीज़ होते हैं, बट मास आपका एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ज़रा बताइए डिस्प्लेसमेंट जो है, विस्थापन, वो एक किस तरह की क्वांटिटी है। प्रेशर किस तरह की क्वांटिटी है। वर्क डन किस तरह की क्वांटिटी है, किया गया कार्य। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन्स रेगुलेट्स ग्रोथ पर्टिकुलरली बाय स्टिमुलेटिंग सेल एलोंगेशंस इन स्टेम्स। तो यहाँ पे अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट या फिर प्रेशर, दोनों ही स्केलर क्वांटिटीज़ हैं हमारी। डिस्टेंस दोनों ही नहीं, सॉरी प्रेशर तो स्केलर होगी बट डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी होगी। डिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी होगी यानी अदिश राशि होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट विस्थापन जो कि क्या होता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसको विस्थापन डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, तो उसको वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। प्रेशर की अगर बात करें जिसकी SI यूनिट पास्कल होती है और डिस्प्लेसमेंट की मीटर होती है, ऑब्वियस सी बात है प्रेशर ये स्केलर क्वांटिटी होती है। एंड वर्क डन की अगर बात करें ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। और वर्क डन की ज़रा बताइए, और जो ये कमेंट बताइए, वर्क डन क्या कभी नेगेटिव हो सकता है। वर्क डन, अरे यार, वर्क डन कभी, एक सेकेंड, ये वेक्टर नहीं होगा, पहली बात तो स्केलर होगा। ठीक है, डायरेक्शन पे कब से डिपेंड करने लगा ये। वर्क डन जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव तो खैर ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेगेटिव भी हो सकता है। कब, अगर वर्क डन तभी होता है जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉज करता है, जब भी बल विस्थापन करेगा तो कार्य होगा। और अगर दोनों परपेंडिकुलर होंगे, अगर दोनों 90 डिग्री पे होंगे तो वर्क डन जीरो होगा, या फिर अगर वो फोर्स कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहा है तो भी वर्क डन जीरो होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं तकरीबन 2 घंटे हो गए होंगे अपन लोगों को ना, हाँ 2 घंटे हो गए यहीं मैं बैठा हूँ मैं अपनी चेयर पे, तुम लोग भी मोस्ट प्रॉब्ली वहीं बैठे होगे। और अगर क्या हो मैं बोल दूँ कि मैंने भी और तुमने भी वर्क डन जो किया है वो ज़ीरो वर्क डन है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स के हिसाब से वर्क डन तभी होता है जब कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट होता है। इसीलिए कुली जब आपका बोझा लेके जाता है तो वो भी ज़ीरो वर्क डन करता है, बिकॉज वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो है लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री एंगल है। और नेगेटिव तब होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एंटी पैरेलल होते हैं, फोर्स यहाँ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो रहा है। ऑक्सिन इसका सही आंसर होगा। कैसे? ऑक्सिन क्या होते हैं? ये प्लांट हार्मोन्स होते हैं। जैसे स्टेम होती है प्लांट, ठीक है, ये मान लेते हैं स्टेम है प्लांट की, कुछ और मत समझिएगा। यहाँ पे आपके क्या है,
यहाँ पे हैं आपके ये ऑक्जेंस, ठीक है, यहाँ पे ही है ऑक्जेंस, इसी शेप का आपका जैसे होता है, ठीक है, जैसे स्टेम, तो ये ऑक्जिन। अब यहाँ पे है आपका क्या, सूरज बाबा हैं। तो ये जो ऑक्जिन लोग होते हैं इनकी खासियत ये होती है कि ये सूरज से दूर भागते हैं, सनलाइट से दूर, तो ये सारे एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे। तो मैं कुछ इसको यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर दूंगा, यहाँ से इसको हटा के सारे मैं एक ही तरफ ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है, यहाँ पे ही सारे आपके आ जाएंगे, यहाँ पे ही सारे इकट्ठा हो जाएंगे। अब क्योंकि यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे और ये ग्रोथ करवा देते हैं तो यहाँ पे एकदम ज़्यादा बढ़ जाएगा, ज़्यादा इस साइड बढ़ जाएगा तो उस साइड झुक जाएगा। इसी को बोलते हैं फोटोट्रोपिक मूवमेंट, लाइट की तरफ मूवमेंट, क्योंकि इधर झुक जाएगा लाइट की तरफ। ऑक्सीजन मूव किए लाइट से अगेंस्ट और स्टेम झुक गई लाइट की तरफ, फोटोट्रोपिक मूवमेंट बोलते हैं। इसी तरह, ठीक है, फोटोट्रोपिक मूवमेंट बोलते हैं। इसी तरह अगर मान लेते हैं जैसे हमारी रूट्स होती हैं, जड़ होती हैं, ठीक है, जड़ क्या करती हैं, नीचे की तरफ भागती हैं, पानी की तरफ, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिक। लेकिन जो तना है वो ऊपर की तरफ भागता है, यानी नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिक। ग्रेविटी नीचे की तरफ बुला रही है, रूट नीचे की तरफ जा रही है तो पॉजिटिव जियोट्रोपिक, स्टेम ऊपर की तरफ जा रही है तो नेगेटिव जियोट्रोपिक। अगर ये इधर की तरफ झुक जाए तो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म भी हो जाएगा। ये क्लियर है ये चीज़। इथाइलिन फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है, साइटोकिनिन सेल डिवीजन में हेल्प करता है, जिब्रेलिन आपके जर्मिनेशन और फ्लावरिंग में हेल्प करता है, जर्मिनेशन और फ्लावरिंग। जरा एक उस हार्मोन का नाम बता दीजिए जो प्लांट को स्ट्रेस के टाइम पे रिलीज होता है और ग्रोथ को इनहिबिट करता है, मारता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग हेल्दी बोन्स एंड टीथ? फ्लोराइड नहीं, पोटेशियम नहीं, सोडियम नहीं, फॉस्फोरस, क्योंकि 90% जो हमारे बोन्स और टीथ ये फॉस्फोरस के बने हुए हैं, ठीक है। और जो हमारा टीथ है, टीथ की जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इनैमल, जो कि हमारा हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी है, तो उसमें भी फॉस्फोरस है, ठीक है। और ये होता है हमारा एब्सिसिक एसिड। आगे बढ़ते हैं 44th। इफ़ द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 and that of hydrogen is 1.008 and that of oxygen is 15.99 then calculate the molecular mass of C2H4O। जब molecular mass निकालना होता है तो बड़ा आसान होता है निकालना। कैसे? सबके सर डोंट इवन हेजिटेट, बेटा हम किसी दूसरे ग्रह से तो आए नहीं हैं कि डोंट इवन हेजिटेट या वो हेजिटेट, वो क्या है बात का हेजिटेट, हमने क्या ऐसा बोल दिया, क्या ऐसा बोल दिया है? और अगर तुम्हें ज़्यादा शक हमें पता है तुम किस लिए बोले हो तो गूगल करके जाके देख लेना कि प्लांट की स्टेम कैसी दिखती है। अगर हमने जानबूझ के बनाया हो तो बताना हमसे फिर, ठीक है। तो 44 पे आते हैं अभी। तो C2H4O, तो मॉलिकुलर मास जो है इनका ऐड करना होता है। SSC JEE में यही सवाल पूछ लिया कि अगर हमें मॉलिकुलर मास निकालना है किसी कंपाउंड का तो कैसे निकालेंगे? तो सारे एलिमेंट का मॉलिकुलर मास आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। ये C है कार्बन, कार्बन का 12 होता है, ये पॉइंट मत लेना, ठीक है। तो 12 है, कितने हैं कार्बन, 2 × 2 प्लस हाइड्रोजन का 1 है, ये पॉइंट मान लो बिकॉज नेग्लिजिबल है, × 4 प्लस ऑक्सीजन कितना है 15.99, मतलब 16 में ले सकता हूँ। तो 12 दूनी 24, 4 और 16, 16 4 20 और 44 हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। सिंपल। इस तरह से एटॉमिक मास हमारा निकल आता है जिसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बताइए कमेंट में। विच सेल ऑर्गेनली इज द एनर्जी फैक्टर ऑफ सेल्स एंड इज इंपॉर्टेंट हब फॉर इंट्रासेलुलर इंटरैक्शंस विद अदर ऑर्गेनल्स? बताइए। इंट्रासेलुलर इंटरैक्शंस विद अदर ऑर्गेनल्स और इंपॉर्टेंट हब है उसके लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। एनर्जी बनाता है, इंट्रासेलुलर इंटरैक्शन करता है। गोल्गी ऑपरेटर्स बता चुका हूँ, लाइसोसोम बता चुका हूँ। पेरोक्सिसोम क्या करता है, ये ऑक्सीडेटिव क्रिस्टल्स बनाता है, फैटी एसिड को ब्रेक भी करता है और डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है। डिटॉक्सिफिकेशन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकल में डिटॉक्सिफिकेशन में इन्वॉल्व होता है, ध्यान रखना पक्का आएगा। 46 विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द मोस्ट एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? अभी बताए थे पीछे मैक्रोन्यूट्रिएंट 3, प्रोटीन, कार्ब एंड फैट। प्रोटीन डेवलपमेंट कराते, कार्ब एंड फैट एनर्जी प्रोवाइड करवा रहे थे, ठीक। आगे बढ़ते हैं 47 ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन अ पर्टिकुलर एरिया कॉन्स्टिट्यूट डैश ऑफ द एरिया? स्पीशीज, लाइफ सर्कल, फूड वेब या फिर इकोसिस्टम? तो इनको बोलते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन अ पर्टिकुलर एरिया, इनको हम बोलते हैं पूरा इकोसिस्टम बोलते हैं इसको हम, ठीक है। और जो वहाँ पे जीव जंतु रह रहे हैं लिविंग बींग्स उनको हम स्पीशीज़ बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फूड वेब क्या होता है, जब बहुत सारी फूड चेन मिल जाती हैं। जैसे घास है, घास को मान लेते हैं कि ग्रास हॉपर ने खाया, इसको फ्रॉग ने खाया, ठीक है। घास को काऊ ने खा लिया, ठीक है। इस फ्रॉग को मान लेते हैं स्नेक ने खा लिया, या फिर इस फ्रॉग को किसी और ने मान लो वो बियर ग्रिल्स ने खा लिया ठीक है। तो ये क्या पूरा जो नेटवर्क बनता है इसको फूड वेब बोल देते हैं।
व्हाट इज़ द मेडिकल टर्म फॉर हाई ब्लड प्रेशर? उच्च रक्तचाप के लिए क्या चिकित्सा में शब्द है? हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, हाइपरग्लाइसीमिया या फिर हाइपोग्लाइसीमिया? ग्लाइसीमिया तो हम शुगर लेवल को बोलते हैं। अगर शुगर लेवल ज़्यादा हो गया, ठीक है, यानी कि जो शुगर लेवल है वो बहुत ज़्यादा हो गया, तो उसको हम हाइपरग्लाइसीमिया बोलेंगे। शुगर लेवल अगर बहुत कम हो गया तो उसको हम हाइपोग्लाइसीमिया बोलेंगे। और हाइपोटेंशन कम, अगर ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन ज़्यादा है। कितने से ज़्यादा? अगर 120 mm ऑफ Hg से ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया तो हाइपरटेंशन, और अगर 80 mm ऑफ Hg, बिकॉज ये आपकी लिमिट्स होती हैं, 80 mm ऑफ Hg से अगर कम हो गया दैट इज़ कॉल्ड एज हाइपोटेंशन। ठीक है, इसको मेजर किस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं ज़रा बताइए कमेंट में। 49th, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? देख चुके हैं। अब ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन था बिकॉज प्रोटीन सिंथेसिस ये मेनली आपका इन्वॉल्व होता है किसमें? ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होता है। सेल से खूब क्वेश्चन पूछेगा आपके, ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होता है। इसके हमने देखा था 2 पार्ट हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है राइबोसोम की वजह से। लिपिड सिंथेसिस और डिटॉक्सिफिकेशन अभी मैंने बताया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, SER। तो भाई यहाँ पे हम ये बोल नहीं सकते कि किस में इन्वॉल्व होता है, बट जो आंसर माना किसने? इसी ने, मतलब SSC ने। वो क्या माना? वो इसने आई थिंक क्या माना है, वो आई थिंक प्रोटीन सिंथेसिस इसने माना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर नहीं, प्रोटीन नहीं, इसने ऑप्शन नंबर बी माना है, लिपिड सिंथेसिस एंड डिटॉक्सिफिकेशन इसने माना है। ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन में हम जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होता है। और यहाँ पे स्फिग्मोमैनोमीटर ये यूज़ होता है ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए, स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, 50th पे आते हैं एंड दैट इज़ 50th क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पर भी क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा एंड दैट इज़ सेलेक्ट द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द फूड कैनाल इन ह्यूमंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंडिंग पॉइंट। यानी मनुष्य में भोजन नली के भागों की प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक सही व्यवस्था का चयन करें। अब तुम्हें करवाते हैं चयन, ध्यान से सुनना, इससे क्वेश्चन फॉर श्योर आएगा। जैसे सेल टॉपिक से हो गया, इससे हो गया, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो इससे भी ध्यान समझ लेना। देखो आपका ये है पूरा जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ये सब आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी का पार्ट होते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना। क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि जो मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट लेते हैं, प्रोटीन और मान लेते हैं मैक्रो हो गया प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट हो गया, जो माइक्रो लेते हैं आयरन हो गया, जिंक हो गया, ठीक है, ये सब, या फिर वाइटामिन लेते हैं, विटामिन ABC, ये सब हम मेटाबॉलिक एक्टिविटी हमारी चलते रहे, मेटाबॉलिक फंक्शंस, उसके लिए लेते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। क्लियर इतनी चीज़? अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अच्छा एक क्वेश्चन बताइए, मेरे दिमाग में भी आया, एंड दैट इज़ वाइटामिन जो होते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ज़रा बताना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हमने खाना रखा, जैसे ही हम खाना रखते हैं तो हमारा यहाँ पे ओरल कैविटी में सैलिवरी ग्लैंड होते हैं, लार ग्रंथियाँ बोलते हैं, ये लार निकालते हैं, सलाइवा निकालते हैं। और सलाइवा क्या करता है? सलाइवा का जो फंक्शन होता है यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ठीक है, जो सलाइवा होता है इसका फंक्शन ये होता है कि जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स कार्ब, इसको सिंपल कार्बोहाइड्रेट में ब्रेक कर देने का काम होता है सलाइवा का। बस काम ख़त्म। इसके बाद जाएगा ये खाना कहाँ पे? इसके बाद ईसोफेगस, जिसको ग्रास नली बोलते हैं हिंदी में, यहाँ से खाना जाएगा 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 जाएगा, और कहाँ पे जाएगा? यहाँ से खाना जाएगा 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 जाएगा, और सबसे पहले कहाँ पे जाएगा? लैंड करेगा स्टमक में। जैसे स्टमक में लैंड करेगा तो पेट में 2 चीज़ें होंगी। क्या? गुदगुदी होगी तो पेट में 2 आपके एंजाइम्स रिलीज होंगे, एक तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको म्यूरियाटिक एसिड बोल रहे हैं, प्लस यहाँ पे एक एंजाइम रिलीज़ होगा जिसको बोलेंगे पेप्सिन। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये काफ़ी ये यही होता है गैस्ट्रिक जूस, हम बोलते हैं ना, जो गैस्ट्रिक जूस है इसका जो pH वैल्यू होता है, जो गैस्ट्रिक जूस होता है pH वैल्यू रफली 1.6 होता है। लेमन से भी खट्टा होता है ये, लेमन से भी इसका pH वैल्यू कम होता है। क्यों? HCl की वजह से। तो HCl ये एसिडिक, HCl रिलीज़ क्यों हुआ? हर चीज़ का कोई पर्पस होता है। तो जो भी अगर खाने में कोई बैक्टीरिया आ गया तो उसको मारने के लिए ये HCl जो है निकला है। और पेप्सिन का काम क्या होता है? पेप्सिन का काम होता है कि जो प्रोटीन है उसको पेप्टोन या फिर अमीनो एसिड्स में ब्रेक कर देने का काम होता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है, पेप्सिन का काम क्या है? यहाँ पे प्रोटीन को इसने क्या किया? अमीनो एसिड्स में ब्रेक कर दिया। अब इसके बाद जो ये खाना है ये कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे काम ख़त्म। ठीक है, यहाँ पे इसका काम ख़त्म। और यहाँ पे ध्यान रखना, इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो म्यूकस की बनी होती है, जिसको म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं, श्लेष्मा झिल्ली बोलते हैं हिंदी में। क्यों? सो दैट इनर लाइनिंग जो है स्टमक की, जो बहुत ही डेलिकेट है, बहुत ही सॉफ्ट है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। क्योंकि HCl बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, नहीं होगी तो म्यूकस ये
जो हमारी इनर लाइनिंग है वो काफ़ी स्टमक की ख़राब हो जाएगी, करोड हो जाएगी। अब ये जो खाना है ये जाएगा स्फिंक्टर मसल्स के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में, जो पूरा है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा पार्ट है। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है अभी हम देखेंगे। एलिमेंट्री कैनाल वो होता है जहाँ जहाँ हमारा खाना जाता है। इसके 3 टाइप होते हैं, 3 पार्ट में, 3 सेक्शन में डिवाइडेड होता है, डुओडेनम, जेजेनम और इलियम। अब हम ज़्यादा उसमें डीप में नहीं जा रहे हैं डुओडेनम में क्या होता है, जेजेनम, बिकॉज उतना पूछता भी नहीं है वैसे तो। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है 7 से 8 मीटर। यहाँ पे क्या क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लिवर को, इसने लिवर ये बाइल जूस फेंक के मारता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो इसने गॉल ब्लैडर में यानी पित्त की थैली में इस पित्त के रस को स्टोर करके रखा हुआ है। लिवर हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंड होता है, और ये राइट साइड में प्रेजेंट होता है। इसमें क्यूपफर सेल्स होती हैं और इसकी स्टडी को हिपैटोलॉजी बोलते हैं। कौन सी सेल्स होती हैं, क्यूपर सेल्स, जिसको पावर ऑफ रीजेनरेशन देती हैं। हमारी उंगली कट गई तो क्या फिर से वो नई उंगली बन जाएगी, नहीं बन पाएगी, लेकिन लिवर में पावर ऑफ रीजनरेशन होता है ड्यू टू क्यूपर सेल्स। ठीक, फ्लेम सेल्स कहाँ पाई जाती हैं जरा बताओ, अभी पीछे बताए थे। ठीक है, तो ये जो है, और इसी की वजह से ही जो हमारी राइट किडनी होती है थोड़ी सी नीचे होती है लिवर को जगह देने के लिए। ठीक है, तो लिवर क्या करेगा, लिवर बाइल जूस को फेंक के मारेगा, और कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और बाइल जूस का फंक्शन क्या है, मीडियम को बेसिक बना देना, क्षारीय बना देना, प्लस इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कर देना। फैट का इमल्सिफिकेशन कर देना, यानी बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे फैट के ग्लोब्यूल्स में तोड़ देना, ये काम होता है। प्लस यहीं पे ही पैनक्रियाज जो होते हैं वो पैनक्रियाटिक जूस फेंक के मारते हैं। उस पैनक्रियाटिक जूस में क्या होता है, इसमें होता है आपका लाइपेस, जो ये फैट का इमल्सिफिकेशन हुआ है इसको फैटी एसिड में ब्रेक कर देने का काम होता है इस लाइपेस का। ध्यान रखना, फंक्शन पूछा है अभी एसएससी जेई में। और साथ ही साथ इसमें होता है आपका ट्रिप्सिन। जैसे पेप्सिन होता है वो क्या करता है, प्रोटीन को अमीनो एसिड ब्रेक करता है। सेम गोज हेयर ऑल्सो, ये भी प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ के रख देगा। लेकिन अंतर ये होता है कि ट्रिप्सिन को चाहिए बेसिक मीडियम और पेप्सिन को चाहिए एसिडिक मीडियम। समझ गए, HCl बनाता है पेट में एसिडिक और बेसिक बनाता है बाइल जूस। और ये रहा तुम्हारा पैनक्रियाज, पीछे लीफ शेप का होता है। इसके बाद जो खाना है, इसके बाद खाना, रुक जाओ अभी यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेंगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, उंगली नुमा संरचना देखने को मिलेंगी, जिनको कि बोलते हैं विली। ये जो विली होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जो फूड एब्जॉर्प्शन के और एसिमिलेशन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं। फूड एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन के लिए, खाने को एब्जॉर्ब करने के लिए सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं। अब अगर थोड़ा बहुत जो पानी बच गया वो इस लार्ज इंटेस्टाइन वो एब्जॉर्ब कर लेगा। कोलॉन करके यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है। तो छोटी आंत से खाना बड़ी आंत में जाएगा जहाँ कोलॉन होगा, जो वाटर के एब्जॉर्प्शन को कर लेगा। और ये जो एनस है, गूदा जिसको हिंदी में बोलते हैं, वहाँ से ये आपका वेस्ट मटेरियल निकल जाएगा, रेक्टम। और यहाँ पे अपेंडिक्स भी होता है, और अपेंडिक्स से आपका एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, यानी कि हमारी बॉडी से अगर हट भी जाए तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। जैसे कि कॉकिक्स बोन होती है स्पाइनल कॉर्ड के एंड में, वो भी वेस्टिजियल ऑर्गन होती है। तो यहाँ पे खाना कहाँ कहाँ से गया है, तो एक तो पहले तो मुंह है, बकल कैविटी, देन उसके बाद ईसोफेगस, चल जाओ भाई, बकल कैविटी, देन ईसोफेगस, देन पेट में, देन स्मॉल इंटेस्टाइन में। बकल कैविटी, ईसोफेगस, पेट में, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। बकल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन। बकल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। तो यहाँ पे ओके, ठीक है, यहाँ पे ठीक 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 ठीक, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। आपने एक चीज़ देखा, यहाँ पे एनस और यहाँ रेक्टम, यहाँ पहले रेक्टम यहाँ पे एनस, तो पहले रेक्टम में जाएगा देन एनस जो गूदा होता है जिसको हम बोलते हैं वहाँ पे जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा। रेक्टम पहले आएगा और एनस बाद में जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा पाथ होता है। और ये जहाँ जहाँ खाना गया है, ये बकल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट, आहार नली, जहाँ खाना जाता है। लिवर एंड पैनक्रियाज आर नॉट द पार्ट ऑफ आहार नली। समटाइम्स 51, मैंने आपको बताया था 50 नहीं, 50 से थोड़े से ज़्यादा, बिकॉज एनवायरनमेंट के क्वेश्चन लेने पड़ गए थे इसलिए। ठीक है, ग्रुप में इंग्लिश का क्विज़ क्यों नहीं आ रहा निधि? अभी कुछ दिन थोड़ा सा रुक जाइए, बिकॉज जो क्विज़ डालते हैं उनके थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है, घर में, इसलिए वो भी क्विज़ नहीं आ पा रही हैं। थोड़ा सा आई थिंक आपको 3-4 दिन वेट करना पड़ सकता है, 4-5 दिन आई थिंक। अब छुट्टी, ओह छुट्टी, चलो भैया छुट्टी, घंटी बजाओ भाई
छोड़ दें यहाँ पे हैं, ये स्कूल चल रहा है कि छुट्टी है, छुट्टी हो गई खुश हो गया भाई, तुम्हारे लिए पढ़ा रहे हैं और जितना पढ़ लोगे तो उतनी जल्दी नौकरी लग जाएगी आपकी, है ना। हमें तो क्या है, छुट्टी कर देंगे, बोल देंगे 2 पार्ट में लेक्चर होगा, फिर आना मस्त नहा धो के। समटाइम्स व्हेन हीटेड सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड, इसको क्या बोलते हैं, इसको हमने देखा था सब्लिमेशन बोलते हैं। जैसे कि 3 स्टेट ऑफ मैटर मेनली होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। तो सॉलिड अगर गैस में चेंज हो रहा है डायरेक्टली तो इसको सब्लिमेशन बोलते हैं, गैस अगर सॉलिड में और चेंज हो रहा है तो इसको हम डिपोजिशन बोलते हैं, सॉलिड अगर लिक्विड में है तो मेल्टिंग बोलते हैं, लिक्विड अगर सॉलिड में हो रहा है तो सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं, और लिक्विड अगर गैस में हो रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेपराइजेशन, ठीक है, वेपराइजेशन। और गैस अगर लिक्विड में हो रहा है तो इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। अब जो उसमें भी जो भी कन्वर्ट हो रहा है उसके लिए जो हीट चाहिए उसके आगे हम लेटेंट हीट लगा देते हैं, तो यहाँ पे सॉलिड चेंज हो रहा है लिक्विड में, ठीक है, व्हेन हीटेड सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड एट नॉर्मल टेम्परेचर, तो क्या हो रहा है, इसको हम बोलेंगे फ्यूजन, सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड, तो इसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। एक सेकेंड, सॉलिड से लिक्विड डायरेक्टली हो गया आपका सब्लिमेशन, और ये हो गया आपका डिपोजिशन। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ही होगा आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो जितनी भी हीट चाहिए सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए दैट इज़ कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब एक चीज़ तुम ध्यान रखना, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत ही उनके बीच में स्पेस कम होती है, बहुत ही स्पेस कम होती है। स्पेस कम होती है क्यों, क्योंकि जो इनके बीच में इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये बहुत ज़्यादा लग रहा है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लग रहा है, जिसकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है, जो गतिज ऊर्जा है वो कम होती है सॉलिड में। लिक्विड में जाएंगे तो सॉलिड से कम इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, और गैस में और आप कर दीजिए, गैस में ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी सबसे मैक्सिमम और इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम, ठीक है। इसीलिए अगर मुझे आप कमेंट में बताइए, अगर मुझे किसी गैस का लिक्विफिकेशन करना है, अगर मुझे किसी गैस का लिक्विफिकेशन करना है तो क्या आइडियल कंडीशंस होती हैं लिक्विफिकेशन करने के लिए। व्हाट बैलेंसेस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद इक्वल फोर्स सो दैट एनिमल डू नॉट क्रम्बल अंडर हाई प्रेशर एक्सर्टेड ऑन देम बाय द एटमॉस्फेयर। तो जब हम अपनी पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता है, ठीक है, क्योंकि ये जो आपका एनवायरनमेंट होता है वो थिन होता चला जाता है, पतला होता चला जाता है, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से ज़्यादातर गैसेस नीचे ही इकट्ठा हो जाती हैं, और नीचे जाते हैं पानी में तो वही ज़्यादा हो जाता है प्रेशर। तो फिर क्या चीज़ बैलेंस करती है, तो जो हमारे अंदर का जो ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन हो जाता है उससे, ठीक है। लिक्विफिकेशन करने के लिए हमें हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, जैसे अब पानी है, पानी को तुम फ्रिज में रख दो तो तुमने टेम्परेचर कम कर दिया तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए यार कि हमें अगर सॉलिड से लिक्विड में जाना है तो गर्म कर देंगे, यानी टेम्परेचर बढ़ा देंगे, प्रेशर कम कर देंगे, सिंपल, ठीक है। 53rd, और नॉन स्टॉप ट्रेन मूव कर रही है एक स्ट्रेट ट्रैक में, उसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है u, ठीक है। नेक्स्ट स्टेशन में पहुंचती है b में जहाँ पे उसकी वेलोसिटी होती है 5u, इट्स एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, यानी कि उसकी हमें एवरेज वेलोसिटी औसत वेग बताना है, जो कि होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2, बेसिक सा क्वेश्चन है एकदम, 3u इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 54, जी, एम और आर क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये है आपका मास ऑफ अर्थ और ये है आपका रेडियस। तो बताइए जो ग्रेविटी होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका फॉर्मूला क्या होगा, और इसकी वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, ये भी आप लिख के बता देना इसकी वैल्यू क्या होगी। चलो तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, g इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। g है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी भी वैल्यू बताओ और ये बताओ इसकी वैल्यू किसने डिस्कवर करी और कब करी। आंसर होगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो g की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इसकी वैल्यू डिस्कवर करी थी हेनरी कैवेंडिश ने इन द ईयर 1798, हेनरी कैवेंडिश 1798। और ग्रेविटी की वैल्यू होती 9 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ज़रा ये बताओ, ये चीज़ ध्यान रखना
कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसका फॉर्मूला होता है Gm1m2/r²। ऐसे ही एक जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स होता है उसका फॉर्मूला होता है क्या 1/4πε0, जिसको कि हम k से रिप्रेजेंट कर देते हैं Q1Q2/r²। तो ध्यान रखना, अगर हम डिस्टेंस डबल करते हैं या फिर डिस्टेंस डबल करेंगे तो फोर्स 1/4 हो जाएगा दोनों केस में, ध्यान रखना। अच्छा बताओ, अगर हम लीनियर मोमेंटम रेखीय संवेग को डबल कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी पे यानी गतिज ऊर्जा पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या चेंज आएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हॉर्मोन्स रेगुलेट ग्रोथ पर्टिकुलरली, ये तो कर चुके हैं, आंसर ऑक्सीजन होगा, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। लीनियर मोमेंटम की अगर बात करें जिसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, मास इनटू वेलोसिटी इसका फॉर्मूला होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। एंड काइनेटिक एनर्जी से इसका रिलेशन कुछ इस तरह से होता है p²/2m। तो अगर हम लीनियर मोमेंटम डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी 4 टाइम्स हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगला क्वेश्चन करिए 56। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? प्रोटीन रिच फूड की अगर बात करेंगे तो भाई जिम लवर तो हमारे जानते होंगे, है ना, एग वाइट, अंदर येलो पार्ट होता है, योक है, कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल की बैड कोलेस्ट्रॉल। फैट रिच फूड क्या होगा इसमें? बटर एंड चीज़। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, सिट्रस फ्रूट अभी बताया था मैंने आपको, है ना, तो CDAB, ऑप्शन नंबर सी 57। नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ विविपारस, तो अभी बताया था विविपारस कौन होते हैं? जिनके अंदर ही अंदर उनके जो बेबी होते हैं वो डेवलप होते हैं, जैसे ह्यूमंस में भी वही होता है, एम्ब्रियो डेवलप होता है। तो नॉट एन एग्जाम्पल, तो भाई जो हमारा बर्ड होती है वो अंडे देती है तो ओवीपैरस होगा, है ना। तो जैसे ह्यूमंस में क्या होता है, इन विट्रो जो होता है आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब अंदर ही अंदर हम बोल सकते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। और इसी को ही हम होलो, और एक जरा बताइए, उसी को नहीं, और अंदर ही अंदर अगर खाने का डाइजेशन होता है, जैसे अभी हमने देखा, उसको कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अमीबा में भी ऐसा ही होता है। नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फाइलम कोर्डेट, तो कोर्डेट मैंने आपको बताया था, हम ह्यूमंस भी इसी से बिलोंग करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हमें एक नोटोकॉर्ड देखने को मिलता है। सिर्फ एकमात्र यही फाइलम होता है कॉर्डेट जिसमें नोटोकॉर्ड देखने को मिलता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो अर्थवॉर्म नहीं होगा, क्योंकि अर्थवॉर्म जो है एनालिडा फैमिली से बिलोंग करेगा, जिसमें कि सेगमेंटेड बॉडी होती है। कैसी बॉडी होती है? सेगमेंटेड बॉडी होती है। और एनालिडा में अगर बात करें तो इसके एग्जाम्पल और क्या हो जाएंगे? जो जोंक नहीं होती है, लीच, वो होता है इसका एग्जाम्पल, ठीक है। लीचेस जो होते हैं वो जोंक इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और जरा बताओ मोलस्का, जो हमारा सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, इसके एग्जाम्पल बता दो। मोलस्का मैंने बताया था गोलू मोलू से होते हैं इसके सारे। गोलू मोलू से छुओगे तो गुदगुदी सी मचेगी। किसको? जैसे तुम ऑक्टोपस को छुओ तो गुदगुदी मचेगी, ठीक है, लेकिन ढंग से छूना नहीं, गुदगुदा देगा। ऑक्टोपस हो गया हमारा, ऑयस्टर हो गया, ये क्या होते हैं? ये आपके मोलस्का के एग्जाम्पल होते हैं। द वाई शेप्ड प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड बाय द इम्यून सेल्स टू डिफेंड आवर बॉडी अगेंस्ट हार्मफुल बैक्टीरिया एंड वायरसेस नोन एज, तो भाई क्या होगा यार? इम्यून यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इम्यूनोग्लोबिन होगा, सिंपल। कोलेजन एक तरह का प्रोटीन होता है, अमीनो एसिड अभी देखे हैं, पेप्सिन ट्रिप्सिन ब्रेक करते हैं। हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में होता है, जिसकी वजह से, जिसमें कि आयरन मेटल होता है, जिसकी वजह से हमारा जो खून होता है वो लाल होता है, रेड होता है, ठीक है। जो और यही हीमोग्लोबिन हमें किस में देखने को नहीं मिलता है? WBCs, हमारी जो वाइट ब्लड सेल्स होती है उसमें देखने को नहीं मिलता है। लिम्फ हो गया, उसमें भी देखने को नहीं मिलता है। ज़रा कमेंट में बताइए WBCs का फंक्शन कितना होता, क्या होता है? फंक्शन FX और इनका स्पैन कितना होता है, और ये प्रोड्यूस कहाँ पे होते हैं? विच ऑफ द, अब गहरी सांस लेंगे बिकॉज आखिरी के हम अब आई थिंक 7-8 क्वेश्चन आखिरी के उसमें आ चुके हैं, ठीक है। लोगों की संख्या कम होती जा रही है बिकॉज मुझे पता है खाने का टाइम हो रहा है, ठीक है, कोई नहीं। फिर रिकॉर्डेड क्लास है क्या? नहीं रिकॉर्डेड नहीं बेटा, लाइव है सिर्फ, है ना। सर कब ख़त्म होगी विशाल? बस थोड़ा सा इंतज़ार और करो, ख़त्म ही होने वाली है। F.X ये क्या है? ये है आपका फंक्शन। ये होता है कि ये डिफेंस प्रोवाइड करता है। कोई अगर मान लो फॉरेन पार्टिकल आ गया, बैक्टीरिया वगैरह, तो उससे लड़ने में हेल्प करता है, बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करता है। RBC क्या करती है? रेड ब्लड सेल, वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है। इसका जो
टाइम होता है, लाइफ स्पैन, वो 120 दिन रफली होता है। स्प्लीन यानी कि जो स्प्लीहा होता है वहाँ जाके ख़त्म होता है, और इसका स्पैन होता है रफली 20 दिन के समथिंग होता है। और बोन मैरो में बनते हैं, अस्थि मज्जा होती है वहाँ पे बनती है। प्लेटलेट क्या होता है? प्लेटलेट खून का थक्का जमने में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, और इसको थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, इसको ल्यूकोसाइट बोलते हैं, और इसको इराइथ्रोसाइट बोलते हैं। ये हमारे सॉलिड कंपोनेंट ऑफ ब्लड होते हैं। लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड होता है प्लाज्मा, जो 90% तो पानी से बना होता है, वाटर 10% होता है हार्मोन और एंजाइम्स वगैरह, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग 2 कार्बन? 2 कार्बन है। एसिटिक एसिड CH3COOH, और इसी को ही हम प्यार से कॉमन नेम इसका क्या है? कॉमन नेम है इसका कॉमन नेम बोल रहा हूँ, मतलब विनेगर में जो सिरका होता है उसमें इसको हम यूज़ करते हैं। कितनी मात्रा में? 5 to 8% एसिटिक एसिड होता है विनेगर में। जरा कमेंट में बताइए, जो हमारा मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें कौन सा एसिड होता है? टोमेटो में कौन सा एसिड होता है? टैमरिंड इमली में कौन सा एसिड होता है? जल्दी से बताइए। और जो हमारी स्टिंग ऑफ बी होती है उसमें कौन सा एसिड होता है? एप्पल एंड बनाना में कौन सा एसिड होता है? बनाना, उसका ही बनाना, ठीक है। मिल्क प्रोडक्ट की अगर बात करें तो लैक्टिक एसिड होता है। टोमेटो की अगर बात करें तो ऑक्जेलिक एसिड होता है। टैमरिंड और में अगर बात करें तो टार्टरिक एसिड होता है। टैमरिंड हो गया, ग्रेप्स हो गया, हमारे जो अंगूर है ना, तो उसमें भी टार्टरिक एसिड होता है। स्टिंग ऑफ बी में फॉर्मिक एसिड होता है, जिसको कि हम मेथनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं, HCOOH। और एप्पल और बनाना में होता है मेलाइक एसिड। आगे बढ़ते हैं। तो लैक्टो रूट वर्ड होता है ये मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए, ध्यान रखना। विच ऑर्गेनली कंटेन्स एंजाइम दैट हेल्प ब्रेक डाउन फैटी एसिड एंड डिटॉक्सीफाई? अभी देखा था, कौन? पेरोक्सिसोम। खत्म। 62 जल्दी जल्दी करते हैं अभी, ठीक है। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एज, यानी कि सबसे आंतरिक भाग को क्या बोलते हैं? स्टेमन। कंबाइंड PDF मिल जाएगी भाई परमार SSC टेलीग्राम पे, ठीक है। हाँ, स्टेमन, पिस्टल, पेटल्स, सेपल्स। तो क्या होगा? तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे किसके बारे में? रिप्रोडक्शन के बारे में, प्रजनन के बारे में। तो जो फ्लावर होता है किसी प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, किसी भी प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर होता है। एक सेकंड रुकिएगा, गर्दन में काफ़ी जोर का दर्द उठ रहा है, मूव लगा के इसको आराम देते हैं थोड़ा सा। थोड़ा हाथ भी मल लेते हैं, हाथ भी काफ़ी जोर का। चलो, तो यहाँ पे फ्लावर में ही पूरा रिप्रोडक्शन होता है। कैसे होता है देखो, तो एक मेल पार्ट होता है फ्लावर का और एक फीमेल पार्ट होता है, मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट। ये सेपल और पेटल से कोई मतलब नहीं, फूल की पत्ती पेटल और ये पेड़ की पत्ती सेपल, बस खत्म, उनसे कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पे देखो मेल पार्ट पे आते हैं, तो ये होता है एंथर। ये जो ऐसा दिख रहा है ना आपको, एंथर बोलते हैं इसको, और जिसमें एंथर लगा हुआ है इसको फिलामेंट बोलते हैं। एंथर में ही ऐसे येलो येलो कलर का लगा होता है, उसको बोलते हैं एंथर के अंदर ही पॉलन ग्रेन, ठीक है। पुंग केसर बोलते हैं हिंदी में, क्या? पुंग केसर, पॉलन ग्रेन इसमें लगे हुए हैं, ठीक है। ये पॉलन ग्रेन क्या होते हैं? इसके पास जाते हैं, स्टिग्मा के पास, जिस प्रोसेस से जाते हैं उसको पॉलिनेशन बोलते हैं, परागण बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। ये पुंकेसर, ये स्त्री केसर होता है हिंदी में। तो जिस प्रोसेस से जाते हैं उसको पॉलिनेशन से, अगर हवा से जा रहे हैं तो उसको एनिमोफिली बोल देते हैं, पानी से जा रहे हैं हाइड्रोफिली बोल देते हैं, इंसेक्ट से जा रहे हैं तो एंटीमोफिली बोल देते हैं, ठीक है। तो मोड ऑफ पॉलिनेशन कुछ भी हो सकता है। स्टिग्मा जो होता है ये स्टिकी पार्ट होता है, चिपचिपा होता है, इसीलिए जो भी पॉलन ग्रेन्स उड़ के आएंगे या फिर जैसे भी आएंगे तो चपक जाएंगे। यहाँ पे चपक के क्या होगा, यहाँ पे एक पॉलन ट्यूब बनेगी, और पॉलन ट्यूब वहीं पे सीधे जाएगी, वहीं पे इस पॉलन ग्रेन को ले जाएगी, जो इसको एक्टिवेट करेगा, जहाँ पे केमिकल रिलीज होगा। इसी को बोलते हैं कीमोट्रोपिज्म, पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म। तो एंथर यहाँ आएगा, इसके साथ मिलेगा, और क्या फॉर्मेशन होगा हमें पता है, मेल सेक्स सेल, मेल सेक्स सेल का फॉर्मेशन, मेल सेक्स सेल प्लस फीमेल सेक्स सेल मिल के क्या बनाती हैं? ये बनाती हैं जाइगोट, चाहे पेड़ में हो, चाहे इंसानों में हो, चाहे जानवरों में हो। जाइगोट ही बाद में क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे भी जाइगोट का फॉर्मेशन होगा जब पॉलन ग्रेन, और ये क्या है? ये ओव्यूल है, ओव्यूल है, ठीक है। अच्छा, तो ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है जिसमें लगा हुआ है स्टिग्मा, और ये अंदर ये जो बड़ा सा हिस्सा दिख रहा है इसको बोलते हैं ओवरी, लिखा हुआ है ये ओवरी लिखा। इन तीनों को बोल देते हैं कार्पल। ये होता है फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट या फिर फ्लावर, और ये होता है मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर या फिर प्लांट। मेन नाम में ही मेल लगा हुआ है,
जाएगा, फ्यूज़ करेगा, जाइगोट बनेगा, यही बन जाता है बीज जिसको बोलते हैं सीड, और ये जो पूरा ओवरी है यही बन जाता है पूरा फ्रूट यानी कि फल। तो फल के अंदर आ गए ना बीज, तो ऐसे बनता है, ऐसे पूरा होता है आपका। ये किसका है? हिबिस्कस का पेड़, ये फूल है हिबिस्कस। हिबिस्कस मतलब गुड़हल। तो ऐसे पेड़ जिसमें कि ऐसा फूल, ऐसे पेड़ के फूल जिनमें मेल भी है फीमेल भी है, जैसा हमें इस पेड़ में मेल पार्ट भी दिख रहा है फीमेल पार्ट भी दिख रहा है, ऐसे को बोलते हैं मोनोइशियस प्लांट। मोनोइशियस प्लांट बोलते हैं ऐसे को, जैसे कि गुड़हल हो गया, हिबिस्कस। तो इनमें क्या है, दोनों दिख रहे हैं। और कुछ कुछ होते हैं जिसमें कि सिर्फ मेल होता है या फिर सिर्फ फीमेल ही होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? इनर मोस्ट। सबसे अंदर क्या होता है? तो सबसे अंदर ये बैठा हुआ है आपका जो फीमेल पार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? इनर मोस्ट पार्ट होगा आपका स्टेमन। तो ये मेल पार्ट होता है पिस्टल। सर पिस्टल तो कहीं देखा ही नहीं, कार्पल को ही पिस्टल बोलते हैं, ध्यान रखना। तो फीमेल जो पार्ट है, फीमेल्स ने पिस्टल ले रखी, ध्यान रखना इस चीज़ को, फीमेल ने पिस्टल ले रखी है। और एक चीज़, जो मेल आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसको हम एंड्रोशियम भी बोल देते हैं, एंड्रोशियम, और इसको बोल देते हैं गाइनोशियम, ठीक है। एंड्रोशियम और गाइनोशियम। और मोनेशियस का जैसे मैंने बताया आपका हिबिस्कस गुड़हल हो गया, ठीक है, जो आपका मैंगो हो गया, रोज़ हो गया, ठीक है, रोज़ वगैरह हो गए, ठीक है, जो भी फूल वगैरह हैं, तो ये सब आपके मोनेशियस होते हैं। और जिनमें सिर्फ एक ही होता है उनको हम डायोशियस बोलते हैं, ठीक, क्लियर। आगे बढ़ें, जो कोकोनट है वो भी आपका मोनेशियस हो जाएगा। चलिए ये खत्म हो गया। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ सोमैटिक सेल एंड अ रिप्रोडक्टिव सेल? नाम में ही है सोमैटिक और रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव मतलब भाई जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा ले रही है, सोमैटिक जो रिप्रोडक्शन के अलावा जो किसी चीज़ में हिस्सा ले रही है उसको सोमैटिक सेल बोलेंगे। और तुम मुझे याद दिलाना, मुझे तुम्हें कुछ डिसऑर्डर बताने हैं, कुछ डिसऑर्डर जो क्रोमोसोम की एबनॉर्मेलिटी से आते हैं, लास्ट में मुझे याद दिलाना, बिकॉज ख़त्म ही होने वाला है सेशन। तो सोमैटिक जो सेल होते हैं वो आपके माइटोटिक सेल डिवीजन। माइटोटिक क्या होता है? जहाँ पे एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में टूटती है, माइटोटिक। और मायोटिक सेल डिवीजन जिसको मायोसिस बोलते हैं, यहाँ पे दो में टूटती है, देन फर्दर ये दो में, यानी एक पेरेंट सेल चार डॉटर सेल में। ये होता है आपका डाइप्लॉइड, ये होता है आपका हैप्लॉइड। डाइप्लॉइड एंड हैप्लॉइड, माइटोसिस डाइप्लॉइड और मियोसिस हैप्लॉइड, ये ध्यान रखना। तो सोमैटिक सेल्स अंडर गो माइटोटिक और रिप्रोडक्टिव गो अंडर गो मायोटिक, बस। Which of the following is not an asexual form of reproduction? asexual form of reproduction वो होता है जहाँ पे सिर्फ एक ही पेरेंट की नीड होती है ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे इंसानों में एक मेल चाहिए, फीमेल चाहिए, तब मतलब ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, बच्चे होंगे। किसी में भी चाहिए, अगर हम कुत्ते में बात करें, गाय में बात करें, किसी में भी बात करें। लेकिन एसेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन उनमें देखने को मिलता है जो वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स नहीं होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए हमारे, ठीक है। अच्छा, कौन से बैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गे के नाम से जानते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गे के नाम से किस बैक्टीरिया को जानते हैं? तो ध्यान रखना, ये जानते हैं साइनोबैक्टीरिया को। और ये एक तरह का प्रोकैरियोटिक सेल मैंने पहले पढ़ाया था, जिनमें कि न्यूक्लियस नहीं होता है और सेल ऑर्गेनेली काफ़ी सारे नहीं होते हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल का एक एग्जाम्पल है। तो ये लोग क्या करते हैं कि यह एसेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि एक ही पेरेंट से बच्चे हो जाते हैं। जैसे स्पोर फॉर्मेशन, ये आपको देखने को मिलता है जो राइजोपस होता है ना, जो फफूंदी लग जाती है ब्रेड में, जिसको ब्रेड मोल्ड के नाम से जानते हैं, प्यार से राइजोपस भी बुला देते हैं, उसमें स्पोर फॉर्मेशन होता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के एग्जाम्पल होते हैं जैसे कि लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, कटिंग। जैसे कि ग्राफ्टिंग, कटिंग। कटिंग क्या होता है? मनी प्लांट की बेल कट करके गमले में लगा दी, उग गई, उसमें मेल फीमेल की ज़रूरत पड़ी नहीं। ग्राफ्टिंग क्या है? एक लाल गुलाब का फूल लाए, एक की स्टेम लेके आए और एक ऑरेंज गुलाब की लेके आए, या फिर एक ऑरेंज की लेके आए और एक लाल की लेके आए और एक पीले की लेके आए, दोनों को मिला दिया, ऑरेंज गुलाब बन गया। ये ग्राफ्टिंग होता है। लेयरिंग क्या होता है? लेमन में देखने को मिलता है, स्ट्रॉबेरी में, कि भाई स्टेम को एक्सटेंड करके गाड़ दिया, और ये होते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बडिंग क्या होता है? बडिंग में होता है कि भाई जैसे एक बड होता है, जैसे मान लो ये है, इससे बड निकला, ये बड धीरे धीरे और बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया, एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो गया, इसको बडिंग बोलते हैं। ये किस में देखने को मिलता है? हाइड्रा में देखने को मिलता है और ईस्ट में देखने को मिलता है। पॉलिनेशन कोई एसेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है। पॉलिनेशन तो वो तरीका है जिससे कि मेल पार्ट फीमेल के पास जाता है, एक पौधे में, एक फूल में। और एसेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन में खासियत ये होती है कि जो ऑफस्प्रिंग्स की रिजेंबलेंस विद द पेरेंट ज़्यादा होती है, यानी कम यहाँ पे हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। कम यहाँ पे हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है पेरेंट के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है इसलिए।
और भी हमारे होते हैं टाइप, जैसे कि मैं आपको बाइनरी फिजन पढ़ा चुका हूँ पीछे, अमीबा में देखने को मिलता है, और जैसे हमारे पैरामीशियम हो गया, ठीक है, हमारा यूग्लेना हो गया, उसमें देखने को मिलता है, जहाँ पे एक जैसे अमीबा है ये 2 अमीबा में टूट जाता है ऐसे करके, ठीक है, 2 अमीबा में टूट जाता है। फ्रैगमेंटेशन पढ़ा चुका हूँ जो आपको एल्गे में देखने को मिलता है, स्पाइरो, चाहे ग्रीन एल्गे हो चाहे आपका ब्राउन एल्गे हो। बडिंग भी मैंने आपको बता दिया, और कौन, स्पोर फॉर्मेशन भी हो गया, मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम में होता है, सारे पढ़ लिए। नॉट अफेक्ट दी चेंजेस इन दी स्टेट ऑफ मैटर। अभी देखिए इसमें से कौन सा चेंज स्टेट ऑफ मैटर के चेंज को अफेक्ट नहीं करेगा। चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी इन दी पार्टिकल्स ऑफ द मैटर, बिल्कुल अफेक्ट करेगा सर। अगर आप काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देंगे, सॉलिड है, सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देंगे तो लिक्विड में बदल जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो सीधे गैस में चला जाएगा वो। तो बिल्कुल डिपेंड करता है, अभी मैंने पीछे बताया थोड़ी देर पहले। और वो कैसे चेंज होगा काइनेटिक एनर्जी, आप उसको टेम्परेचर चेंज कर दीजिए, उसका काइनेटिक एनर्जी अगर ज़्यादा हो जाएगी तो वो सॉलिड से लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड से गैस हो जाएगा, ठीक है। प्रेशर का भी अंतर पड़ता है। लिक्विफिकेशन ऑफ गैस में क्या बताया था तुम्हें, प्रेशर बढ़ा दो, प्रेशर जैसे कि तुमने देखा होगा CO2 गैस होती है, CO2 गैस होती है, लेकिन सिलेंडर में आग बुझाने के लिए यूज़ किया जाता है सॉलिड CO2 यूज़ किया जाता है, जिसको ड्राई आइस बोलते हैं। सॉलिड क्यों है, क्योंकि बहुत प्रेशर में भरी हुई है अंदर, जैसे प्रेशर हल्का सा कम करेंगे गैस के फॉर्म में निकलेगी वो। तो प्रेशर डेफिनेटली, प्रेशर बढ़ाओगे तो उनके बीच की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा, तो वो गैस से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। कलर से कोई लेना देना नहीं होता है। सर्टेन ग्रास ईटिंग एनिमल्स कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ फूड इन 2 प्रोसेस। फर्स्ट डे पहले खाना वो डालते हैं अंदर खाना, उसके बाद मतलब आधा अधूरा डाइजेस्टेड, फिर निकालते हैं बाहर खाने को और फिर उसको फिर से डाइजेस्ट करते हैं। इनको बोलते हैं रूमिनेंट। जो खुद से खाना बनाते हैं उनको ऑटोट्रॉफ बोलते हैं, और हीटरोट्रॉफ जो दूसरों पे ऑटोट्रॉफ पे डिपेंडेंट रहते हैं खाने के लिए उनको हीटरोट्रॉफ बोलते हैं, ठीक है। विच टर्म रेफर्स टू द इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिन्स विद इन ईच सक्सेसिव लिंक इन द फूड चेन। तो फूड चेन में एक फूड चेन से एक से यहाँ पे दूसरी में, तीसरी में, चौथी में अगर जो टॉक्सिन्स है, जैसे कि मान लो कि घास में पेस्टिसाइड, जैसे मैं पेड़ में पेस्टिसाइड डाले, वो पेस्टिसाइड ताकि वो ना हो, ज़्यादा कीड़े ना लगें, तो वो पेस्टिसाइड चपक गए, फिर हमने खाए, इंसान मान लो कि गाय ने खाए तो गाय में चले गए, फिर उसका दूध हमने पिया तो उसमें हमारे अंदर आ गया, तो इसको बोलते हैं बायो मैग्नीफिकेशन। और अगर एक ही फूड चेन पे एक ही ट्रॉफिक लेवल में वो कंसनट्रेट होता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, तो उसको बायो एक्यूमुलेशन बोलते हैं। 68 यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैव अ वेरी कॉम्प्लेक्स function of to sustain themselves. At the cellular level, these involve several different types of chemical functions like energy production, metabolism, etc. What are the membrane bound structures called, which are present within the cell to keep each of these functionalities separate? ऑर्गेनल होते हैं, सब अपना अलग अलग काम करते रहते हैं। साइटोप्लाज्म जेली लाइक मैट्रिक्स है जो उसमें भरा हुआ है, ठीक है। और न्यूक्लियोइड क्या होता है, न्यूक्लियोइड क्या होता है, तो जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसका जो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है उसको बोल देते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है। 69 करिए। विच फाइलम इंक्लूड्स, बस ख़त्म ही है, ठीक है, बस अपनी सांसों को तो बस थोड़ा सा टिका के रखना। 67 बोला, अरे नहीं यार, बस रुक जाओ थोड़ा सा, गद्दारी कुछ नहीं, बस थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन और रुक जाओ। विच फाइलम, ऐसे साथ में यार बीच में छोड़ के मत जाना, नहीं रोने लगेंगे हम ठीक है, हमें बड़ी जोर की भूख लगी है। विच फाइलम इंक्लूड्स ऑर्गेनिजम्स विद रेडियल सिमेट्री सच एज सी एनिमोस एंड जेलीफिश। सर रेडियल सिमेट्री मात्र किसमें देखने को मिलेगी, पोकोसिटी में और एचिनोडर्मेटा में। एचिनोडर्मेटा, पोकोता पॉरीफेरा, पोर्स हैं, स्पॉन्जेस हैं, पोर्स हैं, स्पॉन्जेस हैं, कौन सी सेल्स हैं, कॉलर सेल्स हैं, को क्या हैं, सीलेंट्रेट हैं, और ये क्या है, इन्हीं को सीलेंट्रेट को निडेरिया बोलते हैं, जो कोरल हो गया, ठीक है, जेलीफिश हो गया, जो सी एनिमोन हो गया, वो इसी से आते हैं। और एचिनोडर्मेटा से, जैसे वहाँ जेलीफिश है यहाँ स्टारफिश है, यहाँ पे स्टारफिश है। रेडियल सिमेट्री यानी किसी भी, जैसे ये स्टारफिश है ये, ठीक है, ये भगवान आर्ट ना बनानी पड़ेगा, जैसे ये क्या है, ये आपकी स्टारफिश है, तो किसी भी सिमेट्री के अलॉन्ग जो है आपको ये सिमेट्री देखने को मिलेगी किसी भी लाइन के अकॉर्डिंग, तो रेडियल सिमेट्री इसी को बोलते हैं। स्टारफिश एग्जाम्पल है एचिनोडर्मेटा का, ठीक है। वेल फिश मैमल का एग्जाम्पल है, डॉल्फिन मैमल का एग्जाम्पल है। ट्रू फिश होती है डॉग फिश शार्क हो गई, ये ट्रू फिश होती हैं, पिसेस फाइलम से बिलोंग करती हैं। और जरा बताइए फिशेस में कितने चैम्बर का हार्ट होता है, तो रेडियल सिमेट्री, पोकोसिटी और एचिनोडर्मेटा। एचिनो का मतलब क्या होता है, स्पाइनी, तो ये स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि
अगर इनको छुओगे तो चुभ जाएगा कांटा जैसा। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। और आई थिंक मैंने और सबके बारे में तो बता दिया है ना, सबके बारे में हमने देख लिया, प्लैटिहेलमिंथेस, मोलस्का, पॉरीफेरा, सबके बारे में, ठीक है। और स्टार फिश हो गया इसमें आपका, सी अर्चिन्स हो गया, सी एनिमोन इसका निडेरिया का ध्यान रखना, सी ककम्बर यानी कि समुद्र का खीरा। ये खीरा कभी कभी बड़ा कड़वा आता है यार, कल खीरा वीरा ले के आए, बड़ा कड़वा निकला, एकदम पूरा मूड ख़राब कर दिया। आज देखते हैं कैसे निकलता है। व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ? क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। खत्म, ठीक है। बस 2-3 क्वेश्चन खत्म। अभी करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज रिलेटेड टू वाइटामिन सी डिफिशियंसी? कौन सी है? पेलाग्रा, 3D डिजीज, वाइटामिन B3, ठीक है, स्कर्वी होगी, ग्वाइटर, आयोडीन की कमी से, ठीक है, आयोडीन की, आयरन की कमी से क्या होता है? अनीमिया होता है, ठीक है, क्वाशरकर, प्रोटीन की डिफिशियंसी से, एक्सेस कैडमियम एक्यूमुलेशन, बहुत ज़्यादा कैडमियम अगर तुम्हारी बॉडी में चला गया तो क्या हो जाएगा? तुम्हारा लिवर किडनी काम करना बंद कर देगा, इसी को बोलते हैं इटाई, ठीक है, इटाई डिजीज़। ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है नाइट्रेट आयन का अगर कंसनट्रेशन तुम्हारी बॉडी में बढ़ गया। और मिनीमाटा हो जाता है कब? मिनीमाटा डिजीज़ हो जाती है अगर मरकरी का कंसेंट्रेशन, मरकरी इज़ दी ओनली लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर। बताइए, ओनली लिक्विड नॉन मेटल एट रूम टेम्परेचर। और अगर हमने कोई एलॉय बनाया, मिश्र धातु बनाई, और उसमें मरकरी इज़ आ मेटल, तो ऐसों को हम क्या बोलते हैं? अमलगम बोलते हैं। अगर किसी एलॉय में मरकरी होता है तो उसको हम एमलगम बोलते हैं। प्राइमरी फंक्शन ऑफ विच ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स टू प्रोड्यूस एंड असेंबल द राइबोसोम्स? कौन असेंबल करता है राइबोसोम को, प्रोड्यूस करता है? न्यूक्लियोलस करता है। प्रोक्सिसोम क्या करता है? फैटी एसिड ब्रेक करता है, डिटॉक्सिफाई करता है, ऑक्सीडेटिव क्रिस्टल बनाता है। 74 विच एलिमेंट इज़ अ ट्रांजिशन मेटल इन ग्रुप 9 ऑफ द पीरियोडिक टेबल? अब पीरियोडिक टेबल की थोड़ी सी हिस्ट्री समझ लेते हैं कि सबसे पहले तो इसमें किसने, डॉबरनेर ने लॉ ऑफ ट्राइड्स दिया था, ट्राइड का सिद्धांत दिया था। कब दिया था? 1817 में दिया था। पब्लिश कब हुआ था? 1829 में पब्लिश हुआ था। एंड उसके बाद इन्होंने लॉ ऑफ ट्राइड देने के बाद जहाँ पे इन्होंने ये बोला था कि पहले, और अगर आप ऑर्डर में लगाओगे इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में, तो पहले और तीसरे का एवरेज जो होगा, इन दोनों का एटॉमिक मास का एवरेज, वो बीच वाले का एटॉमिक मास होगा। इसको हम लॉ ऑफ ट्राइड्स या फिर ट्राइड का सिद्धांत बोलते हैं। देन हमारे न्यूलैंड ने, JAR न्यूलैंड इनका पूरा नाम था, इन्होंने अष्टक का सिद्धांत दिया था, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का, जो कि म्यूज़िकल नोट्स पे बेस्ड था। किस पे बेस्ड था? म्यूज़िकल नोट्स पे बेस्ड था, यानी कि म्यूज़िक की नोट्स पे बेस्ड था। और न्यूलैंड ने कब दिया था? 1865, 1865 में दिया था। और ठीक है, 1865 में। देन आते हैं हमारे कौन? देन आते हैं हमारे मेंडलीव जी। मेंडलीव जी को हम फादर ऑफ पीरियड टेबल बोलते हैं, बिकॉज इन्होंने ही मेन काम किया था। और इस, ठीक है, मेंडलीव जी ने ही 1869 में। और साथ ही साथ 1869 में एक हमारे थे, क्या नाम था उनका? अरे क्या नाम था, रुको, अरे जिन्होंने यार एटॉमिक मास और वॉल्यूम का ग्राफ प्लॉट किया था, एटॉमिक मास और वॉल्यूम का ग्राफ, क्या नाम था यार? कुछ बहराइच करके कुछ नाम था यार उनका मैंने ऐसे ही कुछ याद किया था, मतलब पता नहीं क्या नाम जा रहा है अभी दिमाग से। अगर किसी को याद आए तो बताओ जल्दी से। बिल्कुल 1969 में वाइट टेकर ने प्लांट एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन दिया था, जहाँ पे उन्होंने पूरे लिविंग वर्ल्ड को 5 में बांटा था। किसमें? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमेलिया। बताया किसने सही ने? भूमिका गुप्ता ने सही बताया। लोथर मैयर, ठीक है। बहराइच क्यों मैंने याद किया अच्छा, एक हमारे बहराइच से नहीं, मैयर करके एक जगह पड़ती है हमारे यहाँ पे, ठीक है, शायद MP में। जो मेरी बड़ी मम्मी है उनके यहाँ पे वो पढ़ती, तो मैंने उसी से उसको रिलेट करके याद रखा था कि मैयर, ठीक है। तो लोथर मेयर, ठीक है। तो लोथर मेयर, उन्होंने ही एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास और वॉल्यूम का ग्राफ प्लॉट किया था। और अभी तक सभी ने ये बोला था कि एटॉमिक मास पे ही किसी एलिमेंट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। बट देन आए हमारे हेनरी मॉजले 1913 में, 1913 में, 1913 में हेनरी मॉजले जी ने क्या किया? हेनरी मॉजले जी ने अपनी पीरियोडिक टेबल दी, जहाँ पर उन्होंने मेंडलीव की पीरियोडिक डिफेक्ट को कम हटाया। और एक चीज़ ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक नंबर पे इनकी पीरियोडिक टेबल बेस्ड थी, कि जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है किसी एलिमेंट की, वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती, ना कि मास पे। अब यहाँ पे पूछ रहा है ग्रुप 9, तो ग्रुप 9 से कौन बिलोंग करता है? मतलब क्या पूछ रहा है ये? ग्रुप 9 ट्रांजिशन मेटल कौन है ग्रुप 9 से? ये मैंने आपको पढ़ाया था अभी, जो 50 क्वेश्चन वहाँ पे भी करवाए थे।
तो भाई ग्रुप 9 की बात कर रहा है ये क्या है, ये ग्रुप 1 है, ये 2 है, ये 13 है, तो ये क्या होगा 12 11 10 9, ठीक है, ठीक है, 12 11 10 9, तो 9 से पूछ रहा है, कोबाल्ट हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कॉपर, ठीक है, कॉपर से महंगा सिल्वर, सिल्वर से महंगा गोल्ड, ठीक है, तो ये सारे 11वें नंबर के ग्रुप से बिलोंग करते हैं, और पीरियड चौथा पाँचवा छठवां। गोल्ड के राइट साइड में मरकरी, और गोल्ड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं डिज़ोल्व करने के लिए, एक्वा रेजिया लेते हैं। एक्वा रेजिया क्या होता है, ये 2 एसिड का मिक्सचर होता है जहाँ पे 3 अमाउंट ऑफ HCl और 1 यूनिट ऑफ HNO3 लेते हैं, और इसके लेफ्ट साइड में प्लैटिनम मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कॉपर सिल्वर और गोल्ड, गोल्ड के राइट साइड में मरकरी और यहाँ पे लेफ्ट साइड में प्लैटिनम। कौन सा ग्रुप है, 11th ग्रुप, ये ध्यान रखिएगा। तो एलिमिनेशन से भी आप इसको थोड़ा बहुत कर सकते थे। जो आयरन है वो 8th ग्रुप से बिलोंग, सॉरी हाँ 8th ग्रुप से आपका बिलोंग करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व करिएगा जिसको कि हम डायगोनल रिलेशन से बोलते हैं। देखो मैंने क्या बोला था, नीचे जाओगे तो जो चीज़ बढ़ेगी वो राइट साइड में जाने पे घटेगी। जैसे कि नीचे जाऊँगा तो साइज़ बढ़ेगा, राइट साइड में घटेगा साइज़ एटॉमिक मास। तो फिर कायदे से यहाँ से नीचे गया तो बढ़ा और ये घट गया, तो इनका सेम होना चाहिए फिर तो, बिल्कुल ठीक है। तो जो आपके बेरिलियम और सोडियम, या फिर इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं कि लिथियम और मैग्नीशियम, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे गए, ठीक है, तो साइज़ इंक्रीज़ हुआ, यहाँ पे गए तो साइज़ डिक्रीज़ हो गया। तो लिथियम और मैग्नीशियम क्या दिखाएंगे, ये डायगोनल रिलेशनशिप इसको बोलते हैं, लिथियम मैग्नीशियम दिखाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इतनी चीज़ क्लियर हो तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ जी, और एक चीज़ कुछ और, मेंडलीव जी ने अपनी पीरियड टेबल में कुछ डिफेक्ट छोड़ दिए थे। जो एलिमेंट वो डिस्कवर नहीं कर पाए थे तो उसका नाम उन्होंने, जो उसके पीछे एलिमेंट है, जैसे कि यहाँ पे आइए, यहाँ पे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा गैलियम, ठीक। ये मेंडलीव जी डिस्कवर नहीं कर पाए थे तो इसका नाम इन्होंने रख दिया था एल्यूमिनियम के नाम पे, एका एल्यूमिनियम। क्या रखा उन्होंने नाम, एका। एका एक इज़ अ संस्कृत वर्ड, तो संस्कृत वर्ड को उन्होंने उठाया और एका एल्यूमिनियम। मतलब इतने तेज थे मेंडलीव जी, रशियन केमिस्ट थे, दिमित्री मेंडलीव पूरा नाम था, कि इन्होंने पहले ही डिपिक्ट कर दिया कि एक एलिमेंट ऐसा डिस्कवर होगा, उसका एटॉमिक मास कुछ 68 के समथिंग होगा, और जो बाद में डिस्कवर हुआ गैलियम इसकी जगह, और उसका मास 69.9 निकला। ऐसे ही उन्होंने एका सिलिकॉन डिस्कवर किया जो बाद में जर्मेनियम निकला, एटॉमिक मास 72 इसका, और ये इसका निकला 72.3। ऐसे ही एका बोरॉन, तो ये बाद में बना स्कैंडियम, ठीक है, ये बोरॉन आपको दिख रहा होगा। और एक चीज़ क्या कुछ बतानी थी यहाँ पे, आई थिंक भूल रहा हूँ क्या बात थी वो, चलो कोई नहीं। तो एका बोरॉन स्कैंडियम, तो ये आपसे पूछेगा एका एल्यूमिनियम क्या बना, गैलियम, सिलिकॉन जर्मेनियम, एका बोरॉन स्कैंडियम, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके बियॉन्ड मुझे नहीं लगता कि आपके पीरियोडिक टेबल में कोई भी ऐसा क्वेश्चन बनेगा जो आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। खासकर ये वाला क्वेश्चन ध्यान रखिए, कोबाल्ट कहाँ पे, आयरन कहाँ पे, प्लैटिनम, गोल्ड, ये सब ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 75. In which year did Rudolf Virchow develop his ideas by publishing his famous formula omnis cellula est cellula, which became a part of the foundation of self theory? तो सेल्फ थ्योरी की जब हम बात करते हैं, ये भाई अब मैं कुछ लोग बोल रहे हैं सर क्वेश्चन पे क्वेश्चन कराए चले जा रहे हैं, ये थर्ड लास्ट क्वेश्चन है। 70 से ज़्यादा क्वेश्चन अगर हो तो मत करना क्वेश्चन, ठीक है ठीक है, अगर सस्ता ज़्यादा, वैसे आप लोग यार बोल नहीं रहे, ठीक है कोई नहीं, अच्छी बात है। सेल थ्योरी की अगर बात करें तो सेल थ्योरी किसने दी थी, सबसे पहले दी थी शेल्डन और स्वान ने। शेल्डन और स्वान, इन्होंने बोला था कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल का बना हुआ है, इन्होंने इतनी चीज़ बोली थी। वर्चोव जी आए और उन्होंने 1855 में बोला, वर्चोव जी ने, कि देखो जो भी नई सेल बनती है, नई कोशिका बनती है, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती है। जो पुरानी कोशिका है उसी से नई कोशिका बनती है, ये वर्चोव ने बोला 1855 में, ये ध्यान रखना बस। और सेल की डिस्कवरी तो पढ़ ही चुके हैं, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की करी कॉर्क में, और एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने लिविंग सेल की डिस्कवरी करी पॉन्ड वाटर में। वॉट इज़ यू इन द इक्वेशन एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो इसको बोलते हैं उत्सव। उत्सव करते हैं थोड़ी देर अब, क्योंकि आखिरी में आ चुके हैं हम लोग, तो खुशी में उत्सव मनाते हैं। यू होता है इनिशियल वेलोसिटी, टी होता है टाइम, एस होता है डिस्टेंस, ए होता है एक्सेलरेशन त्वरण, और वी होता है वेलोसिटी या फिर फाइनल वेलोसिटी। कौन सी,
फाइनल वाली वेलोसिटी, ये कौन सी है? इनिशियल प्रारंभिक वेग है। तो हमारी 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस होती हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू एस। इसको बोलते हैं, यहाँ पे लिखा भी होगा जैसे पोजीशन टाइम है, ये कौन सी? ये पोजीशन और टाइम के रिलेशन को दिखा रही है, ये वेलोसिटी और टाइम के रिलेशन को दिखा रही है, ये डिस्टेंस और वेलोसिटी के रिलेशन को दिखा रही है। ये 3 पर्टिकुलर इक्वेशन ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन फैक्टर फॉर द येलोइंग ऑफ द ताजमहल ग्रेजुअली ओवर द ईयर्स। तो क्या कारण है? तो कारण है एसिड रेन। एसिड रेन क्यों और एसिड रेन होती है? तो जब बहुत ज़्यादा नॉक्स और सॉक्स मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फ़र के ऑक्साइड जो कि गाड़ियों से निकलते हैं, इंडस्ट्री से निकलते हैं, तो जब निकलते हैं तो बारिश होती है तो मिल जाते हैं बारिश में, एसिड रेन हो जाती है। एसिड रेन उस रेन को बोलते हैं जिसका pH वैल्यू 5.6 से कम होता है, उसको हम एसिड रेन बोलते हैं। और कमेंट में आप बताएंगे, कमेंट में आप जल्दी से बताएंगे, क्या बताओगे? ये तो पता होगा ना pH स्केल के बारे में, जिसको मैंने बताया था पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं। P का मतलब पोटेंस होता है, 7 से कम तो एसिड, 7 से ज़्यादा तो बेस, ठीक है। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? बेस होता है, एंटासिड होता है, उसका pH वैल्यू कितना होता है? 10 होता है, 10 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि हमारा एक एल्कली है, एल्कली क्या होते हैं? वो बेस जो पानी में घुल जाते हैं उनको हम एल्कली बोलते हैं, तो इसका pH वैल्यू 14 होता है, ठीक है। वाटर जो होता है उसका pH वैल्यू 7 होता है, वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो और क्या कुछ पूछ रहा था, रुको यार क्या था वो, हाँ, pH वैल्यू ऑफ ब्लड कितना होता है और सलाइवा कितना होता है? तो ब्लड स्लाइटली एल्कलाइन होता है और सलाइवा स्लाइटली एसिडिक होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। वाई डज सन अपीयर रेडिश एट सनराइज एंड सनसेट। तो सूरज जब सूर्य उदय और सूर्यास्त के टाइम पे लाल क्यों अपीयर होता है? ये होता है स्कैटरिंग, प्रकीर्णन की वजह से। इसी की वजह से जो स्काई होता है, जो ब्लू कलर होता है, वो भी इसी की वजह से होता है। रिफ्रैक्शन की वजह से जो हमें 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक सूरज दिखता है, वो रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से, TIR की वजह से जो हमारा डायमंड स्पार्कल करता है, जो हीरा चमकता है ना, डायमंड स्पार्कल करता है, वो TIR की वजह से करता है। जो ऑप्टिकल फाइबर में कॉन्सेप्ट काम करता है वो TIR का काम करता है। और जो मिराज बनता है डेजर्ट्स में वो भी TIR की वजह से बनता है। जो हमारे स्टार्स ट्विंकल करते हैं यानी कि जो तारे चमकते हैं वो भी रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन देख लो, लास्ट है, इसके बाद देख रहे हो ख़त्म है, कुछ नहीं है। विच मिरर इज़ यूज्ड फॉर रियर व्यू इन व्हीकल्स। तो पीछे देखने के लिए हम किस मिरर का यूज़ करते हैं? कुछ लोगों को यकीन नहीं हुआ और भाग गए, ठीक है। हाँ चलो भाई, तो विच मिरर इज़ यूज्ड फॉर रियर व्यू इन व्हीकल्स। तो पीछे देखने के लिए हम किस तरह के मिरर का यूज़ करते हैं? तो कॉन्वेक्स का यूज़ करेंगे। इस कॉन्वेक्स मिरर का हम यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं एक छोटे से मिरर में। कॉनकेव का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमें एक छोटे से मिरर में मतलब हमें एकदम एनलार्ज करके चीज़ देखनी है, ठीक है। यहाँ पे एनलार्ज यानी कि ये मैग्नीफाई कर देता है चीज़ों को बढ़ा देता है। तो जो हमारे डेंटिस्ट लोग हैं ना, डेंटिस्ट वगैरह हो गया, या फिर जो शेविंग मिरर यूज़ होता है वो होता है जो आपका सोलर ब्लास्ट फर्नेस में जो यूज़ होता है वो भी एक कॉनकेव यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा बताइए, हम मायोपिया को ठीक करने के लिए, अभी लोग ख़त्म है, ठीक है, मायोपिया को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस यूज़ होता है? हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस यूज़ होता है? और ज़रा ये बता दीजिए कि आईज़ में एक तो डिजीज़ होती हैं जो कि जेनेटिकल डिसऑर्डर टाइप होते हैं, उनका नाम बता दीजिए। हाँ, डिसऑर्डर्स बताना हर्षिता, बिल्कुल। तो मायोपिया की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, हमें दूर का नहीं दिखता है, पास का तो दिखता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? नियर साइटेडनेस बोलते हैं, और इसको फार साइटेडनेस बोलते हैं। फार दूर दृष्टि दोष, ये निकट दृष्टि दोष होता है, नियर साइटेडनेस होता है। इसको करेक्ट करने के लिए कॉनकेव लेंस का यूज़ करना पड़ता है। इसके लिए यूज़ करना पड़ता है कॉन्वेक्स लेंस का। से मेजर करते हैं, डायोप्टर से मेजर करते हैं, ठीक है। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 फोकल लेंथ फॉर्मूला होता है। और एक चीज़ को ध्यान रखना है कि इसमें ग्लोकोमा, ठीक है, ग्लूकोमा और ट्रैकोमा होते हैं, ये आपके आइज़ से एसोसिएटेड डिजीज़ हैं। ग्लाइकोमा, ट्रैकोमा, जब आँख का प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, आँख के अंदर जो फ्लूइड होता है उसका प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। इमेज फॉर्मेशन थोड़ा सा देख लेना, इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है मिरर वगैरह में, ठीक है।
तो चलो मैं इमेज फॉर्मेशन से आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। अगर मेरा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है जो कि 2f होता है, तो इमेज कहाँ पे बनेगी ये बता दो। और आखिरी में मैं समराइज़ कर देता हूँ आपको। एक सेकेंड, यहाँ जगह नहीं है क्या? चलो यहाँ पे समराइज़ कर देते हैं कि कुछ डिसऑर्डर एंड दैट आर टर्नर सिंड्रोम के बारे में बताइए। टर्नर्स सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम, ये क्या होते हैं? तो टर्नर सिंड्रोम होता है जहाँ पे देखो हमारे सेक्स क्रोमोसोम होते हैं एक्स वाई, ठीक है। तो अगर फीमेल ये होता है, ये क्या होता है? ये मेल होता है, ये मेल होता है, ठीक है। और एक्स एक्स क्या होता है? एक्स एक्स होता है फीमेल, ठीक है। एक्स एक्स होता है फीमेल। तो अगर फीमेल में एक एक्स क्रोमोसोम मिस हो गया ना, तो उसको हम बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। तो किसकी वजह से ये एक्चुअल में डिजीज़ आई? ये आई आपकी एक जो क्रोमोसोम है उसकी कमी की वजह से। डाउन सिंड्रोम ये यानी कि सिर्फ फीमेल्स में देखने को मिलेगा, और मेल्स में होता है डाउन सिंड्रोम। इसको ट्राइसोमी 21 के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पे जो 21 नाम का देखो यार, अभी मैंने बताया 22 ऑटोसोमल होते हैं और एक 23वां वाला सेक्स होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो जो 21वां नंबर का ऑटोसोमल क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम नहीं ऑटोसोमल, उसमें अगर चेंज आ जाता है तो उसको हम डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। क्लियर थी चीज़? उसको हम डाउन सिंड्रोम बोलेंगे। और यहाँ पे अगर आपने ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी, सेम साइज़ की बनेगी। कहाँ पे? कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूँ मैं, कॉनकेव मिरर, ठीक है। चलिए ख़त्म हो गया हम लोग का लेक्चर। वो एक्स्ट्रा वाला वो नीलेफेल्टर सिंड्रोम होता है, ठीक है। जो लोग ये लिख रहे हैं ना, एक लोगों ने भी किसी ने लिखा आई थिंक लिनेफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। लिनेफेल्टर सिंड्रोम ये सिर्फ मेल में होती है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम हो जाता है, उसको हम बोलते हैं लिनेफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। और ज़रा कमेंट में कोई ये बताएगा मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होते हैं? तो मेंडेलियन डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर होते हैं जैसे कि सिकल सेल अनीमिया हो गया, सिकल सेल अनीमिया हो गया, और वो जो होता है ना क्या कलर ब्लाइंडनेस हो गया, ठीक है। थैलेसीमिया हो गया, हीमोफीलिया हो गया, ये सब मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के टाइप होते हैं ये, ठीक है। क्लियर? जहाँ पे जेनेटिक वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका आई थिंक हाँ, डाउन सिंड्रोम भी आपका सेक्स क्रोमोसोम से एसोसिएटेड नहीं है, तो ये भी मेंडेलियन डिसऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। लेक्चर हो गया हमारा यहाँ पर ख़त्म। चलिए भाई, अब मैं आपको टेलीग्राम पे आ जाना, पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पे परमार एसएससी पे, और वहीं पे अभी सिलेक्शन पोस्ट के स्टूडेंट्स ने भेजे होंगे रिव्यू वगैरह, तो भी मैं शेयर कर दूंगा वहाँ पे क्या क्या क्वेश्चंस आए। और रात को मिलते हैं 8:30 बजे, जहाँ पे हम लोग रिव्यू कर रहे होंगे पूरे पेपर का, ठीक है। $74 आए हैं रंजन के, ओके। बाकी लोग भी स्कोर बता दीजिए। और कल कौन सा सब्जेक्ट करेंगे वो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है। और कल थोड़ा जल्दी स्टार्ट करेंगे, बिकॉज मुझे पता है यार वो थोड़ा सा डिले हो जाता है। 1 बजे कुछ लोग खाने का टाइम हो जाता है, मेरा भी हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों को 12:30 बजे हो जाता है, तो उनको जाना पड़ता है। तो कल से 9:30 बजे स्टार्ट करेंगे। और कल कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए बताइएगा, ठीक है। ओके, 60 नंबर आए, अच्छा है खान सर। बाकी ये इमेज फॉर्मेशन देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, लेकिन कभी कभी आ जाते हैं। जैसे फोकस पे रखेंगे तो इन्फिनिटी पे इमेज बनती है, कॉनकेव मिरर का बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, पोल और फोकस के बीच में, ठीक है, पोल और फोकस के बीच में मतलब ऐसा होता है कि अब यार पूरा चार्ट बनाना पड़ेगा, देख लेना एक बार। मतलब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को तुम पास लाओगे इमेज दूर जाती जाएगी, ठीक है। मतलब जब पोल और फोकस के बीच में तो इन्फिनिटी पे, जब फोकस पे रखोगे तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी। जब सी एंड एफ में रखोगे, सर प्लीज़ रीचेक क्वेश्चन नंबर 68, साइटोप्लाज्म माइट बी द आंसर। 68 क्या है? $68 क्वेश्चन। which critical can have very complex functions after the cell What are membrane bound structures called? इन membrane bound structures को क्या कहते हैं जो डिफरेंट केमिकल फंक्शन परफॉर्म करते हैं? सेल ऑर्गेनल ही तो बोलते हैं।
हाँ, जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स यही होते हैं, सेल ऑर्गेनल ही इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए भाई, थैंक यू सभी को, कल मिलते हैं 9:30 मिलेंगे, थोड़ा जल्दी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एंड आपका जोश कम नहीं होना चाहिए पूरी सीरीज़ में। बाकी तो अभी मुझे खुद नहीं पता क्या क्वेश्चन आए हैं, लेकिन अब तुम्हें पता चल जाएंगे जो हम लोगों ने अभी सेशन ख़त्म किया है उससे कितने क्वेश्चन आए हैं साइंस में ही, ठीक है। जबकि साइंस है 3, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और हम लोगों ने क्वेश्चन किए कितने, सिर्फ 77, पूरे 100 भी नहीं थे। आप इसमें से ही देख लीजिएगा कितने क्वेश्चन आए होंगे, मैं जब रात को रिव्यू करवाऊँगा, वैसे तो अभी मैं शेयर करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद। लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, टोमेटो में आपका ऑक्जेलिक एसिड होता है, और ऑरेंज में अगर बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, या फिर सिट्रिक एसिड भी पाया जाता है ऑरेंज में, सिट्रिक एसिड, ठीक है। और लेमन में भी सिट्रिक एसिड ही होता है। थैंक यू, धन्यवाद सभी को। आरसीबी ट्रॉफी कब जीतेगी बेटा?